तो ये कहानी होने वाली है हमारे हीरो यू हाउ की, जिसने गांव के अंदर रहते हुए ही अपनी स्पिरिट आई को सिर्फ 6 साल की उम्र में ही एक्टिवेट कर लिया था। और इस बात का पता डोलू कॉन्टिनेंट के ऊपर से गुजर रहे टेंशन को भी चल गया था कि डोलू कॉन्टिनेंट के अंदर एक नए सितारे ने जन्म लिया है, जो कि आगे चलकर पूरे डोलू कॉन्टिनेंट का नया फ्यूचर बनेगा। और यही सब सोचते हुए टेंशन वहाँ से वापस अपने मेंशन में भी आ गया था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि गोटी आलम का समय डोलू कॉन्टिनेंट से बिल्कुल अलग था, क्योंकि गोटी आलम में आए हुए टेंशन को सिर्फ 20 साल ही गुजरे थे, लेकिन डोलू कॉन्टिनेंट में 4000 साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। हालांकि टेंशन और ज्यादा समय डोलू कॉन्टिनेंट के अंदर गुजारना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि वे गुड बन चुका था तो उसे गोटी आलम के अंदर भी अच्छाई और बुराई को संभालना था, इसलिए उसे मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा था। पर इन 4000 सालों में डोलू कॉन्टिनेंट बहुत ही ज्यादा बदल चुका था, क्योंकि आज से 4000 साल पहले सन मून कॉन्टिनेंट ने अचानक ही डोलू कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला कर दिया था, जिसमें टेंशन का बनाया हुआ टैंकलैंड भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। और पहले जहाँ सोलैंड में सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट थे, अब वो चेंज होकर 4 एम्पायर्स में चेंज हो चुके थे। और हाँ, एक और बात, भले ही दुनिया की नजरों में टैंकलैंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन अभी भी डोलू कॉन्टिनेंट के अंदर टैंकलैंड के कुछ लोग बचे हुए थे। और इसी बीच टेंशन को वहाँ पे यू हाउ के बारे में याद आता है, और वो अपनी वाइफ शाहू को बताता है कि आज मुझे डोलू कॉन्टिनेंट के अंदर जन्म लिए एक नई सितारे के बारे में पता चला है, जिसकी किस्मत के बारे में मैंने पता लगाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा की, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन मुझे इतना पता चल गया है कि वो लड़का आगे चलकर मेरे टैंकलैंड के साथ साथ पूरे डोलू कॉन्टिनेंट के एक नया फ्यूचर बनने वाला है। और उन दोनों की सारी बातें उनकी बेटी वो टॉम भी सुन रही थी। उसे डोलू कॉन्टिनेंट एक बहुत ही दिलचस्प जगह लगती थी, क्योंकि वहाँ से उसके माता पिता जो बिलोंग करते थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम डोलू कॉन्टिनेंट में अपने हीरो यू हाउ को देखते हैं, जो कि ड्यूक मैंशन में आया हुआ था। असल में ये ड्यूक मैंशन उसके पिता का था, लेकिन हमें यहाँ पे यू हाउ की बातों से पता चलता है कि वो अपने पिता से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, इसलिए उसने अपने पिता का सरनेम भी हटाकर अपनी माँ का सरनेम रख लिया था। यहाँ पे यू हाउ एक बहुत ज्यादा खास काम से आया था, और जैसे ड्यूक मैंशन के 2 गार्ड्स उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं, तो यू हाउ वहाँ पे अपनी स्पिरिट आई टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से भाग गया था। और बेचारे उन दोनों गार्ड्स को वहाँ पे कुछ पता ही नहीं चला था कि अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ। तो आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि आखिर यू हाउ को अपने पिता मास्टर ड्यूक से इतनी ज्यादा नफरत क्यों थी। असल में यू हाउ मास्टर ड्यूक की नाजायज औलाद था, क्योंकि यू हाउ की माँ एक नौकरानी थी, जैसे मास्टर ड्यूक कभी भी शादी नहीं कर पाए, और ऊपर से मास्टर ड्यूक की दूसरी बीवी ने यू हाउ और उसकी माँ दोनों को मेंशन से बाहर निकाल दिया था। और इसी तरह अपनी बीमारी के चलते एक दिन यू हाउ की माँ भी उसे अकेला छोड़कर चली गई थी, मतलब कि वो मर गई थी। इसलिए यू हाउ अपने पिता से नफरत करता था, लेकिन मरने से पहले उसकी माँ ने उसे एक देकर दिया था, क्योंकि उसकी माँ उसके बेटे को एक पावरफुल वॉरियर बनता हुआ देखना चाहती थी। इसलिए यू हाउ ने भी ठान ली थी कि वो एक पावरफुल सोल मास्टर बनेगा और अपने पिता यानी मास्टर ड्यूक से बदला लेगा। इसी तरह यू हाउ पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करते हुए लेवल 10 पे आ गया था, और अब उसे जरूरत थी अपने लिए एक सोल रिंग की। और अपने लिए सोल रिंग को हासिल करने के लिए यू हाउ डाउ फॉरेस्ट में आ गया था, लेकिन एक स्पिरिचुअल बीस्ट को ढूंढना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होता, इसलिए यू हाउ को भी वहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि यू हाउ को वहाँ पे थोड़ी भूख लगती है, जिसके चलते वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने स्पिरिचुअल आई पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पे बहुत ही आसानी से कुछ मछलियों को पकड़ लेता है। असल में जब यू हाउ अपने स्पिरिचुअल आई पावर्स का यूज करता था, आसपास का समय उसके लिए बहुत ज्यादा स्लो हो जाया करता था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे यू हाउ वहाँ पे मछली को ग्रिल करते हुए खाने की कोशिश करता है, तो तभी वहाँ पे एक टंगिया नाम की लड़की आ गई थी, जो कि यू हाउ के हाथ में उस मछली को देखकर ही लार टपकाने लगी थी। इसलिए यू हाउ ने वो मछली वहाँ पे उसे खाने के लिए दे दी थी। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे टंगिया का साथी भी आ गया था, जिसका नाम बीबी था, और वो वहाँ पे टंगिया की हरकत के लिए उसे वहाँ पे डांटने भी लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि यू हाउ ने उसे वहाँ पे मना करते हुए उल्टा वहाँ पे उसे भी खाने के लिए एक फिश दे दी थी। और इस तरह यू हाउ की वहाँ पे दोनों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन अपना खाना खत्म करने के बाद यू हाउ वहाँ पे दोनों को अलविदा कहते हुए जिंगडाउ फॉरेस्ट के स्पिरिचुअल बीस्ट वाले एरिया के अंदर आ गया था। और अभी यू हाउ वहाँ पे उस एरिया के अंदर आया ही था कि अचानक ही वहाँ पे एक मंकी बीस्ट ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसके साथ फाइट करते हुए यू हाउ वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। लेकिन आखिर में यू हाउ ने अपने स्पिरिट आई की पावर्स की मदद से उस मंकी बीस्ट के ऊपर अपने डैगर से अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था। और उस मंकी बीस्ट के मरते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी स्पिरिचुअल रिंग भी निकलकर बाहर आ गई थी। लेकिन यू हाउ तो वहाँ पे इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका था कि उसके अंदर उस स्पिरिचुअल रिंग को भी ऑब्जर्व करने की ताकत नहीं थी। पर तभी अचानक ही हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोल्ड ऑरा फैलने लगा था, जिसकी वजह से देखते ही देखते यू हाउ वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था। असल में ये एक सिल्क वर्म बीस्ट का काम था, जिसके पास आइस एट्रीब्यूट की पावर थी, और उस बीस्ट का नाम टियानमेंग था। वो अपनी जान बचाने के लिए यू हाउ की सोल सी के अंदर आ गया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि यू हाउ को भी दोबारा वहाँ बेहोश आ चुका था, लेकिन वो अपने सामने टियानमेंग को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। जो देखकर टियानमेंग उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहता है कि तुम डरो मत, मेरा नाम टियानमेंग है और मैं 10 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट हूँ। पूरे सोल लैंड में मेरे जैसा दूसरा कोई भी स्पिरिट बीस्ट नहीं है, और तुम बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत इंसान हो, क्योंकि मैंने अपनी सोल रिंग तुम्हें सौंप दी है। और क्योंकि यू हाउ अभी सिर्फ लेवल 10 का वॉरियर था, इसलिए वो 10 लाख साल पुरानी सोल रिंग को भला कैसे ऑब्जर्व कर सकता था। इसलिए टियानमेंग ने वहाँ पे यू हाउ की सोल सी के अंदर 10 अलग अलग पैटर्न सील्स बना दी थी, और उन्हीं सील के अंदर उसने अपनी सारी पावर्स भी डाल दी थी, ताकि यू हाउ को उसकी स्पिरिचुअल रिंग को ऑब्जर्व करते हुए कोई दिक्कत ना हो। टियानमेंग की ये सारी बातें यू हाउ को किसी सपने की तरह लग रही थी। और तभी वो वहाँ पे टियानमेंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारे जैसे 10 लाख साल पुराने बीस्ट ने मेरे जैसे एक लेवल 10 के वॉरियर को ही क्यों चुना। जिस पे टियानमेंग वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए यू हाउ से कहता है क्योंकि मुझे ऐसा करना पड़ा, अगर मैं जल्द से जल्द खुद को तुम्हारे साथ ना जोड़ता तो अब तक शायद मैं मारा जा चुका होता। और इसी के साथ टियानमेंग वहाँ पे यू हाउ को ये भी बताता है कि मेरी सोल रिंग अभी बिल्कुल तुम्हारे लेवल के ऊपर आ गई है, जिसे तुम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे तुम पावरफुल होते जाओगे वैसे वैसे मेरी सोल रिंग भी अपना कलर चेंज करते हुए पावरफुल होती जाएगी। ये सुनते यू हाउ वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि ऐसे किसी अमेजिंग सोल रिंग के बारे में तो आज तक यू हाउ ने कभी नहीं सुना था। इवन टियानमेंग यू हाउ को वहाँ पे ये भी कहता है अब मैं तुम्हारा स्पिरिट गार्डियन भी बन चुका हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें 4 सोल टेक्निक्स भी दे दी है, जो कि तुम्हारी आगे की जर्नी में तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएंगे। बेचारे यू हाउ को तो ये सब एक सपने की तरह लग रहा था, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन में उसे इतना कुछ जो मिल गया था। लेकिन अभी क्योंकि यू हाउ बहुत ज्यादा कमजोर था, तो इसलिए वो टियानमेंग की दी हुई सोल टेक्निक्स का यूज नहीं कर सकता था। इसलिए टियानमेंग
मिंग यू हाउ को जल्द से जल्द अपनी फिजिकल पावर बढ़ाने का कहकर खुद वहाँ पे मजे से सो गया था और इसी भी युवा को भी दोबारा वहाँ पे होश आ गया था। और जब वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है तो उसके सामने टेंगिया और बीबी भी मौजूद थे, जो कि दोनों ही वहाँ पे युवा के लिए काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। युवा को होश में आते हुए देखकर वो दोनों ही वहाँ पे युवा से सवाल करते हुए पूछता है, युवा तुम्हें क्या हो गया था, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन हम देखते हैं कि युवा उन्हें वहाँ पे कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही वहाँ पे 1000 साल पुराने डिमोनिक बीस्ट ने आते हुए और लोगों के ऊपर वहाँ पे हमला कर दिया था, जो देखकर टेंगिया और बीबी ने भी अपनी अपनी पावर रिलीज कर दी थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे टेंगिया के पास बिल्कुल टेंशन की तरह ब्लू सिल्वर ग्रास की मसल सोल थी, जिसका यूज करते हुए वो वहाँ पे युवा की हिफाजत करने लगी थी। जबकि हम देखते हैं कि बीबी अकेले वहाँ पे स्नेक बीस्ट का सामना करने लगा था, लेकिन स्नेक बीस्ट की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट थी, जिस वजह से बीबी को भी स्नेक बीस्ट के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। और युवा जो कि दूर से खड़ा होकर ये सब बहुत ही गौर से देख रहा था, वो भी वहाँ पे मिस्टर बीबी की मदद करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे टैनमिंग की मदद से अपनी स्पिरिट आई डिटेक्शन टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास का सारा समय एक बार फिर से स्लो हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाते हुए मिस्टर बीबी और टेंगिया दोनों ने ही वहाँ पे एक साथ उस डिमोनिक स्नेक बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था, जिसके खत्म होती उसकी 1000 साल पुरानी सोल रिंग निकलकर बाहर आ गई थी, जिसे टेंगिया वहीं पे बैठकर ऑब्जर्व करने लगी थी, क्योंकि वो दोनों भी वहाँ पे अपने लिए सोल रिंग ही ढूंढने के लिए आए हुए थे। जबकि बीबी वहाँ पे युवा को उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा भी करने लगा था, और क्योंकि वहाँ पे एक साथ इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से युवा को भी वहाँ पे काफी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी, तो इसलिए मिस्टर बीबी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उसे वहाँ पे हील करने लगा था। और यहाँ बातों में युवा को ये भी पता चल गया था कि टेंगिया ही आजकल टेंगसेट की मास्टर है, जो सुनकर तो युवा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। और इसी बीच बेचारा युवा अपनी कमजोरी के चलते वहाँ पे बेहोश भी हो गया था, जिसके बाद उसे डायरेक्ट अगले दिन ही होश आता है। युवा को होश में आते हुए देखकर टेंगिया वहाँ पे उसके पास जाते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगी थी, क्योंकि सिर्फ युवा की मदद से ही वो लोग इतनी आसानी से स्नेक बीस्ट को मार पाए थे। इवन टेंगिया ने तो वहाँ पे युवा को अपना टेंगसेट भी ज्वाइन करने की ऑफर दे दी थी, जिसे युवा ने भी कुछ सोचते हुए वहाँ पे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों बहुत ही ज्यादा मजे करते हुए जंगल से वापस आ गए थे। इवन टेंगिया और मिस्टर बीबी युवा को लेकर अपनी शेख अकेडमी में भी आ गए थे, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी, जो देखकर हमारे हीरो युवा की आंखों में भी चमक आ गई थी। हालांकि शेख अकेडमी में किसी के लिए भी एडमिशन ले पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता था, लेकिन टेंगिया के सोर्सेज की वजह से युवा को एडमिशन यहाँ पे फ्री में ही होने वाला था। इवन हम देखते हैं कि टेंगिया ने युवा को टेंगसेट ज्वाइन करने के लिए एक गिफ्ट भी देती है, जो कि और कोई नहीं एक स्टोरी बेल था, जिसका यूज कभी टेंशन भी किया करता था। जैसे हम देखते हैं कि युवा ने भी टेंगिया का शुक्रिया अदा करते हुए उसे वहाँ पे खुशी खुशी ले लिया था। उसके बाद वो लोग युवा को लेकर अपनी शेख सिटी में आ गए थे, जहाँ पे युवा को काफी सारे एडवांस गैजेट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें यहाँ पे सोल गाइड्स कहा जाता था। और इन सोल गाइड्स की वजह से ही आज टेंगसेट अपना नाम खो बैठा था, क्योंकि टेंगसेट मशहूर था अपने हिडन वेपन्स की वजह से। लेकिन जब से ये सोल गाइड्स आने लगे हैं, तब से लेकर अब तक टेंगसेट का नाम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और उन दोनों की सारी बातें युवा भी काफी गौर से सुन रहा था, क्योंकि अब बाकी युवा काफी अर्से तक यहीं पे ही रहने वाला था। वहीं बीबी युवा को बताता है कि इन सोल गाइड्स के आ जाने की वजह से लोगों का ध्यान अब सोल रिंग्स की तरफ से भी हटने लगा है, क्योंकि इन सोल गाइड्स ने उन सभी की जिंदगी इतनी ज्यादा आसान जो बना दी है, तो फिर भला वो लोग सोल रिंग को पाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए शेख अकेडमी के अंदर आ गए थे, और युवा तो शेख अकेडमी के अंदर मौजूद हर एक चीज को वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहा था। वहीं टेंगिया और मिस्टर बीबी युवा को अपनी अकेडमी के बारे में सब कुछ बताते हुए उसे अपनी अकेडमी के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ ले जाने लगे थे। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि शेख अकेडमी की 2 ब्रांचेस थी, एक ब्रांच जो कि सोल मास्टर्स की थी, जबकि दूसरी ब्रांच सोल गाइडेंस की थी। और ऊपर से अभी तक बीबी और बाकी सभी लोग जहाँ पे मौजूद थे। ये शेख अकेडमी का आउटर एरिया था, क्योंकि शेख अकेडमी का इनर डिसेबल बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। हर 6 सालों बाद सिर्फ एक बार ही शेख अकेडमी का इनर डिसेबल बनने के लिए कॉम्पिटिशन होता था। उसके बावजूद भी बहुत ही कम लोग इनर डिसेबल बन पाते थे, और मिस्टर बीबी ने यहाँ पे अपने सोर्सेज का यूज करते हुए युवाओं का एडमिशन पहले से ही करवा दिया था। इसलिए एक आदमी आकर वहाँ पे मिस्टर बीबी को युवाओं का यूनिफॉर्म देता है, जिससे मिस्टर बीबी वहाँ पे युवाओं को पकड़ाते हुए उसे बताते हैं कि ऐसे ठीक 3 दिनों बाद तुम्हारी क्लासेस शुरू होगी, पर अब हमें यहाँ पे अलग होना पड़ेगा, और आगे से तुम्हें यहाँ पे अपना ख्याल भी खुद ही रखना होगा, क्योंकि हम लोगों की क्लासेस अलग अलग होने वाली हैं। जिसमें हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे अपने दिल से उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि एक तरह से उन दोनों ने युवाओं की पूरी लाइफ ही बदल दी थी, क्योंकि उन दोनों की मदद के बगैर युवा कभी भी शेख अकेडमी कैसे नहीं बन सकता था। उसके बाद हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे मिस्टर बीबी और टेंगिया को अलविदा कहते हुए अपने हॉस्टल की तरफ आ गया था। और जब युवा वहाँ पे अपने हॉस्टल के रूम के पास पहुंचा तो उसका रूम भी काफी ज्यादा एडवांस दिखाई दे रहा था, जो देखकर तो युवा वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि युवा बाकी बच्चों की तरह अपना टाइम जाया करने वाला नहीं था, तो उसने अपने रूम के अंदर आते ही अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि युवा भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो यहाँ पे बाकी सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए उसे यहाँ पे बाकी सभी लोगों से दुगनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसी तरह से वहाँ पे कल्टीवेट करते करते शाम हो गई थी, जिसके बाद युवा खाना खाने के लिए मेस में चला गया था। लेकिन खाना खाकर जब वो वापस अपने रूम में आता है तो उसकी मुलाकात वहाँ पे अपने सेकंड रूममेट के साथ होती है, जिसका नाम वांग डोंग था, जो कि बिल्कुल एक लड़की की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी के साथ साथ वांग डोंग बहुत ज्यादा रूड भी था, क्योंकि वो वहाँ पे युवाओं के हाय कहने पर भी उसे कोई जवाब नहीं देता, और वो सीधा सीधा वहाँ पे युवाओं से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इस रूम में रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सारे रूल्स को फॉलो करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि युवाओं ने भी गुस्से से ऐसा करने के लिए मना कर दिया था, जो देखकर वांग डोंग ने वहाँ पे उसे अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज भी कर दिया था, जिसे युवा भी बहुत ही बहादुरी से मानते हुए उसके सामने आके खड़ा हो गया था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लड़का वांग डोंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इवन उसकी अटैकिंग स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि युवाओं को वहाँ पे उसे डॉज करने के लिए अपनी सोल आई डिटेक्शन टेक्निक का यूज करना पड़ रहा था। इवन युवाओं ने वहाँ पे वांग डोंग के हमलों को रोकने के लिए अपने गोस्ट डीमन हैंड्स को भी एक्टिवेट कर लिया था, और ये टेक्निक उसे टेंगसेट को ज्वाइन करने के बाद टेंगिया ने ही दी थी। और भले ही वांग डोंग इस फाइट में युवाओं के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि आखिर में युवाओं ने बहुत ही चालाकी से अपनी सोल आई की थर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए सीधा वहाँ पे वांग डोंग के माइंड के ऊपर प्रेशर डालने लगा था, जिसके लिए वांग डोंग भी वहाँ पे एक पल के लिए फ्रीज हो गया था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए युवाओं ने उसे वहाँ पे नीचे गिरा दिया था, और इसी के साथ युवाओं ये फाइट भी जीत गया
था, लेकिन फाइट जीत जाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि यूहाओ वहाँ पे वांग डोंग से कहता है मैं तुम्हारे सारे रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे रूममेट हो। और ये कहते हुए यूहाओ वहाँ से चला गया था, जबकि वांग डोंग वहाँ पे यूहाओ की इस रवैये को देखते हुए उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूहाओ अपनी क्लास के पहले दिन ही लेट था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से क्लास शुरू होने से पहले वहाँ पे पहुंच चुका था। उसके बाद वहाँ पे क्लास में एंट्री होती है टीचर जाओ की, जिन्हें शर्क अकेडमी की सबसे स्ट्रिक्ट टीचर भी कहा जाता था। टीचर जाओ क्लास में आती है, सभी से सवाल करते हुए पूछती है तुम सभी शर्क अकेडमी में नए आए हो, तो मुझे ये बताओ कि किसी ने अपने पहले ही दिन अपने साथी डिसेबल्स को चैलेंज किया। लेकिन हम देखते हैं कि पूरी क्लास में ऐसा करने वाले सिर्फ वांग डोंग और यूहाओ गए थे, जो देखकर तो टीचर जाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उनके मुताबिक चैलेंजेस आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते थे। इसलिए वो अपनी पूरी क्लास को सजा के तौर पर ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने की पनिशमेंट देती हैं, जो देखकर तो वांग डोंग और यूहाओ दोनों वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो टीचर जाओ की सजा से बच गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि टीचर जाओ जब उन दोनों को अपने पास बुलाते हुए उन दोनों के फाइट करने की वजह पूछती है, तो यूहाओ उन्हें वहाँ पे सारी बात बता देता है, जो सुनकर तो टीचर जाओ ने उन दोनों को भी वहाँ पे पनिशमेंट दे दी थी, ये कहते हुए कि दोस्तों को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। टीचर जाओ की ये बात सुनकर वो दोनों भी वहाँ पे बुरा सबूत बनाते हुए ग्राउंड के अंदर आ गए थे। हालांकि वांग डोंग वहाँ पे टीचर जाओ को कुछ कहना चाहता था, लेकिन यूहाओ जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से बाहर आ गया था, क्योंकि वो लोग टीचर जाओ से बहस में नहीं जीत सकते थे। और इसी तरह वहाँ पे ग्राउंड का चक्कर लगाते हुए हम देखते हैं कि यूहाओ और वांग डोंग की दोस्ती भी अच्छी होने लगी थी। और इसी तरह वहाँ पे भागते भागते वांग डोंग ने सबसे पहले उस ग्राउंड के 100 चक्कर पूरे कर लिए थे, और वांग डोंग के पीछे पीछे और भी काफी सारे डिसेबल्स ने वहाँ पे अपने अपने चक्कर पूरे कर लिए थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम यूहाओ को देखते हैं, जिसकी हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो कभी भी वहाँ पे गिरकर बेहोश हो सकता था, जो देखकर हम देखते हैं कि वांग डोंग ने अचानक वहाँ पे अपने बटरफ्लाई विंग्स का यूज करते हुए यूहाओ का आखिरी चक्कर भी वहाँ पे कंप्लीट करवा दिया था। जबकि वहाँ पे टीचर जाओ के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे वांग डोंग की ऐसी यूनिक मार्शल सोल देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, और इस तरह से उन दोनों के बीच की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ टीचर जाओ ने फेल होने वाले और चीटिंग करने वाले डिसेबल्स को अपनी शर्क अकेडमी से ही बाहर निकाल दिया था, और टीचर जाओ ने वहाँ पे अपने बाकी सभी डिसेबल्स को भी साफ साफ बता दिया था कि जब तक तुम लोग मेरे असाइनमेंट्स और टास्क को पूरा करते रहोगे तब तक तुम लोग शर्क अकेडमी में टिके रहोगे। जिस दिन तुम लोग मेरे एक भी टास्क में फेल हो गए, उसी दिन मैं तुम लोगों का बोरिया बिस्तर उठाकर तुम लोगों को शर्क अकेडमी से बाहर फेंक दूंगी। और इसी तरह आज की ये पहली क्लास यहाँ पे खत्म हो गई थी, और क्लास खत्म होने के बाद टीचर जाओ यूहाओ को अपने ऑफिस चलने के लिए कहती है। असल में टीचर जाओ यूहाओ की मार्शल सोल और सोल टेक्निक्स को देखना चाहती थी, और यूहाओ ने भी वहाँ पे टीचर जाओ के ऊपर ट्रस्ट करते हुए उन्हें वहाँ पे अपनी सोल टेक्निक्स के बारे में बता दिया था, जो देखकर टीचर जाओ वहाँ पे यूहाओ से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। और साथ साथ वो ये भी कह रही थी कि अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर टेंग सेक्ट ने तुम्हें अपना डिसेबल क्यों बनाया था। और ये कहते हुए टीचर जाओ यूहाओ को लेकर सोल गाइडेंस वाली ब्रांच के अंदर आ गई थी, जहाँ टीचर जाओ यूहाओ को फेंग यू नाम के एक मास्टर के साथ मिलवाती है, क्योंकि टीचर जाओ यूहाओ को सोल गाइडेंस की भी ट्रेनिंग दिलवाना चाहती थी, जिसके लिए पहले तो मास्टर फेंग यू नहीं मानता, लेकिन जब यूहाओ उन्हें वहाँ पे अपनी सोल टेक्निक दिखाता है तो वो भी वहाँ पे यूहाओ से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। इवन उन्होंने वहाँ पे अपनी केटाओ नाम के एक डिसेबल को बुलाते हुए उसे यूहाओ के साथ उसका टेस्ट लेने के लिए भेज दिया था। अपने मास्टर की ये बात सुनकर केटाओ भी यूहाओ को लेकर शूटिंग रेंज में आ गया था। हालांकि शूटिंग टेस्ट में यूहाओ ने केटाओ की काफी ज्यादा मदद की थी, लेकिन क्योंकि अभी यूहाओ की सोल डिटेक्शन टेक्निक की रेंज बहुत ही ज्यादा कम थी, इसलिए यूहाओ उस टेस्ट में पास नहीं हो पाया था। लेकिन वो मास्टर फेंग यू से कहता है कि प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं खुद को पावरफुल बना रहा हूँ मेरी सोल आई डिटेक्शन टेक्निक की रेंज भी बढ़ती जा रही है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द अपनी रेंज को 100 मीटर तक बढ़ा लूंगा। यूहाओ की ये बात सुनकर पहले तो मास्टर फेंग यू को एक झटका लगता है, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी नहीं सुना था कि किसी की सोल टेक्निक उसकी पावर के साथ साथ बढ़ रही है। पर हम देखते हैं कि वो यूहाओ को वहाँ पे एक और चांस देने के लिए भी तैयार हो गए थे, और उसी के साथ मास्टर फेंग यू ने केटाओ को यूहाओ को सोल गाइडेंस वापस दिखाने के लिए भी बोल दिया था। मास्टर फेंग यू की ये बात सुनकर केटाओ भी दोबारा यूहाओ को अपने साथ ले जाते हुए उसे अलग अलग सोल गाइडेंस वापस के बारे में बताने लगा था, जो कि यूहाओ भी बहुत ही गौर से सुन रहा था। पर अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं टीचर जाओ वहाँ पे यूहाओ के पास आते हुए उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है, जो देखकर यूहाओ भी वहाँ पे केटाओ को अलविदा कहते हुए टीचर जाओ के साथ सोल गाइडेंस बना से बाहर आ गया था। और टीचर जाओ वहाँ पे यूहाओ से कहती है, याद रखना तुम्हें किसी भी हालत में फ्रेशमैन कंपटीशन को पास करना ही होगा, वरना बाकी सभी डिसेबल्स की तरह मैं तुम्हें भी लात मारकर बाहर निकाल दूंगी, जो मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने रूल्स भी चेंज नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी। टीचर जाओ की ये बात सुनकर तो बेचारा यूहाओ भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर गया था, जिसके बाद टीचर जाओ उसे अलविदा कहते हुए वहाँ पे अपने ऑफिस की तरफ चली गई थी। इसी भी यूहाओ की मुलाकात वहाँ पे टेंगिया के साथ भी होती है। वो वहाँ पे यूहाओ के पास आते हुए उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम यहाँ पे पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे पैसे कमाने का एक रास्ता ढूंढ लिया है, तुम शाम को आके मुझसे मिलना। और ये कहते हुए टेंगिया भी वहाँ से चली गई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दोबारा टीचर जाओ की क्लास का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्लास में आती टीचर जाओ सभी डिसेबल्स को एक बार फिर से उन्हें ग्राउंड में मिलने के लिए कहती है। और आज तो टीचर जाओ ने उनका टास्क और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया था, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपने सभी डिसेबल्स को वहाँ पे पहनने के लिए कुछ आर्म्स दे दिए थे, बल्कि उसी के साथ साथ वो अपने सभी डिसेबल्स को वहाँ पे सुधार करते हुए कहती है कि आज तुम में से कोई भी अपनी सोल टेक्निक का भी यूज नहीं करेगा। टीचर जाओ की ये सारी बातें सुनकर तो बेचारे उन सभी डिसेबल्स की हवा ही वहाँ पे टाइट हो गई थी, लेकिन टीचर जाओ ने तो वहाँ पे उन सभी के ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए उन्हें अगली क्लास के बेल बजने तक वहाँ पे भागने का बोल दिया था। टीचर जाओ की ये बात सुनकर उन सभी डिसेबल्स ने भी वहाँ पे बुरा सबूत बनाते हुए वहाँ पे भागने शुरू कर दिया था, जहाँ वांग डोंग और बाकी सभी डिसेबल्स तो बहुत इजीली भाग पा रहे थे, लेकिन क्योंकि यूहाओ की फिजिकल स्ट्रेंथ अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, इसलिए उस आर्मर को पहनकर यूहाओ को वहाँ पे भागने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जबकि इसी तरह वहाँ पे लगातार भागते भागते उन सभी डिसेबल्स की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए वो सभी थक के मारे वहीं पे बैठ गए थे। इवन वांग डोंग भी वहाँ पे रुक गया था, लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ वहाँ पे नहीं रुकता, भले ही उसके भागने की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे रुक नहीं रहा था। हालांकि उसकी फिजिकल पावर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी यूहाओ वहाँ पे हार मानने को तैयार ही नहीं था। वो किसी तरह से वहाँ पे अपने कदम आगे
बढ़ाते हुए वहाँ पे बढ़ता ही जा रहा था, जो देखकर बाकी सभी डिसेबल्स भी उसे वहाँ पे बहुत ही हैरानगी से देख रहे थे कि आखिर ये लड़का किस मिट्टी का बना हुआ है। इतना ज्यादा थक जाने के बावजूद भी ये लड़का यहाँ पे क्यों नहीं रुक रहा, और युवक किसी कमाल की विल पावर को देखकर बाकी सभी डिसेबल्स ने भी वहाँ पे उसे इंप्रेस होते हुए दोबारा वहाँ पे युवक के साथ भागना शुरू कर दिया था। और टीचर जाओ जो कि दूर से ही खड़े होकर ये सब देख रही थी, वो भी वहाँ पे युवक से काफी ज्यादा इंप्रेस लग रही थी, क्योंकि भले युवक बाकी सभी डिसेबल्स में से सबसे ज्यादा कमजोर था, लेकिन उसकी विल पावर उन सभी से ज्यादा थी। इसलिए हम देखते हैं कि टीचर जाओ ने इस टास्क में बाकी सभी डिसेबल्स को फेल करते हुए सिर्फ युवक को ही पास किया था, क्योंकि बाकी सभी डिसेबल्स तो थक के मारे वहाँ पे बैठ गए थे। सिर्फ युवक ही उनमें से एक ऐसा लोटा डिसेबल था जो कि बिना रुके वहाँ पे भागता जा रहा था। इसलिए टीचर जाओ ने युवक को अपनी क्लास का नया लीडर भी बना दिया था। टीचर जाओ की ये बात सुनकर युवक के सभी साथी डिसेबल्स भी वहाँ पे उसके लिए काफी ज्यादा कुछ दिखाई दे रहे थे। हालांकि उन सभी को तो युवक से जलना चाहिए था, लेकिन युवक का और ही ऐसा था कि सभी लोग उसे पसंद किया करते थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेंकिया युवक को लेकर एक जगह पे आती है, जहाँ पे उसने युवक के लिए फिश कार्ट तैयार करवा रखा था, जहाँ पे युवक ग्रिल फिशेस को बेचते हुए अपने लिए काफी अच्छे पैसे कमा सकता था। खैर उसके बाद उन दोनों ने मार्केट में आते हुए अपनी ग्रिल फिशेस को सेल करना शुरू कर दिया था, जहाँ पहले तो कोई भी उनसे फिशेस को नहीं खरीद रहा था, लेकिन धीरे धीरे युवक की बनाई वो ग्रिल फिशेस 5-5 कॉइंस में भी बिकने लगी थी, क्योंकि उनका टेस्ट ही लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ रहा था कि वो युवक की बनाई ग्रिल फिश के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जियानिंग नाम की एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे युवक की बनाई ग्रिल फिश को खरीदने के लिए आई हुई थी, और वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी कि सभी लोग वहाँ पे उसकी खूबसूरती में ही खो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि युवक को तो वहाँ पे उसकी खूबसूरती से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उस लड़की को वहाँ पे सीधे सीधे जवाब देते हुए कहता है कि सभी ग्रिल फिशेस खत्म हो चुकी है, प्लीज आप कल आइएगा। युवक की ये बात सुनकर मैं जियानिंग उदास होते हुए वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे एक लड़के ने युवक के ऊपर हमला करते हुए उससे उसकी ग्रिल फिश को छीन लिया था। असल में वो लड़का जिसका नाम जू जेंगशी था, वो ये सब जियानिंग को इंप्रेस करने के लिए कर रहा था। इवन जेंगशी ने वहाँ पे युवक से उसकी ग्रिल फिश को छीनते हुए खुद युवक को भी गले से पकड़ लिया था। लेकिन इसी बीच वहाँ पे बाई बाई की एंट्री होती है, जिसने अचानक कि वहाँ पे अपनी ठंडा लाइटिंग से उस जेंगशी के ऊपर अटैक करते हुए युवक को उसकी चुंगल से आजाद करवा लिया था। और इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए टेंगिया ने भी अपनी हिडन वेपन्स की मदद से जेंगशी के ऊपर अटैक कर दिया था, और उनमें से एक हिडन नीडल उसकी बैग पे लग भी गई थी। लेकिन जेंगशी सबके सामने ये शो नहीं करता, जिसके बाद मिस्टर बीबी इस मैटर को सोल्व करने के लिए जेंगशी को लेकर मास्टर सोल अरीना की तरफ निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी के ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकता था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें मास्टर सोल अरीना का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जेंगशी और मिस्टर बीबी के दरमियान फाइट होने वाली थी, जिसे देखने के लिए मास्टर सोल अरीना के अंदर काफी सारे डिसेबल्स आए हुए थे, जबकि असल में तो जेंगशी और मिस्टर बीबी दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और जेंगशी ने ये सब सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मिस जियानिंग को इंप्रेस करने के लिए किया था, क्योंकि वो अपने मन ही मन में मिस जियानिंग को बहुत ज्यादा पसंद करता था। पर दोस्त होने के बावजूद भी अब उन दोनों को मास्टर सोल अरीना के अंदर फाइट तो करनी ही थी, जिसे देखने के लिए तो वांगडोंग भी वहाँ पे पहुंच चुका था। और इसी के साथ वहाँ पे मास्टर सोल अरीना के अंदर मिस्टर बीबी और जेंगशी के दरमियान फाइट भी स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे उन दोनों ने एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए आपने अपने मास्टर सोल बीस्ट को बाहर निकाल लिया था, जहाँ एक के पास डिफेंसिव सोल बीस्ट था तो दूसरे के पास एक अटैकिंग सोल बीस्ट था, और सभी लोग वहाँ पे डिफेंसिव और अटैकिंग बीस्ट को आपस में टकराते हुए देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। और इस फाइट में हम देखते हैं कि जेंगशी लगातार वहाँ पे अपने डिफेंस का यूज करते हुए मिस्टर बीबी के सारे हमलों को बहुत ही आसानी से रोक रहा था। लेकिन इसी बीच टेंगिया के कहने पर युवा वहाँ पे अपनी सोल आई डिटेक्शन टेक्निक का यूज करता है, जिसका सीधा सा जाकर वहाँ पे जेंगशी के माइंड के ऊपर होता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए मिस्टर बीबी ने भी वहाँ पे जेंगशी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसे वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही अटैक में हरा दिया था, जिसके साथ ही मिस्टर बीबी ये फाइट जीत चुका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम युवा को देखते हैं, जो कि वहाँ पे अपनी उस टेक्निक को यूज करने के बाद पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, और उसी के साथ कमजोरी के चलते वो गिरकर वहाँ पे बेहोश भी हो गया था। जो देखते ही वांगडोंग को वहाँ पे सारी बात समझ आ गई थी कि युवा ने यहाँ पे जरूर अपनी सोल आई टेक्निक का यूज किया होगा, और उसी की वजह से ही मिस्टर बीबी यहाँ पे जीत पाया होगा। लेकिन हम देखते हैं कि टेंगिया तो उसे वहाँ पे कुछ भी बोलने के लिए मना करने लगी थी, जिसके बाद वो दोनों मिलकर युवा को लेकर वापस उसके रूम में आ गए थे। और मिस्टर बीबी ने जेंगशी से फाइट जीतते हुए जो पिल जीती थी वो मिस्टर बीबी को वहाँ पे युवा को ही खिलानी पड़ी थी, ताकि उस पिल की मदद से युवा जल्द से जल्द ठीक हो सके। जिसके बाद मिस्टर बीबी और टेंगिया दोनों ही वहाँ पे वांगडोंग को युवा को ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चले गए थे। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस पिल को खाने की वजह से युवा की बॉडी से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए युवा जल्दी से उठते हुए वहाँ पे नहाने के लिए चला गया था। और नहाने के बाद जब वो वापस आकर अपने सोल सी के अंदर आता है तो न सिर्फ उसे अपनी मरीडियस पहले से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी, बल्कि उसी के साथ साथ उसके पर्पल डीमन आई भी माइक्रो लेवल तक इंप्रूव हो गई थी, जो देखकर युवा वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सिर्फ एक रात के अंदर अंदर उसके साथ क्या हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि वांगडोंग ने उसे सारी बात बता दी थी, जो जानकर तो युवा भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए थे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों वहाँ पे एक रिवर के पास आके बैठ गए थे, जहाँ पे उन्हें चारों तरफ स्मोक में फैला हुआ शर्क अकेडमी का इनर एरिया भी दिखने लगा था। और अभी वो दोनों वहाँ पे इनर अकेडमी को लेकर आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी युवा को वहाँ पे अपनी पर्पल डीमन आई से पता चलता है कि कोई बहुत ही तेज से उनकी तरफ आ रहा है। पर वो दोनों ही वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले ही वो लड़की जिसका नाम ज़ियाओ डाओ था, उसने अचानक ही वहाँ पे आते हुए उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था, क्योंकि वो लड़की ज़ियाओ डाओ अपना आपा खो बैठी थी, इसलिए उसके रास्ते में जो भी आ रहा था वो उसे तबाह करते जा रहे थे। और इसकी इस अटैक में बेचारा युवा तो वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे युवा की जान को खतरा था तो इसलिए हम देखते हैं कि टैन मिंग ने वहाँ पे युवा की बॉडी को संभाल लिया था। और हम देखते हैं कि टैन मिंग ने यहाँ पे युवा की बॉडी की मदद से अपनी सिर्फ एक ही उंगली से उस लड़की ज़ियाओ डाओ के ऊपर हमला करते हुए उस पूरी जगह को वहाँ पे फ्रीज कर दिया था। इवन ज़ियाओ डाओ खुद भी फ्रीज होते हुए नीचे पानी में जा गिरे थे। और इसी बीच वहाँ पे टैन मिंग को एहसास होता है कि कुछ एल्डर्स उड़ते हुए उसी तरफ आ रहे हैं, इसलिए उसने दोबारा वहाँ पे युवा को बेहोश कर दिया था। और तभी वहाँ पे इनर अकेडमी के हेडमास्टर अपने कुछ डिसेबल्स के साथ वहाँ पे आते हैं, जो कि वांगडोंग और युवा को वहाँ पे बेहोश देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। और उन्होंने जल्दी से वहाँ पे अपने कैलर को उन दोनों को हील करने के लिए भी बोल दिया था। और उन दोनों के साथ साथ ज़ियाओ डाओ उन एल्डर्स को वहाँ पे पानी के नीचे मिलती है, जो कि उन दोनों की तरह ही वहाँ पे बेहोश
बेहोश हो चुकी थी, जो देखकर उस हेडमास्टर के साथ साथ उन एल्डर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था इसकी मदद से ज़्याओ डाओ भी बेहोश हो गई थी। इन लड़कों का तो समझ में आता है कि इनके ऊपर ज़्याओ डाओ ने हमला करते हुए इन्हें बेहोश कर दिया होगा, पर ज़्याओ डाओ कैसे बेहोश हो गई। लेकिन हेडमास्टर इस मैटर को बाद में डिस्कस करने का बोलकर जल्दी से अपने एल्डर्स को लेते हुए वहाँ से चले गए थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ यूहो के स्कूल सी के अंदर टियानमेंग ने यूहो को सारी बात बता दी थी, जिसके लिए यूहो वहाँ पे टियानमेंग का शुक्रिया अदा भी करता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ वो लड़की ज़्याओ डाओ अभी भी वहाँ पे बेहोश थी और उसे वही सीन याद आ रहा था जब यूहो ने उसे अपनी सिर्फ एक ही फिंगर से हरा दिया था। ये सब याद करते हुए वो लड़की ज़्याओ डाओ वहाँ पे इतनी ज्यादा बेचैन हो गई थी कि अचानक ही उसे वहाँ पे होश आ गया था और ज़्याओ डाओ को वहाँ पे होश में आते हुए देखकर हेडमास्टर उसे वहाँ पे डांटते हुए कहते हैं कि आगे तुमने ये सब क्यों किया। तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से 2 आउटर डिसेबल्स की जान भी जा सकती थी, लेकिन ये तो शुक्र है कि उन दोनों में से एक के पास एक्सट्रीम आइस मार्शल सोल थी, जिसका यूज करते हुए उसने तुम्हारी सारी फायर को सप्रेस कर दिया। जबकि हम देखते हैं कि हेडमास्टर की ये बात सुनकर ज़्याओ डाओ को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि आखिर कोई आउटर डिसेबल उससे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इनर एकेडमी के उस एल्डर ने अपनी एकेडमी की गलती को सुधारने के लिए यूहो और वांग लुंग दोनों को ही वहाँ पे सोल रीजनरेशन पिल्स दे दी थी, जो कि उन दोनों की पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा सकते थे। और वांग लुंग तो वहाँ पे उस पिल को पाकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये पिल उस पिल से भी ज्यादा ताकतवर थी जो कि बाई बाई ने यूहो को खिलाई थी। इवन टेंगिया ने वहाँ पे आते हुए यूहो को एक और वन डैन पिल भी दे दी थी, जो देखकर तो वांग लुंग का मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। और वो टेंगिया से कहता है कि मैं भी आपके टैंक सेट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, जो देखकर टेंगिया उससे कहती है कि अगर तुमने आने वाले फ्रेशमैन कंपटीशन में टॉप कर लिया तो हम लोग तुम्हें अपने टैंक सेट में शामिल कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों ही वहाँ पे अपने फिशिंग कार्ड की तरफ चले गए थे, जहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर्स की एक लंबी लाइन लगी हुई थी और उनमें सबसे आगे जेंची ही खड़ा था। ये भी मस्त आदमी है, कल तक यूहो का दुश्मन था और यहाँ पे उसका दोस्त बना हुआ था। ग्रिल फिशेस को बेचने के बाद वांग डोंग और यूहो दोनों ही वहाँ पे वापस अपने रूम के अंदर आ गए थे, जहाँ पे उन दोनों ने उस सेलर की दी हुई ग्रीन पिल को भी रिफाइन करना शुरू कर दिया था। और इसी तरह वहाँ पे उस पिल को रिफाइन करते करते उन्हें सुबह हो चुकी थी और इसी तरह देखते देखते वहाँ पे 3 महीने गुजर चुके थे। इन 3 महीनों में यूहो ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, वह पूरी रात जाकर प्रैक्टिस किया करता था और यूहो की ऐसी मेहनत और लगन को देखकर वो सभी टीचर्स का भी फेवरेट डिसेबल बन गया था। और आज फाइनली पूरे 3 महीनों बाद वो दिन आ गया था जहाँ आज सभी डिसेबल्स को अपने लिए कोई न कोई डिपार्टमेंट चूज करना था। और यूहो को देखते हुए वांग डोंग ने भी सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को ही चूज कर लिया था। और उन दोनों को वहाँ पे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को चूज करते हुए देखकर उनकी क्लास की एक और लड़की जिसका नाम ज़ाओ ज़ाओ था, उसने भी वहाँ पे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को ही चूज कर लिया था। जबकि हम देखते हैं कि टीचर ज़ाओ को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उन तीनों से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम तीनों ने सोल गाइडेंस कंट्रोल डिपार्टमेंट को ही क्यों चूज किया। जिसपे यूहो टीचर ज़ाओ को जवाब देते हुए बताता है क्योंकि मेरे पास सोल आई डिटेक्शन टेक्निक है, जिसकी वजह से कंट्रोल डिपार्टमेंट मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। जबकि हम देखते हैं कि ज़ाओ ज़ाओ और वांग डोंग के पास कंट्रोल डिपार्टमेंट को चूज करने का कोई भी रीजन नहीं था, इसलिए टीचर ज़ाओ ने गुस्से से वहाँ पे वांग डोंग का डिपार्टमेंट चेंज करवा दिया था। वो अब कंट्रोल से एक्शन डिपार्टमेंट में आ गया था। जबकि हम देखते हैं कि ज़ाओ ज़ाओ टीचर ज़ाओ ये को बताती है कि मेरे पास एक नहीं दो मास्टर सोल्स हैं, जिनमें से एक है 9 फीनिक्स फ्लूट टेक्निक, जिसकी मदद से मैं एक ऐसा म्यूजिक बना सकती हूँ जो कि हर किसी को अपने कंट्रोल में कर सकता है। ये देखकर टीचर ज़ाओ जी ज़ाओ ज़ाओ का डिपार्टमेंट चेंज नहीं करती, जो देखकर तो ज़ाओ ज़ाओ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। जिसके बाद टीचर ज़ाओ जी वहाँ से जाते हुए उन तीनों से कहती है कि अगर तुम आने वाले फ्रेशमैन कंपटीशन में टॉप पे आ जाते हो तो उसके बाद तुम तीनों अपनी मर्जी से अपने कल्टीवेशन पाथ को चूज कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे टीचर ज़ाओ जी से कहता है कि मैं पहली पोजीशन पे आऊँ या दूसरी पोजीशन पे, लेकिन मैं शेरक एकेडमी में सिर्फ आपसे ही ट्रेनिंग लेना चाहूंगा। यूहो की ये बात सुनकर टीचर ज़ाओ भी वहाँ पे उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और वो एक स्माइल के साथ उन तीनों को गुड लक कहते हुए वहाँ से चली गई थी। वहीं टीचर ज़ाओ के जाने के बाद हम देखते हैं कि उन तीनों ने मिलकर वहाँ पे अपने ग्रुप बना लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पे एक साथ प्रैक्टिस करने के लिए जंगल में आ गए थे, ताकि वो 2 दिन बाद होने वाले कंपटीशन के लिए अपने साथी की पावर्स को समझ सके कि उनके साथी डिसेबल्स के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, क्योंकि बिना एक दूसरे की पावर्स जाने वो कभी भी उस कंपटीशन में होने वाली फाइट्स के लिए स्ट्रेटेजीज नहीं बना सकते थे। और उन लोगों को वहाँ पे इस तरह से एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखकर टेंगिया के साथ साथ मिस्टर बीबी भी काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे। इवन टेंगिया ने तो वहाँ पे यूहो से इंप्रेस होते हुए उसे एक पोटली भी दे दी थी। ये एक तरह का स्टोरी बैग था जिसके अंदर टंग सेट के हिडन वेपन्स मौजूद थे और हम देखते हैं कि यूहो ने पूरी रात उन हिडन वेपन्स को समझने में लगा दी थी। उसके बाद हमें कंपटीशन वाली सुबह का ही सीन दिखाया जाता है और बैटल अरीना के अंदर आई हुई एक असिस्टेंट टीचर ने उन सभी को वापस कंपटीशन के रूल्स भी समझा दिए थे, जहाँ सभी डिसेबल्स 3-3 का ग्रुप बनाकर फाइट करने वाले थे। और उस कंपटीशन के लिए सबसे पहली फाइट यूहो के ग्रुप की ही होती है, जहाँ पहली फाइट में यूहो के ग्रुप का सामना चेंग नाम के एक लड़के के ग्रुप के साथ होने वाला था। यहाँ पे हम देखते हैं कि चेंग के ग्रुप में एक फूड डिपार्टमेंट वाला लड़का भी था, जिसने वहाँ पे अपने साथियों को कुछ लेग पीस खिलाते हुए उनके पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चेंग का ग्रुप वहाँ पे यूहो के ग्रुप के ऊपर भारी पड़ने लगा था। पर यूहो ने वहाँ पे अपनी स्पिरिट आई डिटेक्शन टेक्निक का यूज करते हुए उसे वहाँ पे वांग डोंग के साथ शेयर कर दिया था, जिसकी वजह से वांग डोंग के लिए आसपास का टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो गया था। और इस बात का फायदा उठाते हुए वांग डोंग ने वहाँ पे चेंग के ग्रुप के 2 लड़कों को उठाकर वहाँ से पीछे की तरफ फेंक दिया था। और उसी के साथ वांग डोंग वहाँ पे अपनी सोल टेक्निक का यूज करते हुए भी चेंग के ग्रुप को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। और देखते ही देखते वांग डोंग ने वहाँ पे अकेले ही बहुत ही इजीली चेंग के ग्रुप को हरा दिया था, जो देखकर तो बैटल अरीना में बैठे हुए सभी डिसेबल्स वहाँ पे यूहो के ग्रुप को चेयर करने लगे थे। जबकि यूहो भी अपनी पहली जीत से बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए वो अपने साथी को ग्रिल फिश की पार्टी देने के लिए उन दोनों को ही वहाँ पे अपनी फिश कार्ट पे ले आया था। पर अभी वो तीनों वहाँ पे इसी तरह से अपनी खुशी मनाते हुए पार्टी कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे वही लड़की ज़ाओ डाओ यूहो को ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाती है। उस लड़के को देखते यूहो वहाँ पे उसे पहचान गया था, जबकि ज़ाओ डाओ वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से यूहो और वांग डोंग दोनों को वहाँ पे अपने पीछे आने के लिए कहती है। वहीं वांग डोंग और यूहो भी कुछ सोचते हुए ज़ाओ डाओ का पीछा करते हुए उसी जगह पे आ गए थे जहाँ पे ज़ाओ डाओ ने उन्हें वहाँ पे मारने की कोशिश की थी। और उन दोनों को वहाँ पे लाकर ज़ाओ डाओ उन दोनों के ऊपर ही वहाँ पे अपनी पावर का प्रेशर बढ़ाते हुए उन दोनों से कहती है कि लास्ट टाइम जब हम लोगों की यहाँ पे मुलाकात हुई थी तब एक आइस मास्टर ने यहाँ पे मेरा सामना करते हुए मेरी फायर
पावर्स को सप्रेस कर दिया था, जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन तुम लोग जरूर उस मास्टर के बारे में कुछ न कुछ जानते होगे, इसलिए चुपचाप जल्दी से मुझे उस मास्टर के बारे में बता दो। हालांकि यूहाओ और वांग डोंग दोनों ही उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम दोनों तो वहाँ पे बेहोश हो चुके थे और उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ डाओ को तो वहाँ पे उनकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अचानक वहाँ पे अपने फिनिक्स पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने पंखों में वहाँ पे उन दोनों को जकड़ लिया था और उन दोनों को वहाँ पे इतनी आसानी से अपनी चंगुल में आते हुए देखकर ज़ाओ डाओ को भी यकीन हो गया था कि ये दोनों सच बोल रहे हैं, इसलिए वो उन दोनों को वहीं पे फेंक कर वहाँ से रवाना हो गई थी और वहाँ से जाते हुए उनसे ये भी कह गई थी कि अगर कभी तुम लोगों का मुझसे बदला लेने का मन करे तो एनएससी अकेडमी के अंदर आकर मुझे चैलेंज कर लेना। वांग डोंग को इस सबके ऊपर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन यूहाओ ने किसी तरह से उसे वहाँ पे शांत करवा दिया था, क्योंकि अभी वो दोनों इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो ज़ाओ डाओ के साथ अकेले पंगा ले सके। लेकिन उसके बावजूद भी वांग डोंग ने वहाँ पे अपने मन ही मन में ठान ली थी कि एक दिन मैं उस लड़की से अपना बदला जरूर लूंगा। उसके बाद दोबारा सीन चेंज होता है, हमें मार्शल अरीना का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब की बार यूहाओ की टीम का सामना होता है चोटियान की टीम के साथ और चोटियान की ये टीम पहले वाली टीम के मुकाबले में यूहाओ की टीम के ऊपर ज्यादा भारी पड़ रहे थे। इवन हम देखते हैं कि अकेला चोटियान भी वहाँ पे उन तीनों के ऊपर भारी पड़ रहा था और उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी तो वो दोनों लड़कियां खड़ी कर रहे थे, जिनके पास अपने बाल लंबे करने वाली एक यूनिक स्किल थी, जिनका यूज करते हुए उन दोनों ने ही वहाँ पे वांग डोंग को ट्रैप कर लिया था। और इस बीच मौके का फायदा उठाते हुए चोटियान लगातार वहाँ पे वांग डोंग के ऊपर हमले किए जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ की मदद से अभी तक तो वांग डोंग किसी तरह से चोटियान के सभी हमलों को डॉज किया जा रहा था और इस बात का अंदाजा वहाँ पे चोटियान की टीम को भी हो गया था कि यूहाओ अपनी टीम की बोन है, अगर हमने उसे हरा दिया तो बाकी दोनों खुद ही हार जाएंगे। इसलिए अब चोटियान ने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे यूहाओ के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे, जैसे यूहाओ वहाँ पे अपनी शैडो डॉजिंग टेक्निक का यूज करते हुए खुद को किसी तरह से बचा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों ट्विन सिस्टर्स ने वांग डोंग के साथ साथ अब ज़ाओ को भी अपने बालों में जगह लिया था, जो देखकर वहाँ पे सभी को यही लग रहा था कि अब शायद यूहाओ की टीम हारने वाली है। लेकिन आखिरी मोमेंट पे हम देखते हैं कि यूहाओ ने अचानक ही वहाँ पे अपनी सोल शॉकिंग टेक्निक का यूज करते हुए उन दोनों ट्विन सिस्टर्स को वहाँ पे बेहोश कर दिया था, जबकि चोटियान के ऊपर उसकी इस टेक्निक का कोई भी असर नहीं हुआ था। पर चोटियान बेचारा वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले ज़ाओ ने वहाँ पे अपने फनिस का यूज करते हुए पीछे से चोटियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे नॉकआउट कर दिया था, जिसके साथ ही यूहाओ की टीम ये मैच भी जीत गई थी। उसके बाद यूहाओ की टीम की वहाँ पे 3 और फाइट्स होती है, जिन्हें यूहाओ की टीम ने वहाँ पे अपने टीम वर्क के साथ बहुत ही इजीली जीत लिया था और अब बारी थी फाइनल की और फाइनल में भी वो लोग बहुत ही इजीली अपनी टीम को हरा देते हैं, जिसका मतलब था कि इस साल का फ्रेशमैन कंपटीशन यूहाओ और उसकी टीम जीत चुकी थी। जो देखा तो यूहाओ की टीम के साथ साथ उसकी पूरी क्लास ही काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूहाओ और वांग डोंग दोनों ही अपने रूम में आ चुके थे और वो आज की हुई कंपटीशन के बारे में बातें भी कर रहे थे। उन्हें आज सबसे ज्यादा इंप्रेस किया था उन दोनों ट्विन सिस्टर्स ने, क्योंकि उन दोनों ट्विन सिस्टर्स के पास एक सोल मैचिंग टेक्निक थी, जिसका यूज करते हुए वो यूहाओ की टीम के ऊपर भारी पड़ी थी। इसलिए वांग डोंग और यूहाओ भी वहाँ पे अपनी कोई सोल मैचिंग टेक्निक क्रिएट करने के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन इस सब में हम देखते हैं कि वांग डोंग को तो बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन यूहाओ के समझाने के बाद वांग डोंग भी इसके लिए मान गया था और वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने बैठते हुए एक दूसरे के अंदर अपने सोल पावर ट्रांसफर करने लगे थे और एक दूसरे के साथ अपनी सोल पावर शेयर करना यूहाओ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि इस समय यूहाओ को टाइमिंग से पता चलता है कि उसके पास 2 नहीं बल्कि 3 मास्टर सोल्स हैं। लेकिन यूहाओ की तीसरी मास्टर सोल बहुत ही ज्यादा अजीब थी, जो कि बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह काम करती थी। इवन टाइमिंग खुद भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था और यहाँ पे टाइमिंग की मदद से यूहाओ को यह भी पता चल गया था कि उसकी तरह वांग डोंग के पास भी 3 मास्टर सोल्स हैं और ये बात यूहाओ के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। उसके बाद वो दोनों इसी तरह से पूरी रात अपनी सोल पावर्स एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं और जब सुबह उन दोनों की आंख खुलती है तो वो दोनों ही आज क्लास के लिए लेट हो गए थे, जिसकी वजह से टीचर उन दोनों को सजा देते हुए कहती है कि जब तक हमारी ये क्लास खत्म नहीं हो जाती तुम दोनों को तब तक ग्राउंड के चक्कर लगाने होंगे और वो दोनों वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। उसके बाद हमें दोबारा रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज भी वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सोल पावर शेयर करते हुए एक सोल मैचिंग फ्यूजन टेक्निक को बनाने की कोशिश कर रहे थे और आज तो उन दोनों ने वहाँ पे ठान ली थी कि वो अपनी फ्यूजन टेक्निक को क्रिएट करके रहेंगे और इसमें वो दोनों काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे, क्योंकि उन दोनों की मास्टर सोल से आपस में मर्ज होते हुए एक नई मास्टर सोल का रूप ले लिया था। पर इस सब में वो दोनों पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पे गिरते हुए बेहोश भी हो चुके थे। इवन वो 2 दिनों तक वहीं पे बेहोश पड़े रहते हैं और 2 दिन गुजर जाने की वजह से टीचर ज़ाओ को भी उनकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उन दोनों को ही ढूंढते हुए उसी जगह पे आ गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे उन दोनों को भी होश आ चुका था और जब टीचर ज़ाओ को वहाँ पे ये पता चलता है कि वांग डोंग और यूहाओ दोनों ने मिलकर अपने फ्यूजन टेक्निक को क्रिएट किया है, तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी, क्योंकि इतने कम समय में किसी के लिए भी एक फ्यूजन टेक्निक को क्रिएट कर पाना इम्पॉसिबल था। पर यूहाओ और वांग डोंग ने मिलकर ये कर दिखाया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दोबारा कंपटीशन वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज अकेडमी की टॉप 5 टीम्स को चुना जाने वाला था और इस कंपटीशन की सबसे पहली फाइट यूहाओ की टीम और क्लास 9 के बीच में होती है। इवन इस फाइट के लिए टीचर ज़ाओ और क्लास 9 के टीचर के दरमियान एक स्पिरिट बॉन्ड की शर्त भी लग चुकी थी, जबकि हम देखते हैं कि क्लास 9 की टीम में एक निंगटियान नाम का भी डिसेबल था, जिसके पास 3 सोल रिंग्स थी और यही बात यूहाओ की टीम को परेशान कर रही थी। पर उसके मास्टर सोल अमर पकोड़ा टावर थी, जैसे कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सपोर्टिंग मास्टर सोल माना जाता था, जिसका यूज अपनी टीम को बढ़ाने के लिए किया जाता था। और निंगटियान ने भी वहाँ पे अपने अमर पकोड़ा का यूज करते हुए अपनी टीम की दोनों लड़कियों की पावर को वहाँ पे 40% तक बढ़ा दिया था और इस वजह से यूहाओ की टीम को वहाँ पे उनके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। पर यूहाओ की मदद से हम देखते हैं कि वांग डोंग और ज़ाओ भी उन दोनों लड़कियों के ऊपर भारी पड़ रहे थे, जो देखते ही निंगटियान की टीम समझ चुके थे कि सबके पीछे का मास्टरमाइंड यूहाओ ही है और अगर हमने यहाँ पे यूहाओ को नॉकआउट कर दिया तो उसकी टीम तो खुद ब खुद ही हार जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि अब यूहाओ उनके पॉइंट पे आ चुका था। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से वांग डोंग को रोकते हुए दूसरी लड़की को आगे बढ़कर यूहाओ के ऊपर हमला करने का मौका दे दिया था। लेकिन जैसे ही वो लड़की वहाँ पे यूहाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे आती है, तो तभी हम देखते हैं कि ज़ाओ ने वहाँ पे अपनी दूसरी मास्टर सोल की पावर का यूज करते हुए एक ऐसा म्यूजिक वहाँ पे क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों ही लड़कियों की 20% तक पावर वहाँ पे कम
हो चुकी थी, जो देखकर तो निंग टियान ने वहाँ पे गुस्से से एक बार फिर से अपने अंबर टावर की पावर का यूज करते हुए उन दोनों ही लड़कियों की पावर को वहाँ पे 100% तक बढ़ा दिया था। और अब वो दोनों ही लड़के वहाँ पे एक बार फिर से यूहाओ की टीम के ऊपर भारी पड़ रहे थे। पर इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए यूहाओ ने भी अपनी सोल शॉकिंग टेक्निक का यूज करते हुए सीधा वहाँ पे निंग टियान की माइंड के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बेचारे निंग टियान की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए वांग लोंग ने वहाँ पे दोनों लड़कियों के ऊपर अटैक करते हुए उनमें से एक लड़की को तो वहाँ पे बेहोश भी कर दिया था। लेकिन तब तक निंग टियान भी दोबारा वहाँ पे होश पे आ चुका था, जिसने होश में आते ही गुस्से से वहाँ पे अपनी सारी पावर उस लड़की जिसका नाम मिस वी था उसके अंदर ट्रांसफर कर दी थी। जो देखते युवा वहाँ पे समझ चुका था कि अब तो हम मिलकर भी इस लड़की का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वांग लोंग और युवा दोनों ही वहाँ पे अपने फ्रीजिंग टेक्निक को रेडी करने लगे थे। और ऐसा करते हुए ज़ाओ वहाँ पे उनकी हिफाजत कर रहे थे, जबकि हम देखते हैं कि मिस वी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए ज़ाओ को पार करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करना चाह रहे थे। लेकिन मिस ज़ाओ यहाँ पे बहुत ही बहादुरी से उसका सामना कर रहे थे। मिस वी जैसे वहाँ पे ज़ाओ के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इसी बीच वांग लोंग और युवा की फ्रीजिंग टेक्निक पूरी हो चुकी थी, जिसका यूज करते हुए युवा ने वहाँ पे एक बार फिर से निंग टियान के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से नॉकआउट कर दिया था। और अब क्योंकि निंग टियान बेहोश हो चुका था तो इसलिए मिस वी की सारी पास भी खत्म हो गई थी, इसलिए मिस ज़ाओ ने उसके ऊपर हमला करते हुए उसे भी वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था, जिसके साथ ही युवा की टीम ये फाइट जीत चुकी थी। जो देखकर टीचर ज़ाओ को अपनी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा था। लेकिन इस जीत के साथ ही निंग टियान और उसकी टीम वहाँ पे युवा की टीम की अब दुश्मन बन चुकी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ युवा की टीम को हम टीचर ज़ाओ के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सोल पावर्स को शेयर करते हुए अपने पास को रिकवर करने लगे थे, क्योंकि कुछ समय में ही उनका सेकंड राउंड भी स्टार्ट होने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे घंटों की मेहनत के बावजूद भी वो अपनी फ्रीजन फ्लोर टेक्निक को दोबारा से रिकवर नहीं कर पा रहे थे। और जब वो दोनों इस बारे में टीचर ज़ाओ को बताते हैं तो टीचर ज़ाओ उन्हें बताती है कि तुम दोनों अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए जब तुम एक बार अपनी फ्रीजन टेक्निक का यूज करते हो तो इसे दोबारा रिकवर करने के लिए तुम लोगों को 7 दिन का समय लगेगा। लेकिन जैसे जैसे तुम लोग इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए इसके पार को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसका ये समय भी घटता चले जाएगा। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज उस कंपटीशन का सेकंड राउंड होने वाला था। और इस कंपटीशन को देखने के लिए आज इनर शेक एकेडमी के मास्टर वन भी आए हुए थे। और आज यहाँ पे युवा की टीम का सामना होने वाला था जीहोंग की टीम के साथ, जो कि देखने से ही काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और जब दोनों ही टीम्स के दरमियान में फाइट स्टार्ट होती है तो हमें पता भी चल जाता है कि जीहोंग की टीम वाकई काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जीहोंग की टीम ने जीतने की स्ट्रेटेजी पहले ही बना ली थी। वो तीनों अलग अलग होकर युवा की टीम के ऊपर हमले कर रहे थे। जहाँ जीहोंग वांग लोंग को संभाल रहा था तो उसके दोनों साथी वहाँ पे युवा और ज़ाओ को संभाल रहे थे। और इस तरह अलग अलग उनके साथ फाइट करने में युवा की टीम को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इवन युवा वहाँ पे जीहोंग के ऊपर अपनी सोल शॉकिंग टेक्निक का यूज करते हुए अटैक करने की भी कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जीहोंग इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने बहुत ही इजीली युवा के हमले से खुद को बचा लिया था। और ये बात वहाँ पे युवा की टीम को और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। इसी तरह हमें वहाँ पे उन दोनों ही टीम्स के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि वांग लोंग ने अचानक ही जीहोंग के दोनों साथियों के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे नॉकआउट कर दिया था। जो देखकर तो युवा वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो लगातार वहाँ पे अपनी एलिफेंट मास्टर सोल का यूज करते हुए उन सभी के ऊपर हमले करने लगा था। इवन हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे अपने साथियों को बचाने के चक्कर में खुद जीहोंग के पॉइंट पे आ गया था। और जैसे जीहोंग का वो अटैक आकर युवा को लगता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन जब उस ब्लास्ट की स्मोक खत्म होती है तो हम मास्टर फेंग यू को देखते हैं, जिन्होंने बीच में आते हुए वहाँ पे युवा की जान बचा ली थी। लेकिन इस वजह से युवा को इस फाइट से डिस्क्वालीफाइड भी कर दिया गया था, जो कि युवा के लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि अगर जीहोंग का वो अटैक युवा को लग जाता तो युवा अगले कुछ महीनों तक उठ भी नहीं पाता। जो देखकर वांग लोंग और ज़ाओ दोनों वहाँ पे ठान लेते हैं कि वो युवा के लिए इस मैच को जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि युवा उन दोनों को बचाने के चक्कर में ही इस मैच से डिस्क्वालीफाइड हो गया था। हालांकि उन दोनों को वहाँ पे जीहोंग के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों थे कि हार ही नहीं मान रहे थे। इवन युवा वहाँ पे उन दोनों को अपनी लिमिट्स को पुश करने से रोक भी रहा था, लेकिन उन दोनों ने तो आज ठान ली थी कि वो ये फाइट जीत के रहेंगे। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लोंग ने वहाँ पे अपनी दोनों फ्लोर रिंग्स को आपस में मर्ज करते हुए वहाँ पे एक ऐसी खतरनाक टेक्निक क्रिएट कर ली थी, जिसकी वजह से वांग लोंग के विंग्स भी गोल्डन हो गए थे। और अपने उन्हीं गोल्डन विंग्स की मदद से वांग लोंग ने वहाँ पे जीहोंग के ऊपर एक इतना ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था कि बेचारे जीहोंग की तो हवा ही वहाँ पे टाइट हो गई थी। और अगर ये अटैक जीहोंग को लग जाता तो हो सकता है जीहोंग कोमा में भी चला जाता। इसलिए मास्टर ने एक बार फिर से बीच में इंटरफेयर करते हुए जीहोंग की जान बचा ली थी। लेकिन इसके साथ ही युवा की टीम ये फाइट जीत चुकी थी। जो देखकर तो मास्टर ज़ोन वहाँ पे इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि उन्होंने वहाँ पे वांग लोंग और ज़ाओ दोनों को ही अपने सोल प्रोटेक्टिव डिपार्टमेंट में लेने का भी डिसाइड कर लिया था, जबकि वो युवा को अपने सोल प्रोटेक्टिव डिपार्टमेंट में नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनकी नजरों में युवा एक बहुत ही कमजोर डिसेबल था। पर हम देखते हैं कि मास्टर फेंग बीच में आते हुए टीचर ज़ाओ से कहते हैं कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो युवा को मैं अपने सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में लेना चाहता हूँ, जिसके लिए हम देखते हैं कि टीचर ज़ाओ भी खुशी खुशी मान गई थी। और साथ साथ टीचर ज़ाओ वहाँ पे ये भी कह रही थी कि सिर्फ 3 साल के अंदर मैं ये साबित कर दूंगी कि मास्टर ज़ुआन ने युहाओ को अपने सोल प्रोटेक्टिव डिपार्टमेंट में ना लेकर कितनी बड़ी गलती की है। वहीं इस फाइट में मिस ज़ाओ ने अपनी इतनी ज्यादा पावर का यूज कर लिया था कि वह पूरी तरह से एग्जॉस्ट होते हुए बेहोश हो चुकी थी। और टीचर ज़ाओ के मुताबिक उसे अगले 24 घंटे तक आराम की जरूरत थी, इसलिए वांग लोंग और युहाओ अकेले ही अगला राउंड लड़ने का फैसला करते हैं। उसके बाद हमें क्वार्टर फाइनल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग लोंग और युहाओ की टीम का सामना एक बहुत ही खतरनाक टीम के साथ होता है, जो कि शेक एकेडमी की टॉप 3 टीम्स में से एक थी। और हम देखते हैं कि इन दोनों ने मिलकर अकेले वहाँ पे उस टीम को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि टॉप 4 टीम्स को चुन लिया गया था। लेकिन अब इन चारों टीम्स के दरमियान फाइट होने वाली थी, जो देखने के लिए तो आउटर शेक एकेडमी की खुद टीम भी आए हुए थे। और इस बार भी सबसे पहली फाइट युहाओ की टीम की ही थी, जहाँ उनका सामना ज़ाओ सीचेन की टीम के साथ होने वाला था। और बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग इस फाइट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये सेमीफाइनल राउंड था। लेकिन जैसे ही दोनों टीम्स के दरमियान फाइट स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं युहाओ और वांग लोंग दोनों ने ही अपनी थर्ड टेक्निक का यूज करते हुए ज़ाओ सीचेन की टीम के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। और उन दोनों के से हमले में ही ज़ाओ सीचेन की टीम ढेर हो गई थी,
जिसके साथ ही हम देखते हैं कि युवा की टीम अब फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई कर गई थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ डाइहुआ नाम की एक डिसेबल की टीम भी जीत चुके थे और उनकी फाइनल फाइट अब युवा के साथ ही होने वाली थी। डाइहुआ का नाम सुनते ही हम देखते हैं कि युवा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वांग डोंग के पूछने पर युवा उसे बताता है कि डाइहुआ कोई और नहीं बल्कि मेरा सुतेला भाई ही है, जो कि एक बहुत ही घटिया और कमीना किस्म का इंसान है। और ये कहते हुए युवा एक बार फिर से अपने पास्ट में चला गया था, जहाँ वो अपनी मोम के साथ ड्यूक मेंशन के एक सर्वेंट क्वार्टर में रहा करता था। और एक दिन डाइहुआ को युवा की किसी बात के ऊपर गुस्सा आ गया था, इसलिए डाइहुआ ने अपने सोल्जर्स को युवा को मारने के लिए भेज दिया था। लेकिन क्योंकि युवा उस वक्त बहुत ही ज्यादा छोटा था, इसलिए युवा की मोम ने उसकी सजा अपने ऊपर ले ली थी और यही सजा उनकी मौत की सबब भी बनी थी। ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि युवा काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था और युवा के गुस्से की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा मौसम अचानक ही चेंज होने लगा था, जिसके साथ युवा को अपने कानों में किसी ओल्ड मैन की आवाज सुनाई देती है। और जब युवा ये बात वांग डोंग को बताता है तो वांग डोंग उसे ये सब वहम बताकर उसे वहाँ से चलने के लिए कहने लगा था और साथ साथ वो वहाँ पे युवा को तसल्ली देते हुए भी कह रहा था कि मैं डाइहुआ से बदला लेने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन मार्शल अरीना का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों ही टीम्स आमने सामने आ चुके थे और अब तो जाओ भी ठीक होकर वापस आ चुके थे। और आज इस फाइनल फाइट को देखने के लिए हेडमास्टर के साथ साथ वाइस हेडमास्टर भी आए हुए थे, जो कि सोल गाइडेंस ब्रांच से बिलोंग करते थे और वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ युवा के लिए आए थे, क्योंकि मास्टर फेंग जू ने उनके सामने युवा की काफी ज्यादा तारीफें की थी। वहीं दूसरी तरफ बैटल अरीना में फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ दोनों ही टीम्स बहुत ही गुस्से से एक दूसरे के ऊपर हमले कर रही थी और सबसे खतरनाक फाइट चल रही थी डाइहुआ और वांग डोंग के बीच में, जहाँ जाओ अपनी डाजी फ्लूट का यूज करते हुए अपने ओपोनेंट्स की पावर को कम करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि डाइहुआ की टीम में एक चू जिंग नाम की भी एक लड़की थी, जिसके पास एक फुक्स की स्पिरिट बेस थी, मीन वो किसी को भी अपनी चार्मिंग सोल टेक्निक में ट्रैप कर सकती थी। इसलिए हम देखते हैं कि चू जिंग ने वहाँ पे बहुत ही आसानी से जाओ की डासिंग फ्लूट टेक्निक को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वांग डोंग को डाइहुआ के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कैट गर्ल को जाओ संभाल रही थी, तो चू जिंग को संभालने के लिए यू हाओ ने अपनी सोल शॉकिंग टेक्निक का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से चू जिंग वहाँ पे बेहोशी की हालत में जा चुके थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि वांग डोंग और यू हाओ ने अपने फ्रीजिंग टेक्निक का यूज करते हुए एक दूसरे की पावर को और ज्यादा बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से तो वांग डोंग डाइहुआ के ऊपर फाइट में भारी पड़ने लगा था, जो देखकर को डाइहुआ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से लड़के के साथ क्या हो गया, जो ये यहाँ पे इस तरह से क्लोज रेंज में भी मुझ पे भारी पड़ रहा है, जबकि क्लोज रेंज में तो मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और इसी बीच हम देखते हैं कि मुख्य का फायदा उठाकर यू हाओ और वांग डोंग दोनों ने ही मिलकर चू जिंग के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि चू जिंग को बचाने के लिए उसका मास्टर उसके सामने आके खड़ा हो गया था, पर इसके साथ ही चू जिंग इस फाइट से डिस्क्वालीफाइड हो गई थी, जो कि यू हाओ की टीम के लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी। जो देखकर तो अब डाइहुआ को वहाँ पे ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि उसने वहाँ पे अपनी थर्ड सोल रिंग की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब डाइहुआ वहाँ पे एक बार फिर से यू हाओ की टीम को बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उनके ऊपर भारी पड़ रहा था। इवन डाइहुआ ने यू हाओ की टीम का सामना करने के लिए कैट गर्ल के साथ अपनी फ्रीजिंग टेक्निक का भी यूज कर लिया था, जो कि देखने से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रही थी। इवन टीचर जाओ भी ये देखकर थोड़ा परेशान हो चुकी थी, जो देखकर तो यू हाओ और वांग डोंग ने भी अपनी फ्रीजिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। और हम देखते हैं दोनों ही टीम्स ने अपने अपने फाइनल अटैक्स एक दूसरे के ऊपर कर दिए थे, जो कि इतने ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे थे कि अगर वो दोनों ही टीम्स वैसे किसी को भी हिट हो जाते तो उनका मरना तय था। इसलिए हम देखते हैं कि हेडमास्टर युआन ने बीच में आते हुए उन दोनों ही हमलों को रोक दिया था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मास्टर युआन कितने ज्यादा ताकतवर थे। और बैटल अरीना के अंदर मास्टर युआन ने ये कहते हुए कि यू हाओ की टीम का अटैक ज्यादा पावरफुल था, उन्हें फ्रेशमैन कंपटीशन का विनर घोषित कर दिया था। जबकि हम देखते हैं कि डाइहुआ की टीम को तो अपनी हार भी नहीं हो रही थी, लेकिन उनसे अलग यू हाओ की टीम तो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। और सबसे ज्यादा खुश तो यू हाओ दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज उसने एक तरह से डाइहुआ से अपना बदला ले लिया था। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यू हाओ की टीम मिस्टर बीबी और टंगिया के साथ अपनी आज की जीत की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे। और उसी के साथ साथ वांग डोंग और जाओ दोनों ने ही टेंसेट को भी ज्वाइन कर लिया था। और वहाँ पे सभी को हैरान करते हुए यू हाओ ने सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने की भी बात कर दी थी, जो कि सभी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी, क्योंकि ये बात किसी ने भी नहीं सोची थी कि यू हाओ सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को चूज करेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन अकेडमी के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्रेशमैन कंपटीशन को जीतने वाली टीम्स की रिवार्ड सेरेमनी चल रही थी और टॉप 3 में आने वाली टीम्स को इक्वली प्राइजेस दिए जाने वाले थे, जो कि एक सोल रिंग होने वाली थी। और इसी सेरेमनी में हम देखते हैं कि मास्टर युआन ने अपनी आउटर शेयर अकेडमी के टॉप 10 कोर डिसेबल्स को भी चुन लिया था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि इन टॉप 10 डिसेबल्स में यू हाओ का नाम ही नहीं था, जो देखा तो यू हाओ को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। और ये बात टीचर जाओ को भी काफी ज्यादा बुरी लग रही थी, क्योंकि यू हाओ के बगैर वांग डोंग और जाओ अकेले कभी भी इस कंपटीशन को नहीं जीत सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी मास्टर युआन ने यू हाओ का नाम कोर डिसेबल्स की लिस्ट में नहीं लिया था, मतलब कि यू हाओ मास्टर युआन की नजरों में कुछ भी नहीं था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, मास्टर युआन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्योंकि यू हाओ की टीम फर्स्ट पोजीशन पे आई थी तो उन्हें एक एक्स्ट्रा रिवार्ड के तौर पर मास्टर युआन की तरफ से एक सोल बॉन्ड भी मिलती है, जिसे देखकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। ये सोल बॉन्ड वांग डोंग और जाओ दोनों ही यू हाओ को देना चाहते थे, क्योंकि वो एक अटैकिंग सोल बॉन्ड थी, तो यू हाओ ने वांग डोंग के साथ मिलकर वो सोल बॉन्ड जाओ को दे दी थी। इवन हम देखते हैं कि टीचर जाओ ने भी वहाँ पे यू हाओ की टीम से खुश होते हुए उन्हें अपनी तरफ से भी एक सोल बॉन्ड दे दी थी। और ये सोल बॉन्ड तो वांग डोंग और जाओ ने जबरदस्ती यू हाओ को ही थमा दी थी। और ऊपर से टैनमिंग भी यू हाओ को वो सोल बॉन्ड रखने के लिए कहता है, जो देखकर तो अब यू हाओ भी उसे रखने के लिए मान गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जाओ यू हाओ को लेकर सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट की तरफ निकल गई थी, जहाँ रास्ते में वो यू हाओ को बताती है कि सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट ने तुम्हें अपने कोर डिसेबल के तौर पर चूज कर लिया है। ये सुनकर तो यू हाओ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि यू हाओ खुद भी तो यही चाहता था। उसके बाद हमें सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज एक बार फिर से केटाओ की मदद से यू हाओ का टेस्ट लिया जाने वाला था। और अब क्योंकि यू हाओ की स्पिरिट आई की रेंज भी पहले से काफी गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो इस बार केटाओ ने यू हाओ की मदद से बहुत ही इजीली उस टेस्ट को पास कर लिया था, जो देखकर तो मास्टर फेंग यू ने खुश होते हुए उसे अपना सेकंड डिसेबल बनाने की भी बात कर दी थी। और टीचर जाओ के कहने पर हम देखते हैं कि यू हाओ भी इसके लिए मान गया था, जिसके साथ ही यू हाओ सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का कोर डिसेबल भी बन चुका था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी नए आने वाले फ्रेशमैन
डिसेबल्स भी प्रमोट होते हुए क्लास 1 में आ चुके थे और क्लास 1 की टीचर को भी चेंज करते हुए टीचर जाओ को भी बना दिया गया था, जो कि युवाओं के लिए एक अच्छी खबर थी। और जैसा कि टीचर जाओ का रूल था, वो अपनी क्लास के पहले ही दिन अपनी क्लास के नए लीडर को चुना करती थी। तो आज वो अपनी नई क्लास में भी बिल्कुल ऐसे ही करने वाली थी। टीचर जाओ अपनी क्लास के लीडर्स के लिए 3 नाम सजेस्ट करती हैं, पहला वांग डोंग, दूसरा यू हाओ और तीसरा डाई हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि यू हाओ का नाम सुनकर तो पूरी क्लास ही उसके खिलाफ हो गई थी और वांग फू नाम की एक लड़की ने तो उसे वहाँ पे अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज भी कर दिया था, क्योंकि वांग फू और पूरी क्लास के मुताबिक यू हाओ उनका लीडर बनने के लायक ही नहीं था। अपने खिलाफ हो रही ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि यू हाओ ने भी खुद को साबित करने के लिए उस लड़की वांग फू के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद हमें मार्शल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और मिस वांग फू वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली लगातार युवाओं के ऊपर हमले किए जा रहे थे, जिनसे युवा अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का यूज करते हुए खुद को लगातार वहाँ पे उस हमलों से बचा रहा था। जो देखकर तो वांग फू ने वहाँ पे गुस्से से अपनी सोल्डिंग की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी फाइट से युवाओं के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे, जिनसे बचते हुए अब धीरे धीरे युवाओं की हालत वहाँ पे खराब होने लगी थी। और जैसे वांग फू वहाँ पे युवाओं के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, तो अचानक ही हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा मौसम चेंज होने लगा था। इवन युवाओं की आंखों का कलर भी चेंज होते हुए ब्लैक हो गया था और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लैक स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगी थी। जो देखा तो वहाँ पे किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आप ये सब हो क्या रहा है। जब ये टीचर जाओ तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो एंशिएंट गॉड की पावर लग रही है, क्या ये वाकई इतनी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल पावर युवाओं की बॉडी से ही निकल रही है। और ये सब देखते हुए बेचारी वांग फू तो इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो तो वहाँ पे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। ऐसे भी युवाओं ने वहाँ पे अपनी सोल शॉकिंग टेक्निक का यूज करते हुए अपनी सिर्फ मामूली सी पावर का यूज करके ही वांग फू को वहाँ पे हरा दिया था। इवन युवाओं की इस मामूली सी पावर की वजह से ही वांग फू के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था और वो वहीं पे गिरते हुए बेहोश हो गई थी। और वांग फू के नॉकआउट होते ही हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा मौसम दोबारा से ठीक हो गया था। और जब युवा इस बारे में टियानमिंग से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है, तो टियानमिंग युवा को बताता है कि नहीं, ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि ये सब तो तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद एक एंशिएंट गॉड की कॉन्शियसनेस ने किया था। और इससे आगे टियानमिंग वहाँ पे युवा को कुछ बता पाता, उससे पहले ही हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे अपनी कमजोरी के चलते वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युवा अभी तक भी बेहोश था, क्योंकि वो अपने सोल सीरियल में पहुंचा हुआ था, जहाँ उसके सामने उसी एंशिएंट गॉड की सोल मौजूद थी। और युवा को ये पूछने पर कि तुम कौन हो, वो सोल वहाँ पे युवा को बताती है कि जिस दिन ये कीड़ा तुम्हारी बॉडी के साथ मच हो रहा था, उस दिन मेरी जान भी खतरे में थी, इसलिए उस दिन मैंने भी अपनी बॉडी को त्याग कर अपनी सोल को तुम्हारी बॉडी के साथ मच कर लिया था, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी बॉडी सिर्फ एक ऐसी चीज थी जिसके अंदर मैं आराम से रह सकता था। मैंने तुम्हारे दिल में जानकर अच्छी तरह से देखा है कि तुम कितने ज्यादा दुखी हो और अब तक कितने सारे दुखों को झेलते हुए आ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि कभी मैं भी तुम्हारे जैसे ही हुआ करता था, पर मुझे अपने पास का कुछ भी याद नहीं है। और आज जब मैंने तुम्हें मुसीबत में देखा तो मैं तुम्हारी मदद करने से खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए आज मुझे तुम्हारे सामने आना ही पड़ा। उस सोल की सारी बातें सुनकर युवा को इतना तो पता चल चुका था कि ये सोल उसके लिए खतरा नहीं है, और वैसे भी युवा अभी उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि युवा इस सब के बारे में बाद में सोचने का डिसाइड करता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि युवा दोबारा वहाँ पे होश में आ गया था, जहाँ उसके सामने वांग डोंग भी खड़ा हुआ था। और क्योंकि वो दोनों ही क्लास के लिए लेट हो चुके थे, तो वांग डोंग जल्दी से युवा को हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी क्लास की तरफ ले जाने लगा था। और आज क्लास में टीचर जाओ ने वांग डोंग को लीडर जबकि युवा को वाइस लीडर बना दिया था। और जब डाई हुआ और उसके साथी इस फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, तो टीचर जाओ ने उन्हें अपनी क्लास से एक्सपेल कर दिया था। और इस वजह से हम देखते हैं कि टीचर जाओ और मास्टर युआन के बीच में बहस भी हो गई थी। और मास्टर युआन ने टीचर जाओ को धमकी देते हुए ये भी कह दिया था कि अगर तुम्हारी क्लास से 5 डिसेबल्स इनर शेल्क एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर पाए तो तुम्हें मैं शेल्क एकेडमी से एक्सपेल कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि टीचर जाओ के ऊपर इस सबका ज्यादा असर नहीं होता और वो बहुत ही एटीट्यूड से वहां से चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम युवा को सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के अंदर देखते हैं, जहाँ आज मास्टर फेंग यू खुद उसे सोल गाइडेंस वेपन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। और यहाँ बातों में युवा को ये भी पता चलता है कि मास्टर फेंग यू लेवल 8 की सोल गाइडेंस मास्टर है और वो कितने ज्यादा ताकतवर है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में टोटल 10 लेवल होते हैं और मास्टर फेंग यू ऑलरेडी लेवल 8 तक पहुंच चुके थे। उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर फेंग यू उसे वहाँ पे सोल गाइडेंस वेपन्स को यूज करने के बारे में सिखाने लगे थे। और मास्टर फेंग यू ने वहाँ पे यू हाओ को एक स्लीव कैनन नाम के एक सोल वेपन भी दे दिया था, जिसका इस्तेमाल वो शाम को अपने दोस्तों को भी करके दिखाता है। और हम देखते हैं कि उस स्लीव कैनन की पावर को देखकर उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसी तरह से मेहनत करते हुए युवा को पूरे 8 महीने गुजर चुके थे, जहाँ अब युवा उन सोल गाइडेंस के अंदर यूज होने वाले क्रिस्टल्स को भी बनाना सीख चुका था, जिसके साथ ही युवा एक लेवल 2 का सोल गाइडेंस मास्टर भी बन चुका था। और आज तक वो सोल गाइडेंस मास्टर की हिस्ट्री का सबसे छोटा मास्टर था, जिसने इतने कम समय में ही लेवल 2 को अचीव कर लिया था। इसलिए मास्टर फेंग यू के साथ साथ बाकी सभी भी युवा से काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे। इवन मास्टर फेंग यू को तो युवा को अपना डिसेबल बनाने पर भी फख्र महसूस हो रहा था। और इसी भी युवा ने अपने लेवल 20 को भी अचीव कर लिया था, जिसका मतलब था कि अब उसे एक और सोल रिंग की जरूरत थी। इसलिए मास्टर फेंग यू उसे इस वेकेशंस में जंगल में जाकर अपने लिए कोई सोल रिंग ढूंढने के लिए कहते हैं। इवन टीचर जाओ ने भी इस वेकेशंस में अपने सभी डिसेबल्स को ये टास्क भी दे दिया था कि जब भी तुम सभी लोग छुट्टियों से लौटकर वापस आओगे तो तुम्हें से हर एक डिसेबल के पास 2-2 सोल रिंग्स होनी चाहिए, वरना मैं उसे अपनी क्लास में नहीं बैठने दूंगी। और क्योंकि वेकेशंस के बाद वो सभी अलग अलग जाने वाले थे, इसलिए हम देखते हैं कि वांग डोंग काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो युवा के साथ रहकर उसकी सोल रिंग हासिल करने में उसकी मदद करना चाहता था। लेकिन टियानमिंग ने तो युवा को किसी की भी मदद लेने से मना कर दिया था, क्योंकि टियानमिंग युवा को किसी स्पेशल जगह पे ले जाने वाला था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युवा वांग डोंग को ट्रेन स्टेशन के ऊपर छोड़ने के लिए आया हुआ था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग डोंग काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। हालांकि युवा उसे वहाँ पे खुश करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वांग डोंग के वहाँ से रवाना होते ही युवा भी काफी ज्यादा उदास हो गया था। खैर उसके बाद युवा भी टियानमिंग के कहने पर एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ बढ़ गया था और उसका ये सफर काफी ज्यादा लंबा होने वाला था। और जैसे जैसे वो एक्सट्रीम नॉर्थ में आगे की तरफ बढ़ रहा था, उसे आगे बढ़ने में भी अब थोड़ी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि एक्सट्रीम नॉर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा डाउन था और अब क्योंकि युवा को वहाँ से आगे बढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि टियानमिंग ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए युवा को एक नए कपड़े दे दिए थे, जिनमें अब युवा
को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। और जब युवा एक्सट्रीम नोट के कोर एरिया में पहुंचता है तो वो वहाँ पे टैनमिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर हम लोग यहाँ पे कौन से सोल बीस्ट का शिकार करने वाले हैं, जिसपे टैनमिंग उसे जवाब देते हुए बताता है कि तुम एक्सट्रीम नोट के 3 ग्रेट किंग्स के बारे में तो जानते ही होगे, हम उनमें से सेकंड वाले बीस्ट किंग का शिकार करने वाले हैं। टैनमिंग की ये बात सुनते ही बेचारे युवा को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो गुस्से से टैनमिंग से कहने लगा था कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन टैनमिंग उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। और ये कहते हुए टैनमिंग युवा को लेकर एक सही जगह पे आके आता जहाँ पहले कभी वो रहा करता था। वो जगह एक इग्लू टाइप थी जिसके अंदर जाते युवा को थोड़ा सुकून मिलता है और उसके बाद युवा रात गुजारने के लिए वहीं पे बैठकर कल्टीवेट करने लगा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि टैनमिंग ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपनी खास टेक्निक का यूज करते हुए आइजेड एम्प्रेस को वहाँ पे बुला लिया था, जिसे टैनमिंग पसंद करता था। और टैनमिंग का युवा को यहाँ पे लाने के पीछे का एक मकसद ये भी था क्योंकि वो आइजेड एम्प्रेस से मिलना चाहता था। लेकिन आइजेड एम्प्रेस तो टैनमिंग को देखते ही उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, जिसने वहाँ पे युवा का रूप ले रखा था और वो लगातार वहाँ पे उसके ऊपर हमले भी करने लगी थी। हालांकि टैनमिंग उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो टैनमिंग की कोई भी बात नहीं सुन रही थी। और अचानक उसने वहाँ पे अपने आइस स्पाइस का यूज करते हुए टैनमिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करके उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टैनमिंग का गोल्डन ब्लड भी वहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगा था। लेकिन जैसे ही वो आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस बीस्ट टैनमिंग के खून को छूती है तो टैनमिंग के खून ने उसे वहाँ पे अपने अंदर जगड़ना शुरू कर दिया था, जो कि असल में टैनमिंग की एक चाल थी। क्योंकि हम देखते हैं कि टैनमिंग के खून ने वहाँ पे धीरे धीरे एक ककून का रूप लेते हुए उस आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस बीस्ट को अपने अंदर जगड़ना शुरू कर दिया था। और उसी के साथ साथ टैनमिंग उसे वहाँ पे समझाते हुए ये भी कह रहा था कि अगर तुम हमारे साथ हाथ मिला लेती हो तो हम दोनों मिलकर एक गॉड को क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हम दोनों ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए इमॉर्टल बन जाएंगे। जबकि अगर तुम यहाँ पे हमारा साथ नहीं देती तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी अगली हेवनली ट्रिब्यूलेशन से नहीं बच पाओगी। और ये कहते हुए टैनमिंग ने युवा को भी वहाँ पे बुला लिया था। लेकिन उस आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस बीस्ट को तो युवा में से कोई भी खास बात दिखाई नहीं दे रही थी, जिसके चलते वो आगे चलकर एक गॉड बन सकता था। लेकिन वो टैनमिंग के सामने एक शर्त रखते हुए कहती है कि अगर तुम्हारी ये साथी 10 मिनट तक मेरे टेस्ट में सर्वाइव कर लेता है तो मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। हालांकि टैनमिंग वहाँ पे आइस जेड एम्प्रेस को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि युवा ने बीच में आते हुए वहाँ पे टैनमिंग को चुप करवा दिया था और उसी के साथ वो वहाँ पे आइस जेड एम्प्रेस के टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया था। और युवा के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक आइस जेड एम्प्रेस ने वहाँ पे अपनी स्नो पावर का यूज करते हुए युवा को जगा लिया था और लगातार वहाँ पे अपनी आइस पावर का यूज करते हुए युवा के ऊपर हमले भी करने लगी थी, जिसकी वजह से हर गुजरते पल के साथ युवा की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। इवन हम देखते हैं कि उस घड़ियां भी पूरी तरह से टूट चुकी थी, जो देखकर बेचारे टैनमिंग को वहाँ पे युवा की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। और इसी तरह वहाँ पे आइस जेड एम्प्रेस के हमलों को सहते सहते वहाँ पे 10 मिनट पूरे हो चुके थे। लेकिन 10 मिनट पूरे होने के साथ ही युवा वहाँ पे पूरी तरह से बर्फ में फ्रीज हो चुका था। इवन अब तो उसके दिल ने भी वहाँ पे धड़कना बंद कर दिया था, जिसके साथ ही युवा एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका था जहाँ उसे अपने सामने अपनी माँ दिखाई दे रही थी, जो वहाँ पे युवा से कह रही थी मेरे बच्चे अभी तक तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ, अभी तुम्हें दुनिया में बहुत कुछ करना है, इसलिए तुम्हें दोबारा वापस जाना ही होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि युवा के दिल ने वहाँ पे एक बार फिर से धड़कना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते उसने वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए खुद को अनफ्रीज भी कर लिया था, जो देखकर आइस जेड एम्प्रेस भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। जबकि टैनमिंग तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि उनके यहाँ आने का मकसद जो पूरा हो चुका था। वहीं आइस जेड एम्प्रेस ने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे खुद को युवा के साथ जोड़ लिया था और अपनी सोल्डिंग भी युवा को दे दी थी, जिसके साथ ही आइस जेड एम्प्रेस जिसका नाम बिंग बिंग था वो भी टैनमिंग की तरह युवा के सोल सी में पहुंच चुकी थी। और उसी के साथ साथ युवाओं ने वहाँ पे टीचर जाओ की दी हुई सोल बून का यूज करके बैंग बैंग की बॉडी को अपने साथ मर्ज करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे वो सोल वहाँ पे उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो रही थी वैसे वैसे हम देखते हैं कि युवा की बॉडी के पीछे एक स्कॉर्पियन टेल भी आ गई थी। और जैसे ये फ्यूजन बनकर कंप्लीट होता है तो युवा उड़ता हुआ वहाँ पे आसमान में पहुंच चुका था, जहाँ पे पहले से ही काफी सारे स्कॉर्पियन बीस्ट आए हुए थे। और युवा को देखते ही वो सभी वहाँ पे युवा के सामने झुक गए थे। और जैसे युवा वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है तो हमें पता चलता है कि युवा की आंखों का कलर भी पूरी तरह से चेंज हो चुका था। और इस सब के अलावा युवा को वहाँ पे बैंग बैंग की सोलिंग ऑब्जर्व करने की वजह से 4 नई सोल टेक्निक्स भी मिल चुकी थी, जो कि सभी की सभी अटैकिंग टेक्निक्स थी। और ये सब पता चलते युवा वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और आज पहली बार युवा खुद को बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत महसूस कर रहा था। लेकिन अभी भी युवा को वहाँ पे एक और सोल रिंग की जरूरत थी, क्योंकि टीचर जाओ ने उसे साफ साफ बोला था कि अगर तुम्हारे पास दो सोल रिंग्स नहीं हुई तो तुम्हें वापस अकेडमी में आने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए टैनमिंग के कहने पर युवा वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट के सामने आ गया था। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद शेक अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और वांगडोंग बहुत ही एक्साइटेड होते हुए वापस भी आ चुका था। लेकिन वापस आने पे उसे पता चलता है कि युवा तो अभी तक भी वापस नहीं लौटा। इवन वहाँ पे टीचर जाओ के साथ साथ किसी को भी युवा के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ गया और किस हाल में होगा। और ये बात वांगडोंग को वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। इसी तरह वांगडोंग वहाँ पे पूरा दिन युवा के बारे में पता लगाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसे युवा के बारे में कोई एक क्लू भी नहीं मिला था कि वो कहाँ गया और किस हाल में है। जो देखकर तो वांगडोंग वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास हो गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने युवा को खो दिया। और इसी तरह उदासी के मारे वो वहाँ पे अपने रूम में बैठे बैठे ही सो गया था। जबकि अगले दिन सुबह युवा वहाँ पे वापस लौट चुका था और अपने रूम में आते ही वो जल्दी जल्दी वहाँ पे अपनी क्लास की तैयारी करने लगा था, क्योंकि युवा ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि वांगडोंग तो उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटते हुए उसे बुरा भला कहने लगा था और साथ साथ वो खुद ही वहाँ पे रो पड़ा था, जो देखकर युवा को पता चल गया था कि वांगडोंग को उसकी कितनी ज्यादा फिक्र है। इवन टीचर जाओ का भी कुछ सेम ही रिएक्शन था। वो भी युवा को बहुत ही बुरी तरह से डांटते हुए उससे पूछता है कि एक्सप्लेन करो कि तुम अकेले सोल हंटिंग के लिए क्यों गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि युवा उन्हें वहाँ पे साफ साफ झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरी माँ से सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसके चलते मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए मैं किसी को भी बिना बताए एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ चला गया था, जहाँ आगे बढ़ते बढ़ते मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि एक समय में आकर मैं वहीं पे गिरकर बेहोश हो चुका था। लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे अपनी बॉडी के अंदर एक नई पावर महसूस हो रही थी और मेरे सामने वहाँ
पे स्कॉर्पियन बीस्ट भी मरा हुआ पड़ा था, जिसके बाद ऑब्जर्व करते हुए मुझे मेरी दूसरी सोल रिंग भी मिल गई। युवाओं की ये सारी कहानी सुनकर वहाँ पे सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। और आपको याद ही होगा, युवाओं का सामना एक व्हाइट टाइगर बीस्ट के साथ हुआ था, लेकिन असल में एक सिल्क वार्म था जिसके पास इल्यूजनरी स्किल थी, और उसे मारने के बाद वो स्किल वहाँ पे युवाओं के पास भी आ गई थी, जिसका यूज करते हुए युवाओं किसी भी तरह का इल्यूजन पैदा कर सकता था। और उस इल्यूजन का यूज करते हुए युवाओं ने वहाँ पे अपनी स्कॉर्पियन बीस्ट वाली झूठी मास्टर सोल भी दिखा दी थी, जो कि 1000 साल पुरानी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब सभी को युवाओं की झूठी कहानी पर यकीन भी आने लगा था। उसके बाद वो सभी वहाँ से खाना खाने के लिए चले गए थे, जहाँ पे उनकी मुलाकात टेंजिया और मिस्टर बीबी के साथ भी होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि युवाओं की टीम का सामना भी वहाँ पे डाइवो टीम के साथ हो चुका था, और यहाँ पे हम ये साफ साफ महसूस कर पा रहे थे कि डाइवो पहले से कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन ताओ ने बीच में आते हुए उन दोनों को ही वहाँ पे रोक दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डाइवो वहाँ पे युवा की पास को चेक करने के लिए उसे वहाँ पे चलने करते हुए कहता है कि रूल्स के मुताबिक अभी तक तो तुम्हें अकेडमी से एक्सपेल हो जाना चाहिए था, क्योंकि तुमने ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड नहीं किया था। इसलिए या तो तुम मेरे साथ फाइट करने के चैलेंज को एक्सेप्ट करो, या फिर चुपचाप अकेडमी से दफा हो जाओ। और हाँ, अगर हम लोग ये फाइट जीत जाते हैं तो तुम्हें फ्रेशमैन कंपटीशन में जीती हुई वो सोल बोन भी हमारे हवाले करनी होगी। और इसी बीच वहाँ पे टीचर जाओ की भी एंट्री हो चुकी थी, जिसने डाइवो की सारी बातें सुन ली थी। इसलिए टीचर जाओ वहाँ पे डाइवो की टीम को युवाओं की टीम से माफी मांगने के लिए कहती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डाइवो की टीम ने तो ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया था, जो देखकर टीचर जाओ ने वहाँ पे युवाओं की टीम की तरफ से उन्हें चैलेंज कर दिया था कि जो भी ये फाइट हार गए उसे दूसरी टीम से जोकर माफी मांगनी होगी, जिसके लिए दोनों ही टीम्स वहाँ पे मान गई थी। जिसके बाद टीचर जाओ अपने सभी डिसेबल्स को लेकर अपने क्लास में पहुंच चुकी थी, जहाँ पे क्लास 2 की टीचर अपने 2 डिसेबल्स के साथ आते हुए युवाओं को वहाँ पे अकेडमी से एक्सपेल करने की बातें करने लगी थी। इवन उन दोनों डिसेबल्स ने वहाँ पे युवाओं को पकड़ भी लिया था, जबकि वहीं दूसरी तरफ सोल गाइडेंस ब्रांच के वाइस डीन मास्टर युवान से मिलने के लिए आए हुए थे, जहाँ वो युवाओं को ऑफिशियली अपने सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनाना चाहते थे, जिसके लिए पहले तो मास्टर युवान नहीं मानते, लेकिन जब वाइस डीन मास्टर युवान के ऊपर किए हुए फेवर्स को गिनाते हैं तो मजबूरन मास्टर युवान को भी वहाँ पे वाइस डीन की बात माननी पड़ी थी। और इस वजह से वहाँ पे क्लास 1 में एंट्री होती है मास्टर फेंग यू और के टाओ की, जिन्होंने वहाँ पे युवाओं को आजाद करवाते हुए उसके शोल्डर के ऊपर अपने सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का बैच लगा दिया था। और ये बात वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं थी। इवन बेचारी क्लास 2 की टीचर का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम वाइस डीन को देखते हैं, जो कि युवाओं को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, और होते भी क्यों ना, क्योंकि युवाओं ने सिर्फ 8 महीने के अंदर जो कारनामा कर दिखाया था उसके लिए वाइस डीन युवाओं को पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक अलग ही मार्शल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बीस्ट कंपटीशन होने वाला था। और हमेशा की तरह इस बार भी सबसे पहली बार युवाओं की ही आती है, जहाँ जैसे युवाओं मार्शल अरीना के अंदर आता है तो वहाँ पे खड़ा हुआ बीस्ट किंग युवाओं से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पे कितने साल पुराने बीस्ट के साथ फाइट करना चाहोगे। जिस पे हम देखते हैं कि युवाओं ने सीधा वहाँ पे 100 साल पुराने बीस्ट को चूज कर लिया था, जो कि एक आइस वुल्फ होने वाला था। और जैसे वो आइस वुल्फ वहाँ पे आजाद होता है तो वो वहाँ पे बहुत ही तेज से युवाओं के चारों तरफ घूमने लगा था, जो देखकर युवाओं ने भी अचानक कि वहाँ पे अपनी सोल रिंग्स को बाहर निकाल लिया था, जिनके बाहर आते ही वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि वो आइस वुल्फ बेचारा उड़ते हुए खुद बहुत ही पीछे जा गिरा था। और ये था वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका। इवन खुद डीन युआन भी युवाओं के पास 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग्स देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, और अब उन्हें कहीं न कहीं अपने फैसले पर पछतावा भी हो रहा था। और युवाओं की ऐसी खतरनाक पावर्स को देखकर सभी बीस्ट भी वहाँ पे आ चुके थे, जो कि असल में टियानमिंग का ही प्लान था। हालांकि युवाओं इससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, लेकिन युवाओं ने ये सब वहाँ पे सभी को डराने के लिए अपनी इल्यूजनरी टेक्निक को यूज करते हुए किया था, वो भी टियानमिंग के ही कहने पर। इवन युवाओं की ऐसी खतरनाक पावर्स को देखकर वो सभी बीस्ट वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुके थे कि उस कंपटीशन को भी वहाँ पे आगे पोस्टपोन करना पड़ा था, जिसकी वजह से वहाँ पे बैठे हुए सभी डिसेबल्स युवाओं के बारे में ही बातें करने लगे थे। और ये बात वहाँ पे बैठे हुए डाइवो को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर युआन युवाओं को लेकर अपने साथ चले गए थे, और इस बात की खबर वहाँ पे के टाओ ने मास्टर फेंग यू और वाइस डीन तक भी पहुंचा दी थी। वहीं दूसरी तरफ मास्टर युआन वहाँ पे युवाओं को लेकर बीसीटी में पहुंच गए थे, जहाँ पहुंचते बीस्ट किंग ने अचानक वहाँ पे उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि युवाओं ने वहाँ पे अपनी आइस स्कॉर्पियन बीस्ट की पावर का यूज करते हुए बहुत ही इजीली खुद को बचा लिया था। और असल में ये सब बीस्ट किंग सिर्फ उसे परखने के लिए कर रहे थे, पर हम देखते हैं कि युवाओं ने भी वहाँ पे अपने मास्टर्स को अपनी इल्यूजनरी टेक्निक के बारे में बता दिया था, जिसे सुनते ही उन दोनों ही मास्टर्स की आंखें भी वहाँ पे खुली की खुली रह गई थी। और अब मास्टर युआन को समझ आ रहा था कि आखिर वाइस डीन युवाओं को अपना डिसेबल बनाने के लिए इतना ज्यादा जोर क्यों लगा रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर युआन जल्दी से युवाओं को लेकर अपने ऑफिस में आ गए थे, और वहाँ पे वो युवाओं से माफी मांगते हुए उसे दोबारा अपने मास्टर्स और डिपार्टमेंट को भी ज्वाइन करने की ऑफर दे दी थी। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वाइस डीन भी वहाँ पे पहुंच चुके थे, और उन्होंने मास्टर युआन की सारी बातें भी सुन ली थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे मास्टर युआन के ऊपर गुस्सा भी करने लगे थे, और उन दोनों के बीच में युवाओं को लेकर आपस में बहस होने लगी थी, जो कि देखने में वहाँ पे थोड़ा फनी हो गया था। इवन हम देखते हैं कि टीचर साहब भी वहाँ पे युवाओं को अपना डिसेबल बनाने के लिए पहुंच चुकी थी, और इस बहस का नतीजा ये निकलता है कि कुछ दिनों बाद एक मीटिंग होगी, और उसमें ही डिसाइड किया जाएगा कि आगे युवाओं का क्या करना है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोबारा वही बीस्ट कंपटीशन चल रहा था, और डाइवो और युवाओं की टीम में शर्त भी लग चुकी थी कि जिस भी टीम के पॉइंट ज्यादा होंगे वो जीत जाएगी, और उन्हें दूसरी टीम से माफी मांगनी होगी। इवन हम देखते हैं कि वांग डोंग ने इस बीस्ट कंपटीशन में 1000 साल पुराने डीमन बियर बीस्ट को भी हरा दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांग डोंग को पूरे 110 पॉइंट्स मिलते हैं, और उसी के साथ वहाँ पे और भी काफी सारी फाइट्स होती हैं, जहाँ अब डाइवो की टीम के 210 पॉइंट्स हो चुके थे, तो युवाओं की टीम की अभी जस्ट 206 पॉइंट्स ही हुए थे, और अब तो युवाओं की टीम की सारी उम्मीदें युवाओं के ऊपर ही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि अगली फाइट के लिए डाइवो बीन आता है, जो कि वहाँ पे 1000 साल पुराने बीस्ट के साथ फाइट करने वाला था। उसका सामना एक विंड टाइगर बीस्ट के साथ होता है, जहाँ हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। पर हम देखते हैं कि डाइवो बीन ने वहाँ पे बहुत ही बेरहमी से उस विंड टाइगर बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे मार दिया था, जो देखकर बीस्ट किंग को वहाँ पे डाइवो बीन के ऊपर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन मास्टर युआन के होने की वजह से वो वहाँ पे डाइवो बीन को कुछ भी नहीं कह पाया था, और डाइवो बीन को इस फाइट के लिए पूरे 145 पॉइंट्स मिलते हैं, जो देखकर युवाओं की टीम वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि अब अगर युवाओं की टीम को इस कंपटीशन में जीतना था तो
उसके लिए युवाओं को पूरे 150 पॉइंट्स हासिल करने होंगे, जो कि अभी तक इस कंपटीशन में किसी को भी नहीं मिले थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि युवा भी अपनी फाइट के लिए मार्शल अरीना के अंदर आ गया था और युवा भी वहाँ पे अपने साथ फाइट करने के लिए 1000 साल पुरानी सोल बीस्ट को चूज करता है। पर इस बार हम देखते हैं कि बीस्ट किंग ने उसे अपनी इल्यूजनरी टेक्निक का यूज करने से मना कर दिया था और युवा का सामना इस कंपटीशन में एक फ्लेम टाइगर बीस्ट के साथ होता है, जो कि देखने में ही काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो टाइगर बीस्ट वहाँ पे युवा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो युवा ने ना सिर्फ वहाँ पे उसके हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ युवा ने वहाँ पे अपनी सेकंड सोर्डिंग की पावर का यूज करते हुए वहाँ पे उस फ्लेम टाइगर बीस्ट को बहुत ही आसानी से बर्फ में जमा दिया था। हालांकि अगर युवा यहाँ पे चाहता तो बहुत ही इजीली उस फ्लेम टाइगर बीस्ट को मार सकता था, लेकिन युवा ऐसा नहीं करता और उसने वहाँ पे उस टाइगर बीस्ट को छोड़ दिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि युवा ये फाइट भी जीत चुका था, जो कि वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि युवा ने तो अपने सिर्फ एक ही अटैक में उस फ्लेम टाइगर बीस्ट को हरा दिया था, जो कि वहाँ पे बैठे हुए किसी भी पर्सन ने नहीं सोचा था कि युवा आज मार्शल अरीना के अंदर ऐसा कुछ कमाल करेगा। और ऊपर से क्योंकि युवा ने इस फाइट में कोई भी गलती नहीं की थी, इस वजह से उसे पूरे 150 पॉइंट्स भी मिल चुके थे, जिसका मतलब था कि अब वो डाई हुआ बिन की टीम से भी आगे आ चुके थे और उनसे अपना चैलेंज भी जीत चुके थे। इसलिए वांग डोंग और जाओ जाओ दोनों तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मजबूरन डाई हुआ बिन को युवा के सामने झुकते हुए उसे माफी मांगनी पड़ी थी, जो कि डाई हुआ बिन के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युवा को लेकर सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट और मार्शल सोल डिपार्टमेंट के बीच में बहस चल रही थी। इवन हम देखते हैं कि ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि दोनों ही डिपार्टमेंट्स के लोग युवा को लेकर आपस में लड़ने तक को भी तैयार हो गए थे। दोनों ही डिपार्टमेंट्स के लोगों को इस तरह से आपस में लड़ते हुए देखकर उस मीटिंग के हेड कहते हैं कि अब जब तुम दोनों ही युवा को छोड़ने को तैयार नहीं हो तो क्यों ना हम युवा को दोनों ही डिपार्टमेंट्स को कोर डिसेबल बना दे, वो एक ही टाइम पे दोनों डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग लेगा। हालांकि आज तक शर्क एकेडमी की टीम ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन युवा की एबिलिटीज को अपने पीक तक पहुंचाने के लिए ये जरूरी भी था। इसलिए हम देखते हैं कि दोनों ही डिपार्टमेंट्स के लोग इसके लिए मान गए थे और ये बात युवा को भी पता चल चुकी थी और वो भी खुशी खुशी इसके लिए मान गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युवा का सामना अकेले 3 डिसेबल्स के साथ होता है। और इस फाइट में हम देखते हैं कि युवा ने अपने बनाए हुए हिडन वेपन्स, जो कि उसने टैंक सेट की हिडन वेपन्स और सोल गाइडेंस के वेपन्स को आपस में मर्ज करते हुए बनाया था, उसकी मदद से उसने वहाँ पे बहुत ही इजीली उन तीनों डिसेबल्स को हरा दिया था। और ये सब देखकर तो मुस्तफेंग वहाँ पे युवा से और भी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग डोंग युवा को लेकर एक टायर पवेलियन हाउस के अंदर आया हुआ था, क्योंकि आज यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑक्शन होने वाली थी। और इस टायर पवेलियन हाउस ने शर्क एकेडमी के साथ अपने तल्लुकात बेहतर बनाने के लिए उनके सभी डिसेबल्स को उनकी कल्टीवेशन लेवल के मुताबिक कुछ क्रेडिट्स भी दिए थे, जिसका यूज करते हुए वो फ्री में ही पवेलियन हाउस से काफी सारी चीजें खरीद सकते थे। और उस पवेलियन हाउस के अंदर जहाँ वांग डोंग को 1 मिलियन गोल्डन कॉइंस का कार्ड मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ क्योंकि युवा डबल डिसेबल था तो उसे एक वीआईपी कार्ड दिया गया था, जिसकी मदद से युवा किसी भी टायर को खरीद सकता था। जिसके साथ ही वो दोनों शॉपिंग करने के लिए पवेलियन हाउस के अंदर चले गए थे। और इसी तरह से वहाँ से आगे बढ़ते हुए उनकी नजर वहाँ पे एक ड्रैगन सोल बोन के ऊपर पड़ती है, जो कि वांग डोंग के लिए काफी ज्यादा सूटेबल थी, पर उसकी कीमत पूरी 9.5 मिलियन गोल्डन कॉइंस थी। इसलिए वांग डोंग उसे चाहकर भी नहीं खरीद सकता था, लेकिन युवा भी ये बात अच्छी तरह से समझ चुका था। इसलिए वांग डोंग के लिए वो उस सोल बोन को खरीद लेता है और इसके बदले में वांग डोंग भी वहाँ पे युवा के लिए एक टायर खरीदता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ इनर शर्क एकेडमी के अंदर मास्टर युवा ने जाओ डाओ को बता दिया था कि उस दिन तुम्हारी पास के ऊपर काबू पाने वाला कोई और नहीं बल्कि युवा ही था। ये सुनते ही जाओ डाओ खुश होते हुए जल्दी से वहाँ से युवा को मिलने के लिए चले गए थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ युवा और वांग डोंग भी अपनी शॉपिंग को पूरा करते हुए वापस अपनी शर्क एकेडमी की तरफ निकल चुके थे, जहाँ ट्रेन में एक असैसिन ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। जैसे वांग डोंग और युवा दोनों अपनी जान बचाते हुए किसी तरह से वहाँ से भाग निकले थे, लेकिन उनके पीछे से फेक ही नहीं बल्कि 6 असैसिन पड़े हुए थे, जो कि वहाँ पे उन दोनों को पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि युवा ने वहाँ पे मौके का फायदा उठाते हुए अपनी शर्क एकेडमी को एक सिग्नल भी भेज दिया था, ताकि शर्क एकेडमी से कोई उनकी मदद करने के लिए आ सके। ये सिग्नल शर्क एकेडमी के हर एक डिसेबल के पास होता है, जिसका इस्तेमाल वो लोग अपनी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में कर सकते हैं। और इसी बीच वो दोनों अपनी जान बचाकर भागते हुए अपनी शर्क एकेडमी के गेट तक भी पहुंच चुके थे। इसी बीच हम देखते हैं कि एक असैसिन ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से उन दोनों को खत्म करने के लिए वहाँ पे उनके ऊपर एरो से हमला भी कर दिया था। लेकिन तभी वहाँ पे जिनची की एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे अपनी शील्ड का यूज करते हुए युवा की जान बचा ली थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो असैसिन तो अभी भी वहाँ पे उनके साथ फाइट करने का सोच रहे थे। लेकिन इसी बीच वहाँ पे जाओ डाओ की एंट्री होती है, जिसे देखकर वो सभी असैसिन वहाँ पे अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश करने लगे थे। पर अब जाओ डाओ उन्हें वहाँ से इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी। इसलिए हम देखते हैं कि जाओ डाओ ने उन सभी असैसिन के पीछे जाते हुए एक एक करके उन सभी असैसिन को वहाँ पे खत्म करना शुरू कर दिया था। और देखते देखते वहाँ पे जाओ डाओ, मिस बेबी और मिस जियानिंग ने उन सभी असैसिन का खेल वहाँ पे खत्म कर दिया था। और मिस जाओ डाओ ने तो अकेले यहाँ पे 4 असैसिन को हराया था, जबकि दूसरे खड़े होकर शर्क एकेडमी के सभी मास्टर्स भी ये सब देख रहे थे। और उन्हें वहाँ पे उन असैसिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया हुआ था, और वो सभी वहाँ पे उस अटैक के पीछे किसका हाथ है ये पता लगाने के बारे में सोचने लगे थे। हालांकि वांग डोंग और युवा दोनों को ही ये सारा खम डाई हुआ बीन का ही लग रहा था, लेकिन वो लोग अभी के लिए इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि अभी उनके पास डाई हुआ बीन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें क्लास 1 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युवा और वांग डोंग के पहुंचने से पहले ही जाओ डाओ वहाँ पे पहुंची हुई थी और युवा को लेकर वो जल्दी से उड़ते हुए एक तरफ बढ़ गई थी। जाओ डाओ युवा को उड़ाते हुए वहाँ से काफी दूर ले आई थी और वहाँ पहुंचते हुए युवा से मदद मांगते हुए कहती है कि मेरे ऊपर इवल फायर फिनिश कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिसे ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन खुद को ठीक करने के लिए जो तरीका जाओ डाओ अपनाना चाहती थी वो युवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, जो देखकर जाओ डाओ वहाँ पे युवा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। लेकिन युवा ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से जाओ डाओ को वहाँ पे अपनी आइस पार की मदद से पूरा फ्रीज कर दिया था। और देखते देखते युवा वहाँ पे अपने तरीके से जाओ डाओ को ठीक करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि जाओ डाओ के ऊपर एक बार फिर से उसकी इवल फायर ने कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद वो दोबारा वहाँ पे युवा के ऊपर हमला करते हुए उसे अपने साथ पानी की गहराइयों में लेके चले गए थे। जबकि ये जगह तो युवा के लिए और भी ज्यादा अच्छी थी और देखते देखते युवा ने वहाँ पे पूरी तरह से
जाओ डाओ के इविल फायर को सप्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से पानी के एक बहुत बड़ा हिस्सा भी वहाँ पे बर्फ में जम चुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं, युवा भी वहाँ पे अपनी इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पे बेहोश हो चुका था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओ डाओ यूहो को हील करने की कोशिश कर रही थी। इवन उसने वहाँ पे यूहो को एक पिल भी खिला दी थी, जिसके चलते यूहो को भी वहाँ पे बेहोश आ चुका था। और जब यूहो की नजर वहाँ पे जाओ डाओ के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब इविल फायर पूरी तरह से उसके कंट्रोल में जो आ चुकी थी। जबकि वांग डोंग को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो जाओ डाओ की मदद करने के लिए यूहो से भी थोड़ा नाराज दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमें अगले दिन टीचर जाओ के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने सभी को डिसेबल्स को बता रही थी कि कल हमारी आउटर शेल्क एकेडमी में एक बहुत यूनिक किस्म का कंपटीशन होने वाला है, जिसमें जूनियर सीनियर्स के साथ कम्पीट करेंगे। हालांकि ये कंपटीशन युवा और बाकी सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था, लेकिन टीचर जाओ ने वहाँ पे उन सभी को टॉप 7 में आने के लिए बोल दिया था। जिसके बाद हमें कंपटीशन वाले दिन कई सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियान नाम के एक टीचर अनाउंस करते हुए कहते हैं कि आउटर शेल्क एकेडमी के टोटल 27 कोर डिसेबल्स हैं और आज तुम सभी कोर डिसेबल्स के बीच में ही कंपटीशन होने वाला है और इस कंपटीशन में सिर्फ टॉप 7 में ही आने वाले डिसेबल्स जीत पाएंगे। और ये कहते हुए टीचर जियान ने वहाँ पे इस कंपटीशन के स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट कर दी थी। और टीचर जियान कैसा कहती है, हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मैच यानी भूल भुलैया बन चुकी थी और यही इस कंपटीशन का सबसे बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि इस भूल भुलैया में कौन से डिसेबल का किस डिसेबल के साथ सामना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भूल भुलैया लगातार वहाँ पे बदल भी रही थी। इसलिए जब डाइहो बिन अपने एक साथी के साथ मिलकर यूहो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो यूहो वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस वाले शूज का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग गया था। इसी तरह भूल भुलैया में वहाँ पे और भी काफी सारे डिसेबल्स के आपस में फाइट चल रही थी, जहाँ पे कुछ डिसेबल्स तो आपस में हाथ मिलाते हुए मिलकर अकेले डिसेबल्स के ऊपर भी हमला कर रहे थे, क्योंकि इस भूल भुलैया के अंदर फाइट करने के कोई भी रूल्स नहीं थे। और इसी तरह देखते ही देखते 27 कोर डिसेबल्स में से 2 डिसेबल्स वहाँ पे नॉक डाउन हो चुके थे, यानी किसी और ने नहीं बल्कि के टाउन ने वहाँ पे जाओ जाओ की जान बचाने के लिए किया था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बीबी और मिस जान ने मिलकर वहाँ पे 2 और डिसेबल्स को नॉकआउट कर दिया था, जिसकी वजह से तो अब से 23 डिसेबल्स ही बच चुके थे। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि मास्टर सोल डिपार्टमेंट की 2 और कोर डिसेबल्स ने बहुत ही चालाकी से वहाँ पे मिस्टर बीबी और मिस जान के ऊपर हमला कर दिया था और वो उन्हें वहाँ पे बस नॉकआउट करने ही वाली थी कि तभी एंड समय पे जू शेंगची ने वहाँ पे आते हुए उन्हें बचा लिया था। लेकिन तभी भूल भुलैया ने वहाँ पे एक बार फिर से चेंज होते हुए उन सभी को दोबारा वहाँ पे अलग अलग कर दिया था, जो देखकर मिस्टर बीबी अपने सभी साथियों को उस भूल भुलैया के अंदर की तरफ बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था वो भूल भुलैया भी वहाँ पे छोटी होती जा रही थी। इसी बीच में वहाँ पे वांग डोंग को भी दिखाया जाता है, जिसने अकेले वहाँ पे एक डिसेबल के साथ फाइट करते हुए उसे वहाँ पे हरा दिया था। और अब बारी थी एक बार फिर से भूल भुलैया के छोटे होने की, लेकिन उससे पहले युवा वहाँ पे एंट्री मारते हुए वांग डोंग को अपने साथ ले गया था। और इस तरह अब वो दोनों वहाँ पे एक साथ आ गए थे, जिसकी वजह से तो अब वो दोनों मिलकर वहाँ पे अपने सीनियर डिसेबल्स के साथ भी फाइट कर सकते थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकेले मिस्टर बीबी को वहाँ पे 12 कोर डिसेबल्स ने मिलकर घेर लिया था, लेकिन रू जेंशी वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही कूल एंट्री मारते हुए मिस्टर बीबी की मदद करने के लिए वहाँ पे पहुंच चुका था। लेकिन रू जेंशी के पीछे पीछे हम देखते हैं कि बाकी बचे हुए कोर डिसेबल्स भी वहाँ पे एक एक करके एंट्री मारने लगे थे, जिनमें सबसे पहले में जियानिंग, फिर केटाओ, फिर जाओ जाओ और आखिर में वांग डोंग और युहाओ भी वहाँ पे पहुंच चुके थे। और अब वहाँ पे होने वाला था 7 वर्सेस 12। उन 12 लोगों की टीम को डाइहो भी लीड कर रहा था और इस वजह से तो ये फाइट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। तभी देखते देखते दोनों ही टीमों के बीच में वहाँ पे फाइट छिड़ चुकी थी, लेकिन क्योंकि युहाओ की टीम के मेंबर्स कम थे इसलिए उन्हें वहाँ पे डाइहो भी इनकी टीम के साथ फाइट करने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और युहाओ के प्लान के मुताबिक वो सभी वहाँ पे अलग अलग हो गए थे, क्योंकि युहाओ ये बात अच्छी तरह से जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए डाइहो बिन सबसे पहले युहाओ के ऊपर ही हमला करने के लिए आएगा। और होता भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन युहाओ की टीम को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी था कि युहाओ अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का यूज करते हुए अपने साथ साथ अपने साथियों को भी भूल भुलैया का सारा नजारा दिखा सकता था, क्योंकि अब वो भूल भुलैया वहाँ पे छोटी होते हुए 90 मीटर तक आ चुकी थी। और युहाओ का बनाया हुआ प्लान वाकई वहाँ पे काम कर रहा था, क्योंकि डाइहो बिन और उसकी टीम वहाँ पे पागलों की तरह युहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे जा रही थी। और इसी तरह वो सभी लोग वहाँ पे युहाओ का पीछा करते करते एक स्ट्रेट फॉर्म में आ चुके थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि उस भूल भुलैया ने वहाँ पे एक बार फिर से बदलना शुरू कर दिया था। और जैसे वो भूल भुलैया बदलती है तो हम देखते हैं कि डाइहो बिन की सारी टीम वहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ वांग डोंग और युहाओ दोनों ने ही वहाँ पे अपनी फिजिंग टेक्निक का यूज करते हुए उन 12 के 12 कोर डिसेबल्स के ऊपर एक साथ हमला कर दिया था। और उन दोनों का यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन 12 के 12 कोर डिसेबल्स का खेल वहीं पे खत्म हो गया था, जिसके साथ ही वो सातों वहाँ पे इस कंपटीशन को जीत चुके थे और उन्हें 7 शेक डेविल्स का टाइटल भी मिल चुका था। और अपना ये टाइटल पाकर वो सातों के सातों काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि शेल्क एकेडमी के अंदर मौजूद हर एक डिसेबल इस टाइटल को पाने का सपना देखता था, जो कि युवा और उसकी टीम को मिल चुका था, जिसकी वजह से सभी टीचर्स भी वहाँ पे उनकी काफी ज्यादा तारीफें कर रहे थे। जबकि हम देखते हैं कि टीचर जियान को यहाँ पे युवा की उस अटैक में कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि उनके मुताबिक भले 10 साल की सोल रिंग इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती थी। उन्हें लग रहा था कि शायद युवा को स्पिरिचुअल बीस्ट है, जो कि पूरे 10 लाख कल्टीवेट करते हुए एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इसलिए वो युवा की असलियत जानने के लिए उसके ऊपर अपने किलिंग इंटेंट के प्रेशर को डालने लगे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि युवा को वहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और जब काफी देर तक भी वहाँ पे कुछ नहीं होता तो टीचर जियान ने भी वहाँ पे अपना किलिंग इंटेंट और वापस ले लिया था। पर अभी भी उनका युवा के ऊपर से शक खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उनके मुताबिक अगर युवा एक स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं था तो जरूर उसके पास 1 मिलियन साल पुरानी सोल रिंग मौजूद थी। लेकिन क्योंकि टीचर जियान चाहकर भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाए थे तो इसलिए टीचर जियान ने युवा को वहाँ से जाने की इजाजत दे दी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवा के पीछे पीछे के टाउन ने भी वहाँ पे टंगलेन को ज्वाइन कर लिया था, जिसके चलते टंगलिया ने उन सभी के लिए एक पार्टी भी रखी हुई थी। वो सभी लोग वहाँ पे उस पार्टी का पूरा मजा उठा रहे थे और साथ साथ एक दूसरे के साथ बातें करते हुए वहाँ पे अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा गहरा बना रहे थे। उसके बाद अगले 15 दिनों तक टीचर जियान उन सभी की बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसकी वजह से उन सभी ने वहाँ पे अपना लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। और आज टीचर जियान उन सभी की मुलाकात इनर शेल्क एकेडमी के 7 शेक डेविल्स के साथ करवाते हैं, जो कि सभी देखने में काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे थे। और उनके लीडर कोई और नहीं बल्कि जाओ डाओ ही थी। असल में टीचर जियान आज यहाँ
यहाँ पे दोनों ही टीम्स के बीच में एक फ्रेंडली कंपटीशन करवाना चाहते थे, लेकिन अभी क्योंकि यूहो और बाकी सभी इनर शेक एकेडमी की शेक लेवल से बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, तो इसलिए टीचर जियान वहाँ पे उन सभी को आपस में मिलाते हुए दो अलग अलग टीम्स बनाते हैं ताकि मुकाबला बराबरी का हो। जहाँ एक तरफ ज़ियाओ डाओ की टीम थी तो वहीं दूसरी तरफ डाई हाओयन की टीम थी, जो कि डाई हुबिन का बड़ा भाई भी था, जिस हिसाब से वो यूहो को भी सुतेला भाई था। और इसी तरह दोनों ही टीम्स वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आमने सामने आ गई थी, जहाँ ज़ियाओ डाओ की टीम में यूहाओ, के टाओ, वांगडोंग और मिस्टर बी भी थे, जबकि बाकी आउटर शेक लेवल्स डाई हाओयन की टीम में थे। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे दोनों ही टीम्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों ही टीम्स के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। डाई हाओयन की टीम में एक लड़के के बाइसेप्स पावर्स थी, जिसके इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे यूहो की टीम के लिए परेशानियां खड़ी कर रही थी, जो देखा यूहो ने भी वहाँ पे अपनी आइस चेन टेम्परेस की मदद से वहाँ पे एक आइस टोर्नेडो बना दिया था, जिससे देखते ही देखते वहाँ पे सब कुछ फ्रीज करना शुरू कर दिया था। इवन वो लड़की भी वहाँ पे पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी, जिसके साथ ही वो इस कंपटीशन से एलिमिनेट भी हो चुकी थी, जो कि यूहो की टीम के लिए एक बहुत अच्छी खबर थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से दोनों ही टीम्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे दोनों ही टीम्स के लोग एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करते हुए वहाँ पे एक दूसरे को हराने के लिए अपना पूरा दम लगा रहे थे। और ऊपर से यूहो यानी रेड टीम के पास राम भी था, जिसके पास रेनबो ड्रैगन की मास्टर सोल थी, जिसके इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि राम ने अपने सभी टीममेट्स की पावर को 30% तक बढ़ा दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब टीम रेड टीम ब्लू के ऊपर भारी पड़ रही थी। हालांकि ब्लू टीम भी कम बैक करते हुए उन्हें वहाँ पे टक्कर देने की अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ियाओ डाओ ने अपने फाइनल अटैक में शावर टेक्निक का यूज करते हुए ब्लू टीम के ऊपर हमला कर दिया था। और उसका ये हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके चलते हम देखते हैं कि ब्लू टीम के मेंबर्स एक एक करके उस कंपटीशन से एलिमिनेट होने लगे थे। और देखते ही देखते ब्लू टीम के 4 मेंबर्स वहाँ पे एलिमिनेट हो गए थे। पर हम देखते हैं कि इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को इस्तेमाल करने के बाद ज़ियाओ डाओ भी अब काफी हद तक वहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके थे, और इसी बात का फायदा उठा रहे थे डाई हाओयन और उसके बाकी सभी सीनियर डिसेबल्स। अब वो तीनों डिसेबल्स मिलकर अकेले ही रेड टीम के ऊपर भारी पड़ रहे थे। पर इसी बीच हम देखते हैं कि यूहो और वांगडोंग दोनों ने मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए वहाँ पे अपनी फ्यूजन टेक्निक गोल्डन रोड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। और देखते ही देखते उन दोनों ने वहाँ पे अपनी फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ब्लू टीम के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे हरा दिया था, जिसकी वजह से तो हम देखते हैं कि वांगडोंग और यूहो दोनों ही रेड टीम के हीरो बन चुके थे। और अब बारी थी सेकंड राउंड की, लेकिन इस सेकंड राउंड को स्टार्ट करने से पहले टीचर जियान ने वांगडोंग और यूहो को ब्लू टीम में डाल दिया था, और ब्लू टीम में से 2 सीनियर डिसेबल्स हाउजियान और जेननेंग को रेड टीम में डाल दिया था, जो कि सभी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि दोनों सीनियर डिसेबल्स के आ जाने की वजह से हम देखते हैं कि रेड टीम अब वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। लेकिन मास्टर जियान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि दोनों टीम्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही थी, जहाँ एक तरफ ब्लू टीम परफेक्ट टीम बन चुकी थी, जहाँ उनके पास डिफेंस के साथ साथ अटैकिंग पावर भी थी, जबकि रेड टीम के पास तो अब बस अटैकिंग पावर ही बची थी। और यूहो के आ जाने की वजह से अब हम देखते हैं कि ब्लू टीम वहाँ पे रेड टीम के ऊपर भारी पड़ रही थी। इवन हम देखते हैं कि यूहो ने वहाँ पे अपनी आइस पावर्स को मिस लू चेंग के साथ भी शेयर कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब मिस लू चेंग के पास एक्सट्रीम आइस पावर्स आ गई थी, जिसके चलते मिस लू चेंग ने वहाँ पे ज़ियाओ डाओ और के टाओ को तो वहीं पे फ्रीज कर दिया था। और इसी तरह देखते ही देखते ब्लू टीम के मेंबर्स ने एक एक करके रेड टीम के सारे मेंबर्स को वहाँ पे हरा दिया था। और इस बार की विनर निकल कर आती है ब्लू टीम, जो देखकर डाई हाओयन और उसके बाकी सभी साथी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। अब उन सभी को वहाँ पे समझ आ रहा था कि यूहो के पास कितनी कमाल की एबिलिटीज है, क्योंकि ये राउंड वो लोग सिर्फ और सिर्फ यूहो की वजह से ही जीत पाए थे। इवन हम देखते हैं कि डाई हाओयन भी वहाँ पे यूहो के साथ काफी रिस्पेक्ट से बात कर रहा था। वो यूहो से कहता है कि डाई हुबिन और तुम्हारे बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे तुम दोनों अपने तक ही सीमित रखो, मुझे उसके अंदर मत घसीटना। डाई हुबिन की तरह तुम भी मेरे भाई हो। हालांकि हम देखते हैं कि यूहो को तो अभी भी डाई हाओयन की इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो भी था तो का ही बेटा। वहीं दूसरी तरफ हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डाई हुबिन अपने भाई डाई हाओयन से मिलने के लिए आया हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि डाई हाओयन ने तो उसके गलत इरादों में उसको साथ देने से साफ साफ मना कर दिया था। और उसी के साथ वो अपने छोटे भाई डाई हुबिन को डांटते हुए कहता है कि आज तक तुमने यूहो के ऊपर जितने भी अत्याचार किए हैं, शुक्र करो फादर को उसके बारे में नहीं पता, वरना अब तक तो शायद वो खुद तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर चुके होते। इवन डाई हाओयन तो अब यहाँ पे यही सोच रहा था कि वो यूहो को मनाकर दोबारा अपनी फैमिली में कैसे शामिल करे, क्योंकि यूहो के वापस फैमिली में आ जाने की वजह से उनकी फैमिली से शायद और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। और ये बात डाई हाओयन आज के मैच में अच्छी तरह से देख चुका था, और यही सब सोचते हुए डाई हाओयन वहाँ से चला गया था। जबकि डाई हुबिन तो अब अपने भाई के ऊपर भी गुस्सा हो चुका था, उसके इरादे तो यहाँ पे अपने भाई को लेकर भी बिल्कुल नेक नहीं दिखाई दे रहे थे। और इस तरह यहाँ पे धीरे धीरे एक इवल सोल मास्टर का जन्म हो रहा था, जो कि आगे चलकर यूहो और बाकी सभी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर जियान ने यूहो की टीम को अब ऑफिशियली 7 शेक लेवल्स का टाइटल दे दिया था। और आज वो अपने सभी डिसेबल्स को स्टार लोड सिटी में एक कंपटीशन फाइट के लिए भेजने वाले थे। लेकिन उसी के साथ साथ टीचर जियान वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को एक मिशन भी देने वाले थे। अब ये मिशन क्या था ये तुम्हें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। होती है जहाँ पे मास्टर जियान और टीचर जाओ अपने सभी डिसेबल्स को वहाँ पे उस मिशन के लिए तैयार कर रहे थे, जिसमें उन सभी को किसी की भी नजरों में आए बगैर एक इवल कल्टीवेटर को खत्म करना था। और इसी के साथ वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही तेजी से बॉर्डर की तरफ निकल गए थे, क्योंकि उनका शिकार वहीं आसपास ही था। और इस मिशन के लिए टीचर जियान ने उन्हें साफ साफ बोल दिया था कि अगर उस इवल कल्टीवेटर या उसके साथियों के साथ तुम्हारा सामना होता है तो तुम लोग बिला झिझक उनकी जान ले सकते हो। और वो इवल कल्टीवेटर जिसे कि डेथ ऑफ एंजल के नाम से जाना जाता था, उसी के बारे में बातें करते हुए वो सभी लोग वहाँ पे बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे थे। और इसी तरह वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जिंगलू अंपायर की एक बेस पे पहुंच चुके थे। और उस बेस पे पहुंचते ही हम देखते हैं कि मास्टर जियान ने उस मिशन की सारी जिम्मेदारी टीचर जियाओ को सौंप दी थी। हालांकि ज़ियाओ और बाकी सभी को लग रहा था कि टीचर जियाओ तो बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है, वो भला हमारे इस मिशन में क्या ही मदद कर लेंगी। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि अचानक की टीचर जियाओ ने वहाँ पे अपना रूप चेंज कर लिया था, और देखते ही देखते वो वहाँ पे यंग लड़की में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जो देखकर तो वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे टीचर जियाओ की खूबसूरती में ही खो गए थे। और असल में यही टीचर जियाओ का असली रूप था, वो बूढ़ी खूबसूरत औरत वाला रूप तो उसने अपने डिसेबल्स को पढ़ाने के लिए रखा हुआ था, ताकि सभी डिसेबल्स उन्हें सीरियसली लें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से बातें
बातें करते हुए आर्मी बेस के अंदर चले गए थे, जहाँ पे उनकी मुलाकात मास्टर ड्यू के साथ भी होती है, जिन्हें देखकर डाई हाउयान तो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। जबकि हम देखते हैं कि वो तो उल्टा वहाँ पे गुस्सा हो चुका था, क्योंकि उसके मन में अपने पिता के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत थी। इवन हमें यहाँ पे ये भी जानने को मिलता है कि मास्टर ड्यू तो वहाँ पे अपने बेटे युवा को पहचानते भी नहीं थे, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उन्होंने अपने बेटे को देखा ही नहीं था। वहीं टीचर ज़ियाओ जी ने वहाँ पे मास्टर ड्यू को वहाँ पे अपने आने का मकसद भी बता दिया था, जिसमें मास्टर ड्यू भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उस एंजल ऑफ डेथ ने पिछले काफी लंबे अरसे से उनकी आर्मी के नाक में भी दम कर रखा था। खैर उसके बाद हम सभी को रात को खाने के टेबल पे देखते हैं, जहाँ पे अभी वो सभी लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी वहाँ पे गैल सोल्जर की मदद से उन्हें पता चलता है कि डेथ ऑफ एंजल यहीं आसपास ही छुपा हुआ है और उसने पूरे 300 लोगों के साथ मिलकर अपनी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आर्मी भी बना ली है। ये पता चलते ही हम देखते हैं कि टीचर ज़ियाओ वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपने सभी डिसेबल्स को लेकर वहाँ पे उस डेथ ऑफ एंजल का शिकार करने के लिए निकल गई थी। और देखते देखते वो सभी लोग वहाँ पे ब्लू माउंटेन्स में पहुंच चुके थे, जहाँ पे वो सभी लोग बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ते हुए एक केव के पास आ चुके थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी सोल डिटेक्शन आई टेक्निक की मदद से ये भी पता लगा लिया था कि वो सभी इवल कल्टीवेटर्स इसी केव के अंदर मौजूद है। जो देखकर टीचर ज़ियाओ ने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपने सभी डिसेबल्स को उन सभी इवल कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला करने के लिए बोल दिया था। अपनी टीचर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी शेक डेविल्स उन इवल कल्टीवेटर्स के ऊपर कोई भी रहम न दिखाते हुए उन्हें वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से खत्म करने लगे थे। और इसी तरह देखते देखते उन सभी लोगों ने वहाँ पे बहुत ही आसानी से द एंजल ऑफ डेथ को भी मार गिराया था। पर ये सब वहाँ पे इतना इजीली हो गया था कि अब उन सभी लोगों को वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। पर अभी वो लोग वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक ही द एंजल ऑफ डेथ की खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे उन सभी लोगों का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि तुम लोगों को क्या लगा था कि मेरे जैसे कितने ज्यादा खतरनाक सोल मास्टर को हराना तुम्हारे लिए इतना ज्यादा आसान होने वाला है। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ द एंजल ऑफ डेथ का असली आतंक। और उसके ऐसे कहते ही हम देखते हैं कि अचानक कि वहाँ पे कुछ मर्दों ने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उन सभी डिसेबल्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और देखते देखते वहाँ की पूरी बाजी ही पलट गई थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे। पर हम देखते हैं कि उन मुर्दों लोगों की आर्मी तो वहाँ पे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, और अगर ऐसे ही चलता रहता तो वो मुर्दे वहाँ पे उनके ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म भी कर सकते थे। इसलिए हम देखते हैं कि हाउजिया ने वहाँ पे अपने सभी साथियों को बचाने के लिए अपनी बॉडी को वहाँ पे मुर्दों के साथ एक्सप्लोड कर दिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। वहीं हम देखते हैं कि हाउजियन उन मुर्दों के साथ नीचे खाई में गिरने लगा था, लेकिन नीचे गिरने से पहले उसने अपने शेफ लेवल वाला पैच वहाँ पे युवाओं की तरफ फेंक दिया था। और ये सीन वहाँ पे वाकई काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि हाउजियन ने वहाँ पे अपने सभी साथियों को बचाने के लिए वहाँ पे अपना सैक्रिफाइस दे दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि द एंजल ऑफ डेथ दोबारा वहाँ पे युवा और बाकी सभी के ऊपर भी हमला करने के लिए पहुंच चुका था। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे मुर्तज़ियन की एंट्री होती है, जिन्होंने आते साथ ही द एंजल ऑफ डेथ को गले से पकड़कर ऊपर हवा में उठा दिया था। पर द एंजल ऑफ डेथ ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपने एलिमेंटल बॉम्ब्स का यूज करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करवा दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मुर्तज़ियन का सारा ध्यान उसी ब्लास्ट की तरफ ही चला गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर द एंजल ऑफ डेथ वहाँ पे युवा को लेकर गायब हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम द डेथ ऑफ एंजल को देखते हैं, जो कि युवा को लेकर अपनी जगह पे आ गया था और उसने वहाँ पे मुर्तज़ियन के साथ फाइट करने के लिए अपनी आर्मी को भी तैयार कर लिया था। और ये सब देखते हुए बेचारा द डेथ ऑफ एंजल वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था। तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे युवा की बॉडी को गॉड एलेक्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था उस द एंजल ऑफ डेथ के साथ फाइट करने के लिए। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे युवा की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डार्क ऑरा रिलीज होने लगा था, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे युवा कोई डेथ ऑफ गॉड बन चुका है और आज वो यहाँ पे द एंजल ऑफ डेथ से नाराज होकर इसे सजा देने के लिए आया है। इवन हम देखते हैं कि युवा की चारों तरफ वहाँ पे कितनी बड़ी सोरिंग बन गई थी कि इतनी बड़ी सोरिंग तो आज तक किसी ने भी नहीं देखी थी। और ये सब देखते हुए बेचारे द एंजल ऑफ डेथ की हवा भी वहाँ पे टाइट हो गई थी। और देखते ही देखते गॉड एलेक्स ने वहाँ पे अपने डार्क पावर्स का इस्तेमाल करते हुए द डेथ ऑफ एंजल का खेल वहाँ पे एक झटके में खत्म कर दिया था। और ये सब देखकर तो युवा के साथ साथ वहाँ पे टैनमिंग और आईजेड एम्प्रेस में काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन लोगों ने आज से पहले इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स कभी नहीं देखी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ मुर्तज़ियन भी वहाँ पे युवा को ढूंढते हुए वहाँ पे पहुंच चुके थे। और जब वो वहाँ पे आसपास का नजारा देखते हैं तो वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। वो वहाँ पे युवा से पूछने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर यहाँ पे ये सब किसने किया, लेकिन हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे साफ साफ झूठ बोलते हुए कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो पहले ही बेहोश हो चुका था। युवा की बात सुनकर हम देखते हैं कि मुर्तज़ियन भी वहाँ पे ज्यादा ना सोचते हुए युवा को लेकर जल्दी से वहाँ पे अपने बाकी सभी साथियों के पास आ गए थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। और उनमें से सबसे ज्यादा बुरी हालत थी चेंग ज़ाइफ एंड ओजीजी की। इसलिए हम देखते हैं कि मुर्तज़ियन जल्दी से उन दोनों को लेकर वापस अपनी एकेडमी की तरफ निकल गए थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ टीचर ज़ाओ अपने बाकी सभी डिसेबल्स को लेकर सनलूर सिटी में आ गई थी उस कंपटीशन के लिए। और ये सिटी देखने में वाकई काफी ज्यादा प्यारी थी, पर उस कंपटीशन को लेकर वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ब्लू माउंटेन्स में होने वाले हादसे ने उन सभी को वहाँ पे अंदर से बुरी तरह से तोड़ दिया था। उसके बाद में अगले दिन कंपटीशन वाले दिन का ये सीन दिखाया जाता है, जबकि सनलूर सिटी का एम्परर खुद वहाँ पे बाहर से आने वाले सभी लोगों का वेलकम करता है। और सबसे पहले वहाँ पे होने वाला था नॉकआउट राउंड, जो कि वहाँ पे आई 130 से भी ज्यादा अकेडमी के बीच में होने वाला था। और सबसे पहली फाइट वहाँ पे टर्निंग अकेडमी और शेक अकेडमी के बीच में होने वाली थी, जहाँ पे दोनों टीम्स के डिसेबल बैटल अरीना में आमने सामने आ चुके थे। जबकि इस फाइट के लिए हम देखते हैं कि शेक अकेडमी की तरफ से उनके आउटर डिसेबल्स आए हुए थे, यानी युवा और मिस्टर बीबी की टीम है। और युवा तो जैसे यहाँ पे ठान के आया था कि वो यहाँ पे सभी को बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि उसने देखते ही देखते वहाँ पे एक साथ वहाँ पे 1-1 लाख साल पुरानी 6 सोरिंग्स को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था, जो देखकर तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोगों की आंखें भी बाहर आने को हो गई थी। इवन हम देखते हैं कि खुद एम्परर भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। पर ये सब तो असल में युवा वहाँ पे अपनी इल्यूजनरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कर रहा था। और बेचारे टर्निंग अकेडमी के डिसेबल्स वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले हम देखते हैं कि युवा और वांग लोग दोनों ने मिलकर वहाँ पे अपनी फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टर्निंग अकेडमी के डिसेबल्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और अपने इस एक अटैक में ही शेक अकेडमी ने वहाँ पे टर्निंग अकेडमी को हरा दिया था, जो देखकर तो वहाँ पे आए हुए लोगों में से किसी को भी अपने को यकीन ही नहीं हो रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, युवा ने वहाँ पे बाकी सभी अकेडमी के डिसेबल्स के दिल में बहुत ही ज्यादा खूब पैदा कर दिया था। जबकि जैसे युवा और वांग दोनों वहाँ पे अपने रूम में आते हैं तो वो दोनों वहाँ पे इतना ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि वो वहाँ पे आते ही वहीं पे गिरकर बेहोश हो गए थे। और क्योंकि इस बात का एहसास पहले ही कहीं ना कहीं टीचर ज़ाओ और बाकी सभी को भी था, इसलिए उन लोगों ने वहाँ पे युवा और वांग दोनों को अपने रूम में सुला दिया था। खैर उसके बाद हमें अगले दिन
दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग खाने की टेबल पे बैठे हुए अपनी अगली फाइट के बारे में बात कर रहे थे, जो कि आज से ठीक 3 दिन बाद होने वाली थी। टोटल 67 टीम से क्वालिफाई कर पाई है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, 3 दिनों बाद का ये सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज शेर अकेडमी की फाइट होने वाली थी यंग लू अकेडमी के साथ। लेकिन आज की ये फाइट थोड़ा हट के होने वाली थी, क्योंकि ये 1 वर्सेस 1 फाइट होने वाली थी। और 1 वर्सेस 1 फाइट के लिए सबसे पहले शेर अकेडमी की तरफ से जुजेंगशी आगे आता है, जिसका सामना वहाँ पे यूंग नाम के एक डिसेबल के साथ होने वाला था। पर यूंग बेचारा वहाँ पे कुछ समय बातों से पहले हम देखते हैं कि जुजेंगशी ने बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे बैटल अरीना से बाहर जंप लगा दी थी, जो देखकर वहाँ पे बैठे हुए लोगों में से किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये लड़का यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, क्योंकि इस तरह से जुजेंगशी खुद ब खुद ये फाइट हार जाने वाला था। लेकिन वो बैटल अरीना से बाहर जा पाते उससे पहले हम देखते हैं कि उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी फोर्थ मसल टेक्निक का यूज करते हुए, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूंग वहाँ पे बैटल अरीना से बाहर जा गिरा था, जिसके साथ यूंग ये फाइट हार चुका था। बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए लोगों को तो ये फाइट बहुत ज्यादा फनी लग रही थी, क्योंकि जुजेंगशी ने हरकत ही ऐसी की थी। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि अगली फाइट के लिए यंग लू अकेडमी से शन यूवी नाम की एक लड़की आगे आती है, जिसे देखकर तो जुजेंगशी की आंखें वहाँ पे चमक गई थी। जो देखकर तो शन यूवी ने वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए जुजेंगशी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जबकि हम देखते हैं कि जुजेंगशी वहाँ पे उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उसे वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। और इसी तरह जुजेंगशी वहाँ पे बहुत ही चालाकी से शन यूवी को गुस्सा दिलाते हुए उसे वहाँ पे बैटल अरीना कैच पे लेके आ गया था, जहाँ पे उसने बहुत ही चालाकी से शन यूवी को भी बैटल अरीना से बाहर गिरा दिया था। और इस तरह जुजेंगशी ये फाइट भी जीत गया था। जो देखकर यंग लू अकेडमी का लीडर खुद वहाँ पे जुजेंगशी का सामना करने के लिए आगे आता है, जिसका नाम जीटू था। और बैटल अरीना के अंदर आते ही जीटू ने वहाँ पे अपने सोल गैडेस वेपन को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे जुजेंगशी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जबकि ये बात तो हम जानते ही है कि जुजेंगशी का डिफेंस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो वहाँ पे बहुत इजीली जीटू के सारे अटैक्स को रोक पा रहा था। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जुजेंगशी ने अचानक ही उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करते हुए वहाँ पे उसके सोल गैडेस वेपन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके साथ ही जुजेंगशी वहाँ पे ये फाइट भी जीत चुका था। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यंग लू अकेडमी ने वहाँ पे अपनी हार मान ली थी, जिसका मतलब था कि जुजेंगशी ने अकेले ही वहाँ पे पूरी एक टीम को एलिमिनेट कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे उसकी तारीफें कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर ने वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को बहुत ही अजीब तरीके से वापस भेज दिया था। हालांकि वो सभी लोग वहीं पे रुककर अगली फाइट भी देखना चाहते थे, लेकिन टीचर के सामने वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। पर फिर भी जब वो लोग वहाँ पे केटाओ की बनाई हुई एक टेलीस्कोप की मदद से दूसरे उस कंपटीशन को देखने की कोशिश करते हैं, तो वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि बैटल अरीना के अंदर अब सभी सोल किंग लेवल के डिसेबल्स फाइट करने के लिए आ रहे थे। सोल किंग उन डिसेबल्स को कहा जाता था जो कि 50 लेवल को क्रॉस कर जाते थे। और यही बात टीचर नहीं चाहती थी कि उनके डिसेबल्स को पता चले, क्योंकि ये पता चलते ही हम देखते हैं कि उनका सारा कॉन्फिडेंस वहीं पे खत्म हो गया था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर अपने सभी डिसेबल्स को लेकर एक सोल गैडेस वेपन वाली ऑक्शन हाउस के अंदर आ गई थी, क्योंकि टीचर चाहती थी कि उनके डिसेबल्स भी वहाँ पे बाकी सभी अकेडमी के डिसेबल्स की तरह अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सोल गैडेस वेपन्स का इस्तेमाल करें। जबकि हम देखते हैं कि मंगडोंग ने तो उस ऑक्शन में आने से साफ साफ मना ही कर दिया था। और सबसे पहले ऑक्शन में वहाँ पे टीचर जाओ ने यूहो के लिए एक सोल गैडेस मॉस्किटो वेपन खरीद लिया था, जिसकी मदद से यूहो फाइट के दौरान किसी को भी थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर सकता था। खैर उसके बाद वो ऑक्शन वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है, जहाँ पे टीचर जाओ ने अपने डिसेबल्स के लिए कुछ और भी वेपन्स को खरीद लिया था। और तब बारी आती है वहाँ पे उस ऑक्शन की आखिरी वेपन की, जो कि एक डैगर था। उस डैगर का नाम था शीलिंग कार्बन डैगर, जिसे कर्स डैगर भी कहा जाता था, क्योंकि ये डैगर अपने ओनर के ऊपर ही बैकफायर कर देता था। और क्योंकि उस डैगर के ऊपर कर्स लगा हुआ था, इसलिए हम देखते हैं कि उस डैगर को वहाँ पे कोई भी खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। जबकि हम देखते हैं कि वुड एलेक्स के कहने पर यूहो उसे वहाँ पे खरीदने के लिए रेडी हो गया था। और क्योंकि टीचर साहब ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि यूहो कोई भी फैसला सोचे बगैर नहीं लेता, इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने वहाँ पे यूहो के लिए उस डैगर को खरीद लिया था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि यूहो वापस डैगर को लेकर वापस अपने रूम में आ गया था, जहाँ पे वांगडोंग काफी ज्यादा परेशान बैठा हुआ था। और जब यूहो उसे वहाँ पे उसकी परेशानी की वजह पूछता है, तो वांगडोंग भी उसे वहाँ पे सैड होते हुए जवाब देता है कि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर कोई ऐसी कॉन्शियसनेस मौजूद है जो कि मुझे सोल गैडेस वेपन्स की तरफ जाने से रोक रही है। वांगडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूहो को वहाँ पे एक झटका लगता है, और वो वहाँ पे वांगडोंग से कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारी सोल सी के अंदर जाकर चेक करूँ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। जिसके लिए हम देखते हैं कि वांगडोंग ने भी वहाँ पे खुशी खुशी यूहो को इसके लिए इजाजत दे दी थी। पर जैसे ही वो वहाँ पे वांगडोंग की सोल सी रियलम के अंदर आता है, तो उसे वहाँ पे टेंगसेंग की सोल कॉन्शियसनेस दिखाई देती है, जिससे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोडली और निकल रहा था। जो देखकर रिटर्नमेंट जल्दी से वहाँ पे यूहो को भागने के लिए कहता है, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि टेंगसेंग की सोल कॉन्शियसनेस ने वहाँ पे यूहो के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे यूहो को आइचेट एम्प्रेस और टर्मिंग भी नहीं बचा पा रहे थे। और इसी बीच में वहाँ पे एक झलक टेंगसेंग की भी दिखाई जाती है, जो कि अपने गोड रियलम में होते हुए पूरे यूनिवर्स के ऊपर नजर रखे हुए था। और वो अचानक ही वहाँ पे यूहो को किक मारते हुए उसे वांगडोंग की सोल सी रियलम से बाहर फेंक देता है। जबकि इस बात का पता दूर कहीं जंगल में मौजूद दो जायंट बीस्ट को भी पता चल गया था। और ये दोनों जायंट बीस्ट कोई और नहीं बल्कि आज से हजारों साल पहले टेंगसेंग के सोल बीस्ट हुआ करते थे। वो दोनों ही वहाँ पे वांगडोंग के लिए काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, पर अभी क्योंकि दोनों के वहाँ पे वांगडोंग के पास जाने का समय नहीं आया था, इसलिए वो दोनों चाहकर भी वहाँ पे वांगडोंग के पास नहीं जा सकते थे, क्योंकि टेंगसेंग ने उन्हें वहाँ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी थी, जिसका पता तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉड एलेक्स वहाँ पे यूहो को सुधार करते हुए कहते हैं कि अगली बार गलती से भी तुम वांगडोंग के सोल सी रियलम के अंदर मत झांकना, क्योंकि उसके सोल सी रियलम को एक डिवाइन प्रोटेक्टर गार्ड कर रहा है, जिसकी पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो पलक झपकते ही तुम्हारे साथ साथ हम सभी को भी खत्म कर सकता है। और जब वांगडोंग को वहाँ पे उछाता है तो वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी क्या अभी यहाँ पे क्या हुआ। एक बार हम देखते हैं कि यूहो भी उसे वहाँ पे कुछ नहीं बताता। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस में लग गए थे। खैर उसके बाद हमें दोबारा कंपटीशन वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शेर अकेडमी वर्सेस किंग यान अकेडमी के बीच में फाइट होने वाली थी। और सभी लोग वहाँ पे इस फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। और आज की ये फाइट हम देखते हैं कि 7 वर्सेस 7 की होने वाली थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहो ने बहुत ही चालाकी से अपनी ओपोनेंट टीम को डराने के लिए अपने साथ साथ अपने दोनों दोस्तों की सोल्स को भी बढ़ा दिया था, जो देखकर बेचारे किंग यान अकेडमी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। और उन्होंने वहाँ पे अपनी टीम के डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए अपने सामने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोटेक्टिव पिलर्स बना दिए थे, जिन्हें तोड़ने के लिए हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी और बाकी सभी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उनके ऊपर हमले कर रहे थे। लेकिन काफी
ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे उन प्रोटेक्टिव पिलर्स को नहीं तोड़ पा रहे थे, जो देखकर अब धीरे धीरे शर्क अकेडमी की टीम वहाँ पे परेशान होने लगी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि केटाओ ने वहाँ पे सभी को अपनी ट्रू पावर दिखाते हुए वहाँ पे अपने मल्टीपल कैनन्स को समन कर लिया था, जिसकी मदद से उसने वहाँ पे इन प्रोटेक्टिव पिलर्स के ऊपर हमला करते हुए उन्हें बहुत इजीली वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर युवाओं की टीम वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि इंडियन अकेडमी के लीडर शेंजी ने अपने स्पीड से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगा था। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि युवा ने अचानक वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपनी सोल शॉकिंग टेक्निक का यूज करते हुए उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल झटका दे दिया था। लेकिन तब तक शेंजी भी वहाँ पे अपनी स्पीड से अटैक कर चुका था, जो कि वहाँ पे युवा को लग पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि जू जेंगशी ने जल्दी से युवा के साथ अपनी जगह चेंज कर ली थी और खुद वो वहाँ पे जाओ जाओ के साथ मिलकर अपने डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को वहाँ पे रोकने की कोशिश करने लगा था। और इस अटैक को रोकने के चक्कर में हम देखते हैं कि जू जेंगशी ने वहाँ पे अपनी काफी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया था। इवन अब उसके हाथ भी वहाँ पे कांपने लगे थे। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला था। और तभी हम देखते हैं कि युवा ने वहाँ पे अपनी आइस जेट एम्प्रेस के पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे फ्रोजन टोर्नेडो बना दिया था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे शेंजी के सभी साथियों के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे हरा दिया था। और अब बस वहाँ पे शेंजी ही बचा था, जिसकी अपनी हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। जो देखकर तो शेंजी ने भी वहाँ पे युवा से डरते हुए अपनी हार मान ली थी। और इस तरह शर्क अकेडमी अपनी ये फाइट भी जीत चुकी थी। जो देखकर तो वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे शर्क अकेडमी के नाम की जय जयकार करने लगे थे। शर्क अकेडमी अब उन लोगों की इस कंपटीशन की फेवरेट टीम बन चुकी थी, जो कि हर बार उन्हें कोई ना कोई नई सरप्राइज देती थी। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर वहाँ पे एक बार फिर से अपने सभी डिसेबल्स को लेकर वापस आ गई थी। और उसी के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे अपने डिसेबल्स को ये भी बता दिया था कि अब तुम लोगों की अगली फाइट जेंटियन अकेडमी के साथ होने वाली है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, अगले कंपटीशन वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज फाइट होने वाली थी जेंटियन अकेडमी और शर्क अकेडमी के बीच में। और इस फाइट को देखने के लिए वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। पर आज वहाँ पे उनकी फाइट होने वाली थी 2 वर्सेस 2 की। और ये शर्क अकेडमी के लिए तो काफी ज्यादा बुरी बात थी, जबकि जेंटियन अकेडमी के डिसेबल्स तो ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और सबसे पहले इस फाइट के लिए आगे आते हैं जू जेंगशी और जियानिंग, जहाँ पे उनका सामना कर रहे थे मेंगडी और यूफेंग। और हम देखते हैं कि यूफेंग ने तो अचानक ही वहाँ पे जियानिंग के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे थोड़ा घायल कर दिया था। जो देखकर तो जू जेंगशी वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि हम देखते हैं कि अचानक उसकी आंखों का कलर भी वहाँ पे चेंज होने लगा था, जो कि इस बात की निशानदेही कर रही थी कि जू जेंगशी ने अपनी मास्टर सोल को अवेकन कर लिया है। अब वो अपने डिफेंस के साथ साथ बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक भी कर सकता था। ये उस अपने फैमिली विरासत में मिली हुई एक खास टेक्निक थी, जो कि यहाँ पे इस फाइट के दौरान खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो गई। और अपनी मार्शल अवेकनिंग के बाद हम देखते हैं कि जू जेंगशी ने वहाँ पे बहुत इजीली यूफेंग के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे नॉकआउट कर दिया था। लेकिन मैडी तो अभी भी वहाँ पे जू जेंगशी के साथ फाइट करते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जू जेंगशी ने जियानिंग के साथ टीम वर्क करते हुए उसे वहाँ पे मैडी के पीछे टेलीपोर्ट कर दिया था, जहाँ जियानिंग ने अचानक ही मैडी के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बैटल अरीना के बाहर फेंक दिया था। और इस तरह वो दोनों वहाँ पे ये फाइट जीत चुके थे। जो देखकर तो वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे एक बार फिर से उनकी तारीफें करने लगे थे। और अगली फाइट के लिए हम देखते हैं कि केटाओ और जाओ वहाँ पे आगे आ गए थे, जहाँ बैटल अरीना के अंदर आते ही हम देखते हैं कि जाओ और केटाओ दोनों ने वहाँ पे अपने पास को एक्टिवेट कर लिया था। इवन हम देखते हैं कि केटाओ ने तो वहाँ पे एक बहुत बड़े कैनन को भी बाहर निकाल लिया था। लेकिन उसे हमला करने के लिए पहले केटाओ को उस कैनन को चार्ज करना जरूरी था। इसलिए हम देखते हैं कि केटाओ वहाँ पे बहुत ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उस कैनन को चार्ज करने लगा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसके ओपोनेंट्स वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाओ अपने कैलिड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को वहाँ पे केटाओ के ऊपर हमला करने से रोक रही थी। पर जाओ भी वहाँ पे ज्यादा देर अकेले उन दोनों को नहीं संभाल पाती, क्योंकि हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वहाँ पे उसके कैलिड्रोन्स भी क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। और जैसे केटाओ वहाँ पे अपने कैनन को पूरी तरह से चार्ज करता है, तो तब तक जाओ का कैलिड्रोन वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल होते हुए वहाँ से उड़ते हुए पीछे जा गिरी थी। जो देखकर तो केटाओ वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो गया था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे गुस्से से उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो कि इस कंपटीशन का अब तक का सबसे पावरफुल हमला था। इवन हम देखते हैं कि केटाओ का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इंपैक्ट की वजह से पूरा बैटल अरीना ही वहाँ पे हिल गया था। और उन दोनों डिसेबल्स की जान बचाने के लिए हम देखते हैं कि वहाँ पे उस लेडी होस्ट को बीच में आना पड़ा था, पर उसके बावजूद भी वो दोनों वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए थे। जबकि इसी के साथ हम देखते हैं कि केटाओ भी वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था, क्योंकि उसने इस अटैक में अपनी सारी पावर लगा दी थी। और क्योंकि केटाओ वहाँ पे बेहोश हो गया था, इसलिए इस राउंड को जेंजियन अकेडमी जीत गई थी। और ये सब देखते हुए यूहा और बाकी सभी ने वहाँ पे ठान ली थी कि वो अपने दोस्तों के लिए जीत के रहेंगे। और यही सब कहते हुए वांग डोंग, यूहा और मिस्टर बीबी तीनों बैटल अरीना के अंदर आ गए थे, जहाँ उनका सामना करने के लिए जेंटियन अकेडमी की तरफ से भी 3 डिसेबल्स आगे आते हैं। और देखते देखते वहाँ पे उनके दरमियान फाइट स्टार्ट भी हो गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि जेंटियन अकेडमी के एक डिसेबल जिसका नाम मर्सिलेस था, वो वहाँ पे यूहा और बाकी दोनों को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब उन तीनों को वहाँ पे जेंटियन अकेडमी के डिसेबल्स के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहा ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपने इल्यूजनरी बॉडी को क्रिएट करते हुए उसे वहाँ पे मर्सिलेस के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज दिया था। जो देखकर मर्सिलेस जैसे अपने गोल्डन लीफ का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करता है, तो वो हमला यूहा की बॉडी के आर पार जाते हुए उल्टा वहाँ पे जाकर उसके साथी डिसेबल को ला गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके साथी डिसेबल की हालत वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमने दूसरी तरफ से आते हुए अपनी पैरालाइजिंग रेजिन का इस्तेमाल करते हुए मर्सिलेस को भी वहाँ पे थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर दिया था। और इस बीच जब मर्सिलेस के साथी डिसेबल उसे वहाँ पे बचाने के लिए आगे आती है, तो यूहा ने वहाँ पे अपनी आइस जेट एम्प्रेस की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे फ्रीज कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो लड़की उड़ते हुए वहाँ पे सीधा बैटल अरीना से बाहर जा गिरी थी। और इस तरह वो भी इस कंपटीशन से एलिमिनेट हो गई थी। जबकि हम देखते हैं कि तब तक मर्सिलेस ने खुद को वहाँ पे रिकवर कर लिया था। और जैसे वो दोबारा वहाँ पे यूहा और बाकी सभी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी अकेले वहाँ पे अपनी ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करते हुए उसका मुकाबला करने लगे थे। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वांग डोंग और यूहा दोनों वहाँ पे अपनी फ्रीजिंग टेक्निक को एक्टिवेट करने लगे थे। और देखते देखते उन दोनों ने वहाँ पे अपनी फ्रीजिंग टेक्निक गोल्डन रोड का इस्तेमाल करते हुए मर्सिलेस के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे फ्रीज कर दिया था। और क्योंकि मिस्टर बीबी वहाँ पे मर्सिलेस को रोकने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए वो भी वहाँ पे मर्सिलेस के साथ वहाँ पे फ्रीज हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि मर्सिलेस का रैंक बहुत ही ज्यादा हाई था, तो वो धीरे धीरे दोबारा वहाँ पे फ्रीज हो रहा था।
था और अगर ऐसा हो जाता तो वहाँ पे युवा और बाकी सभी का आना तय था। और देखते देखते युवा ने वहाँ पे अपने लिमिट्स को पुश करते हुए दोबारा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाकर हीमोसिलेस के ऊपर हमला कर दिया था और उसे लेता हुआ सीधा वहाँ पे बैटल अरीना से बाहर जा गिरा था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों भी अब वापस कंपटीशन से एलिमिनेट हो गए थे, जबकि युवा तो वहाँ पे गिरते ही बेहोश हो गया था क्योंकि उसने वहाँ पे अपनी लिमिट से ज्यादा जो अपने पावर्स का इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन इस बीच वो लोग भूल गए थे कि अभी भी जैंग का एक डिसेबल बैटल अरीना के अंदर बचा हुआ है जो कि इसी मौके का वेट कर रहा था। और अचानक उसने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे वांग डोंग के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था, जो देखकर तो आप सभी को यही लग रहा था कि शेखर अकेडमी ये कंपटीशन हार जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि वांग डोंग वहाँ पे अपने साथियों की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपना पूरा दम लगाकर दोबारा वहाँ पे खड़ा हो गया था और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपने हुटियन हैमर को भी बाहर निकाल लिया था। और ये था बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका। वहीं वांग डोंग ने अचानक आगे बढ़ते हुए अपने हुटियन हैमर की मदद से उस डिसेबल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था और उस अटैक इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो डिसेबल भी वहाँ पे नॉकआउट हो गया था, जिसके साथ ही शेखर अकेडमी ये कंपटीशन जीत चुकी थी। वहीं हम टीचर्स को देखते हैं जो डिसेबल्स को बहुत ही प्राउड भरी नजरों से देख रही थी। वो खुद ही वहाँ पे बैटल अरीना के बीचों बीच आते हुए वहाँ पे सभी को बताती है कि असल में ये सभी ओरिजिनल 7 शेड लेवल्स नहीं है, ये तो बस एक रिजर्व टीम थी और एक हादसे के चलते इन्हें हमारी अकेडमी की तरफ से लड़ना पड़ा। हालांकि ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपनी अकेडमी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक को दांव पे लगा दिया। इसलिए मैं सभी के सामने आज यहाँ पे अपने डिसेबल्स को रिस्पेक्ट शो करना चाहती हूँ। और ये कहते हुए टीचर्स वहाँ पे सभी के सामने अपने डिसेबल्स को रिस्पेक्ट पेश करने लगी थी, जबकि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए बाकी सभी लोग भी वहाँ पे खुश होते हुए जोर जोर से तालियां बजाने लगे थे। इवन हम देखते हैं कि शेखर अकेडमी के दुश्मन भी वहाँ पे उनकी तारीफें करने लगे थे, क्योंकि उन लोगों ने जो कारनामा दिखाया था वो किसी मिरेकल से कम नहीं था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग डोंग और युहो दोनों अपनी जीत की खुशी मनाते हुए अपने बाकी सभी साथियों के पास जा रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि रास्ते में उनका सामने एक डोलू मास्टर के साथ होता है, जिसने युहो की फाइट को बहुत ही गौर से देखा था, इसलिए उसे लग रहा था कि युहो को स्पिरिट बीस्ट है। इवन उस डोलू मास्टर ने तो वहाँ पे युहो को अपने रियल फॉर्म में लाने के लिए उसके ऊपर अपनी पावर का प्रेशर डालना भी शुरू कर दिया था। हालांकि युहो वहाँ पे उस डोलू मास्टर को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि उस डोलू मास्टर को तो वहाँ पे युहो की किसी भी बात के ऊपर कोई भी यकीन नहीं आ रहा था। इसलिए अब उस डोलू मास्टर ने अचानक वहाँ पे आके बढ़ते हुए अपनी एनर्जी को वहाँ पे युहो की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि युहो को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था। लेकिन इसी बीच वो वहाँ पे देखता है कि युहो की बॉडी से उसका खून बाहर निकलने लगा था, जो देखकर तो अब उसे भी वहाँ पे यकीन हो गया था कि युहो एक इंसान ही है। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर गैंग उन दोनों को वहीं पे छोड़कर चला गया था और उसी के साथ साथ उसने इस सब के बारे में किसी को भी बताने के लिए मना भी कर दिया था। हालांकि मास्टर गैंग की हरकत के ऊपर उन दोनों को वहाँ पे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन क्योंकि अभी के लिए वो उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, इसलिए वो दोनों चुपचाप वहाँ से जाने लगे थे। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जैन वहाँ पे अपने डिसेबल्स का बदला लेने के लिए मास्टर गैंग के पास पहुंच चुके थे, जहाँ पे मास्टर गैंग उन्हें वहाँ पे कुछ समझा पाते उससे पहले हम देखते हैं कि मास्टर जैन तो उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगे थे। इवन हम देखते हैं कि थोड़ी देर में मास्टर जैन ने वहाँ पे मास्टर गैंग को मार मार के उसका मुंह वहाँ पे सुझा दिया था, जिसके बाद मास्टर जैन उसे वहाँ पे छोड़ते हुए कहते हैं कि अगर तुमने अभी के पीछे आकर युवा से माफी नहीं मांगी तो उसके बाद मैं तुम्हारा इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगा। और मास्टर जैन कैसे कहते हैं हम देखते हैं कि मास्टर गैंग जल्दी से वहाँ पे युवा और वांग डोंग से माफी मांगने के लिए चला गया था। हालांकि उन दोनों को वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अचानक से मास्टर गैंग को क्या हो गया, पर क्योंकि अभी के लिए उनके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे इस बात को इग्नोर कर दिया था। उसके बाद हमें अगले कंपटीशन वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शेखर अकेडमी का सामना चेंग अकेडमी के साथ होने वाला था। और आज हम देखते हैं कि शेखर अकेडमी की तरफ से दो लोग ही लड़ने वाले थे, युवा और मिस लुओ चेंग। और चेंग अकेडमी के वो डिसेबल्स जो कि सारे वहाँ पे नमूने लग रहे थे, उन्हें हराने के लिए युवा वहाँ पे अपनी सोल शेयरिंग टेक्निक मिस लुओ चेंग के साथ शेयर करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मिस लुओ चेंग की आइस पावर्स वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जिसके बाद मिस लुओ चेंग ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही अटैक में उन सातों के सातों डिसेबल्स को वहाँ पे फ्रीज कर दिया था, जो देखकर तो पूरी मार्शल अरीना में ही सन्नाटा छा गया था, क्योंकि ये तो वहाँ पे किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये फाइट शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमें एक प्राइवेट ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी अकेडमीज अपनी आने वाली फाइट्स के लिए अलग अलग वेपन्स खरीदने के लिए आई हुई थी और उन अकेडमीज के बीच में हमारी शेखर अकेडमी भी थी। उस ऑक्शन में युवा को एक आइस सोलबोन भी दिखाई देती है, जैसे युवा किसी भी हालत में पाना चाहता था, क्योंकि ये आइस सोलबोन किसी और की नहीं बल्कि आइस जेड एम्प्रेस की ही थी। और जब युवा इसके लिए एम्प्रेस से बात करता है तो उन्होंने वहाँ पे उस आइस सोलबोन को उस कंपटीशन के जीतने का रिवार्ड रख दिया था, जिसकी वजह से तो अब युवा को किसी भी हालत में उस कंपटीशन को जीतना था। उसके बाद हम देखते हैं कि उस ऑक्शन में और भी काफी सारे आइटम्स पेश किए जाते हैं, लेकिन शेखर अकेडमी में से उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं खरीदा, क्योंकि अब उन लोगों का सारा ध्यान चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने के ऊपर था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दोबारा कंपटीशन वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज के इस कंपटीशन के लिए जियाओ डाओ और डाई हाओयन भी वापस आ चुके थे। और आज उनका सामना होने वाला था वहाँ पे डाई लोंग रॉयल अकेडमी के साथ, जहाँ पे दोनों टीम्स के डिसेबल बैटल अरीना में आमने सामने आ गए थे। और जैसे वो फाइट वहाँ पे स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि डाई लोंग अकेडमी के डिसेबल्स ने अपने चारों तरफ वहाँ पे बड़ी बड़ी प्रोटेक्टिव फील्ड लगाते हुए वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को तैयार करना शुरू कर दिया था। और युवा की सोल डिटेक्शन टेक्निक की मदद से ये बात युवा की टीम को भी पता चल चुकी थी, जो देखकर हम देखते हैं कि जूशन ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से डाउलिंग अकेडमी का लीडर जिसका नाम जियान था उसके साथ वहाँ पे अपनी पोजीशन रिप्लेस कर दी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद वहाँ पे उसने जाओडो के साथ भी अपनी पोजीशन रिप्लेस कर दी थी, जहाँ पे जाओडो अकेले वहाँ पे उन सभी के ऊपर अपनी आग बरसाने लगी थी। तो वहीं दूसरी तरफ सभी शेक डेविल्स वहाँ पे जियान को चारों तरफ से गए तो भी उसके ऊपर हमला करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि जियान काफी ज्यादा ताकतवर था, वो अकेले वहाँ पे अपनी बैम्बू फॉरेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उन सभी को बराबरी की टक्कर देते हुए उनके ऊपर भारी पड़ रहा था, जो देखकर डाई हाओयन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि उसने अचानक वहाँ पे अपनी सोट को बाहर निकालते हुए जियान के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। पर तब तक हम देखते हैं कि डाउलोंग अकेडमी के बाकी सभी डिसेबल्स ने मिलकर वहाँ पे एक बहुत बड़े सोल गाइडेंस वेपन को तैयार कर लिया था, जिसे अगर वो लोग शेखर अकेडमी के ऊपर अटैक कर देते तो शेखर अकेडमी का हारना तय था। लेकिन उससे पहले जाओडो ने वहाँ पे उस बड़े से कैनन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि डाउलोंग अकेडमी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि शेखर अकेडमी ये फाइट भी जीत चुकी थी। और इस तरह अब वो लोग वहाँ पे डायरेक्ट सेमीफाइनल में भी पहुंच चुके थे। और क्योंकि सेमीफाइनल के लिए कुछ समय बाकी था तो इसलिए युवा और वांग डोंग दोनों मिलकर वहाँ पे अपनी एक नई फ्यूजन टेक्निक को बनाने की कोशिश करने लगे थे। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे काफी ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दोनों वहाँ पे अपनी नई फ्यूजन टेक्निक को बनाने में कामयाब हो ही गए थे। जिसके बाद हमें फाइनली सेमीफाइनल वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता
जाता है। पर अब क्योंकि आगे ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था, तो इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर जिंगजू खुद इसके रेफरी बनने वाले थे। और हम देखते हैं कि सेमीफाइनल के लिए सबसे पहली फाइट स्टार लुओ एकेडमी और शेक एकेडमी के बीच में होने वाली थी, जबकि दूसरी फाइट होने वाली थी स्टार मून रॉयल एकेडमी की डियाओ एकेडमी के साथ। और ये अनाउंस होते ही हम देखते हैं कि शेक एकेडमी और स्टार लुओ एकेडमी दोनों ही टीम्स के मेंबर्स एक दूसरे का सामना करने के लिए वहाँ पे बैटल अरीना में आ चुके थे। और देखते ही देखते वहाँ पे दोनों टीम्स के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ चुकी थी। और क्योंकि शेक एकेडमी ने ऑलरेडी अपने सारे ट्रम्प कार्ड दिखा दिए थे, तो इसलिए हम देखते हैं कि स्टार लुओ एकेडमी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही इजीली उन्हें टक्कर दे रहे थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि प्रिंस यूमी ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से ज़्याओ को अपने स्पेस एंड टाइम वारक्राफ्ट के अंदर ट्रैप कर दिया था, जिसे ज़्याओ चाहकर भी वहाँ पे नहीं तोड़ पा रही थी। प्रिंस यूमी यहाँ पे शेक एकेडमी के हर एक मेंबर के लिए पहले से ही प्लान बनाकर आई हुई थी, इसलिए हम देखते हैं कि 7 शेक डेविल्स में से कोई भी उन्हें वहाँ पे हरा नहीं पा रहा था। और अब उनकी सारी उम्मीदें वहाँ पे युवा और वंगडोंग के ऊपर आके टिक गई थी, जहाँ उन दोनों ने अपनी नई फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आउंटियन हैमर की मदद से स्टार लुओ एकेडमी के मेंबर्स के ऊपर हमला कर दिया था। और उन दोनों की नई फ्यूजन टेक्निक, जिसका नाम एम्परर हैमरली टेक्निक था, वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसने देखते ही देखते पूरी फाइट को रुख ही बदल दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो लगातार वहाँ पे आउंटियन हैमर का इस्तेमाल करते हुए स्टार लुओ एकेडमी के सभी डिसेबल्स को वहाँ पे बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। और तभी हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए अपना अल्टीमेट अटैक कर देता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर वो स्टार लुओ एकेडमी के डिसेबल्स को हिट कर जाता तो उन सभी की वहाँ पे जान भी जा सकती थी। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर जिंजू उस हमले को रोकने के लिए बीच में आ गए थे। हालांकि वो एक डब्ल्यू मास्टर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे चले गए थे। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि शेक एकेडमी अपना सेमीफाइनल कंपटीशन जीत चुकी थी, जो देखकर मार्शल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग तो वहाँ पे पागल हो उठे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि सन मून रॉयल एकेडमी भी जीत चुकी थी, जिसका मतलब था कि अब फाइनल मैच सन मून रॉयल एकेडमी और शेक एकेडमी के बीच में ही होने वाला था, जो कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी थे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें फाइनल वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है। इवन इस फाइनल फाइट को देखने के लिए सन लुओ सिटी के एम्परर ने व्हाइट टाइगर ड्यू को भी बुलवा लिया था, जिन्हें देखकर जहाँ एक तरफ डाई हाओयान बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवा को वहाँ पे उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जबकि आज की इस फाइट के लिए हम देखते हैं कि टीचर ज़ाओ ने वहाँ पे सभी को हैरान करते हुए युवा और वंगडोंग को फाइट करने से ही मना कर दिया था, जो कि सभी शेक डेविल्स के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन क्योंकि ये टीचर ज़ाओ का फैसला था, इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी उनके फैसले के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था। खैर देखते ही देखते वहाँ पे दोनों ही टीम्स के दरमियान फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ क्योंकि दोनों ही टीम्स एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए हम देखते हैं कि दोनों टीम्स के डिसेबल एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए वहाँ पे एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। इवन देखते ही देखते ज़्याओ ने तो वहाँ पे सन मून रॉयल एकेडमी के एक डिसेबल के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे मार्शल अरीना से बाहर फेंक दिया था, जिसके साथ ही उनका एक डिसेबल वहाँ पे एलिमिनेट हो गया था। इसी बीच हम देखते हैं कि स्टार मून रॉयल एकेडमी का लीडर रोलुंग वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से अपने एक साथी हाउ चेंग को शेक एकेडमी के बीच में फंसाते हुए वहाँ पे चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देता है, जिसके अंदर से ना तो कोई बाहर आ सकता था और ना ही कोई उसके अंदर जा सकता था। जो देखकर वहाँ पे सभी को यही लग रहा था कि शायद सन मून रॉयल एकेडमी हाउ चेंग को एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि उस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर हाउ चेंग ने एक साथ वहाँ पे 100 से भी ज्यादा सोल गाइडेंस कैनन्स को समन कर लिया था, जिनकी वजह से हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे 7 शेक डेविल्स के ऊपर हमले करने भी शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सिर्फ कुछ ही देर में उन सभी की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर इसी बीच हम देखते हैं कि यानिंग ने वहाँ पे अपनी ग्रेविटी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हाउ चेंग के बैलेंस को वहाँ पे कुछ देर के लिए बिगाड़ दिया था। और यही मौका था डाई हाओयान के लिए। उसने भी अचानक वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अब हाउ चेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और जैसे डाई हाओयान वहाँ पे उसके ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो अचानक ही हम देखते हैं कि हाउ चेंग ने खुद को वहाँ पे एक लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करते हुए खुद को बचा लिया था। और इसी बीच वो वहाँ पे फ्लो करता हुआ उस बैरियर से भी बाहर आ गया था। पर इसी के साथ हम देखते हैं कि शेक एकेडमी के वो 5 डिसेबल्स अंदर ही फंस चुके थे, इसलिए हम देखते हैं कि अब सारी जिम्मेदारी वहाँ पे ज़्याओ के ऊपर आ गई थी। और जब वो वहाँ पे अपनी टीम को आते हुए देखती है, तो उसका गुस्सा वहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसके फिनिश की डार्क पावर्स वहाँ पे उसके ऊपर हावी होने लगी थी। जो देखकर सन मून रॉयल एकेडमी के एक और डिसेबल वहाँ पे ज़्याओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और ये उस डिसेबल की अपनी लाइफ की अब तक की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्याओ ने वहाँ पे उस डिसेबल के ऊपर हमला करते हुए उसके हाथ को वहाँ पे चला दिया था। और उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे उठा के मार्शल अरीना से बाहर भी फेंक दिया था। और तभी हम देखते हैं कि अचानक ज़्याओ वहाँ पे रूलिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करते हुए खुद जेंगशी को लेकर बैटल अरीना से बाहर कूद गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सन मून रॉयल एकेडमी के सभी डिसेबल्स की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी कुछ डिसेबल्स वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर मौजूद थे। पर हम देखते हैं कि अब वहाँ पे सन मून रॉयल एकेडमी के सभी डिसेबल्स को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। लेकिन वो लोग वहाँ पे शेक एकेडमी के डिसेबल्स के ऊपर हमला कर पाते उससे पहले हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने वहाँ पे सभी को हैरान करते हुए मास्टर ये दूसरे कहकर अपनी हार मान ली थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि शेक एकेडमी वहाँ पे फाइनल कंपटीशन के फर्स्ट राउंड को आ चुकी थी। आप लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि ये फाइनल कंपटीशन था, तो इसके टोटल 3 राउंड होने वाले थे। और मिस्टर बीबी ने अभी जो वहाँ पे अपनी हार मानी थी वो अभी टीचर ज़्याओ का ही प्लान था। खैर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो चुका था। और शेक एकेडमी की तरफ से हमेशा की तरह ज़ू जेंगशी ये पहले राउंड के लिए आगे आता है, जिसका सामना वहाँ पे ज़ू नाम के एक डिसेबल के साथ होने वाला था। हम देखते हैं कि ज़ू अपने सोल गाइडेंस वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे ज़ू जेंगशी के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे जेंगशी वहाँ पे हार रहा था, हर गुजरते पल के साथ उसका गुस्सा भी वहाँ पे बढ़ता जा रहा था। और देखते ही देखते ज़ू जेंगशी ने वहाँ पे गुस्से से अपनी ज़ुआन वू लेवल की टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके सिर्फ एक मामूली से अटैक से ही उसने वहाँ पे ज़ू का किल खत्म कर दिया था। इवन हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे बचाने के लिए मास्टर जिंजू को बीच में आना पड़ा था। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि शेक एकेडमी अपना पहला राउंड जीत चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि चेंग नाम के एक डिसेबल वहाँ पे ज़ू जेंगशी का सामना करने के लिए आता है, जहाँ चेंग तो पहले ही ज़ू जेंगशी की खतरनाक पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। और देखते ही देखते ज़ू जेंगशी ने वहाँ पे अपनी शील्ड्स की मदद से चेंग
के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर बैटल अरीना से बाहर फेंक दिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शिरक एकेडमी अपना दूसरा राउंड भी जीत चुके थे। वहीं अपने कोच साथी को आते हुए देखकर तो वहाँ पे सनमून रॉयल एकेडमी के सभी डिसेबल्स तो वहाँ पे ज्यादा गुस्सा हो चुके थे कि अचानक उनमें से 2 डिसेबल्स ने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे जू ज़ेंगशी के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन इसी बीच वहाँ पे मास्टर ज़ोन की एंट्री होती है, जिन्होंने वहाँ पे आते हुए बहुत ही कूल तरीके से उल्टा वहाँ पे उन डिसेबल्स के सोल गाइडेंस वेपन्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि मास्टर ज़ोन खुद से वहाँ पे उन दोनों को सजा देना चाहते थे, लेकिन टीचर माँ अपने उन दोनों डिसेबल्स की हुई गलती के लिए वहाँ पे मास्टर ज़ोन से माफी मांगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर ज़ोन ने भी वहाँ पे उन दोनों को माफ कर दिया था। उसके बाद वहाँ पे अगली फाइट होती है मिस्टर बीबी की एक मिका नाम की डिसेबल के साथ, जहाँ हम देखते हैं कि मिका ने बैटल अरीना के अंदर आते हुए बहुत ही अग्रेसिवली मिस्टर बीबी के ऊपर अपने कैनन से हमला करना शुरू कर दिया था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपने टैंक से हिडन वेपन का इस्तेमाल करते हुए मिका के ऊपर अटैक करके उसे भी वहाँ पे एलिमिनेट कर दिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शिरक एकेडमी वहाँ पे अपनी तीसरी फाइट भी जीत चुकी थी। जिसके बाद अगली फाइट के लिए आती है होंगचेंग की बहन होंगमिंग, और जैसे उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि होंगमिंग ने अचानक वहाँ पे अपनी पॉइजन पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में वहाँ पे मिस्टर बीबी को बेहोश कर दिया था। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि शिरक एकेडमी वहाँ पे ये फाइट आ चुकी थी। जिसके बाद शिरक एकेडमी की तरफ से मिसलिंग आगे आती है, और जैसे ही उन दोनों लड़कियों के दरमियान फाइट स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि मिसलिंग काफी हद तक वहाँ पे होंगमिंग के ऊपर भारी पड़ रही थी। लेकिन आखिर में होंगमिंग ने वहाँ पे फिर से बहुत ही चालाकी से अपनी उसी पॉइजन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मिसलिंग को भी हरा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डाई हाओयन वहाँ पे उसके साथ फाइट करने के लिए आगे आता है, और अपने गुस्से वाले नेचर के चलते हम देखते हैं कि डाई हाओयन ने वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आते साथ ही बहुत ही अग्रेसिवली वहाँ पे होंगमिंग के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। हालांकि इसी बीच हम देखते हैं कि वो पॉइजन वहाँ पे डाई हाओयन की बॉडी के अंदर भी जा रहा था, लेकिन अपनी वज्रा टाइगर मसल सोल का इस्तेमाल करते हुए डाई हाओयन किसी तरह से वहाँ पे उस पॉइजन को रोके हुए था। लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसकी हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, जिसका मतलब था कि अगर उसे ये फाइट जीतनी है तो उसे जल्द से जल्द यहाँ पे कुछ करना होगा। इसलिए अचानक ही हम देखते हैं कि डाई हाओयन ने होंगमिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करते हुए उसे वहाँ पे बेहोश कर दिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि डाई हाओयन वहाँ पे ये फाइट जीत चुका था, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि शिरक एकेडमी अपना ये राउंड भी जीत चुकी थी, और अब बारी थी वहाँ पे फाइनल और थर्ड राउंड की। हालांकि सेकंड राउंड अभी बाकी था, लेकिन जिस तरह पहले राउंड में शिरक एकेडमी ने खुद ही अपनी हार मान ली थी, इसी तरह हम देखते हैं कि सेकंड राउंड के लिए सनमून रॉयल एकेडमी ने अपनी हार मान ली थी। उसके बाद हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे थर्ड राउंड भी स्टार्ट हो चुका था, जहाँ हम देखते हैं कि अपनी शिरक एकेडमी की तरफ से ज़्याडो के लिए वहाँ पे फाइट करने के लिए आगे आई थी। हालांकि ये 2 वर्सेस 2 की फाइट थी। हमें उनके दरमियान वहाँ पे बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, और इस बीच हम देखते हैं कि सनमून रॉयल एकेडमी के उन दोनों डिसेबल्स ने वहाँ पे जाने में ही ज़्याडो को वहाँ पे ज्यादा गुस्सा दिला दिया था कि ज़्याडो के ऊपर उसकी डार्क फिनिश के पास वहाँ पे फिर से हावी होने लगी थी। जिसके बाद तो हम देखते हैं कि ज़्याडो के पास वहाँ पे पहले से डबल हो चुकी थी। इवन हम देखते हैं कि उसके फेस के ऊपर नए फिनिश मास्क भी आ चुके थे, जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कूल दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद देखते देखते ज़्याडो ने वहाँ पे उन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए तो खुद दोस्त को बीच में आना पड़ा था, क्योंकि अगर ज़्याडो को अटैक वहाँ पे उन डिसेबल्स को लग जाता तो उन दोनों का खेल वहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन अपनी जीत के बाद हम देखते हैं कि ज़्याडो भी वहीं पे गिरकर बेहोश हो चुकी थी, पर उसने अपना काम बखूबी कर दिया था। जिसके बाद वहाँ पे अगली फाइट यू हाउ वांगडोंग वर्सेस होंगचेंग और होंगमिंग के दरमियान होने वाली थी। खैर देखते ही देखते दोनों ही टीम्स वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आते हुए अपनी फाइट स्टार्ट कर चुकी थी, जहाँ सभी को यही लग रहा था कि होंगचेंग और होंगमिंग बहुत ही इजीली यहाँ पे यू हाउ और वांगडोंग को हरा देंगे। लेकिन यू हाउ और वांगडोंग भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाले थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उन दोनों के साथ फाइट कर रहे थे। हालांकि होंगमिंग वहाँ पे अपने पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए यू हाउ के ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे हराने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि यू हाउ के ऊपर तो उसके पोजीशन का कोई भी असर नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पास आइस एक्सट्रीम की पावर्स थी, जो कि वहाँ पे बहुत इजीली होंगमिंग के पोजीशन को डिस्ट्रॉय कर पा रही थी। जो देखा था वो दोनों बहन भाई वहाँ पे गुस्से से अपने फ्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगे थे, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। जो देखा तो यू और वांगडोंग भी वहाँ पे सभी को हैरान करते हुए अपनी तीसरी फ्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगे थे, और जैसे ही उन दोनों के फ्यूजन अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेशल ऑरा निकलने लगा था। जो देखकर युवा वहाँ पे वांगडोंग से कहता है कि नहीं, अगर यहाँ पे हमें लोगों को हराना है तो हमें यहाँ पे अपनी फोर्थ फ्यूजन टेक्निक को भी एक्टिवेट करना होगा। हालांकि वो दोनों पहले भी फोर्थ फ्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट करने में काफी बार नाकाम हो चुके थे, लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे दोनों के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो दोनों वहाँ पे एक बार फिर से ट्राई करने का डिसाइड करते हैं। और देखते देखते उन दोनों ने वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर भरोसा दिखाते हुए अपनी फोर्थ फ्यूजन टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था। जिसके एक्टिवेट होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बटरफ्लाई आइस गोडिस आ गई थी, और उस गोडिस ऑफ बटरफ्लाई ने वहाँ पे अपनी सिर्फ 1% पावर का इस्तेमाल करते हुए होंगचेंग और होंगमिंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे टकराते वो दोनों वहाँ पे उड़ते हुए बैटल अरीना से बाहर जा गिरे थे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शिरक एकेडमी ये कंपटीशन भी जीत चुकी थी। जो देखकर तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। किसी को भी वहाँ पे अपने आप को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन मामूली से दिखने वाले 2 लड़कों ने आखिर कितनी ज्यादा खतरनाक फ्यूजन टेक्निक को कैसे क्रिएट कर लिया। और ऑडियंस तो वहाँ पे शिरक एकेडमी को जीतते हुए देखकर वहाँ पे पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक मिस्टीरियस मास्टर को देखते हैं, जो कि युवा की एबिलिटीज को देखते हुए उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुका था, इसलिए वो उसे वहाँ पे अपने क्लैन में शामिल करना चाहता था। लेकिन युवा ने तो वहाँ पे उसके बॉडी सेट को ज्वाइन करने से साफ साफ मना कर दिया था। जो देखकर हम देखते हैं कि अचानक कि वो मास्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, लेकिन मास्टर ज़ियान ने अचानक वहाँ पे उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे शांत करवा दिया था, और मास्टर ज़ियान को देखकर वो मिस्टीरियस मास्टर चुपचाप वहाँ से चला गया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें शिरक एकेडमी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी शेक डेविल्स वापस एकेडमी आ चुके थे, जहाँ पे सभी टीचर्स और डिसेबल्स मिलकर वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से उन सभी का स्वागत करते हैं। इवन मास्टर मून ने तो वहाँ पे युवा और बाकी सभी को ऑफिशियली 7 शेक डेविल्स का टाइटल भी दे दिया था, और ये टाइटल हमेशा हमेशा के लिए उनके पास रहने वाला था, जो कि युवा और बाकी सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फख्र की बात थी। उसके बाद मास्टर मू खुद वहाँ पे ज़्याओ ज़ाओ, वांगडोंग और युवा तीनों को पहली बार इनर एकेडमी में ले आते हैं, जहाँ एल्डर मू उन तीनों को एक गोल्डन ट्री के अंदर लेके आ गए थे, और एल्डर मू ने वहाँ पे उन तीनों को एक अलग अलग गेट के अंदर भेज दिया था, जिसके अंदर जाकर वो तीनों अपने कल्टीवेशन के रास्ते को चूज कर सकते थे। हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पे उस गेट में जाने के बाद काफी दिन तक वहीं पे रुककर प्रैक्टिस करते रहते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि गॉड एलेक्स ने शीलिंग डैगर के ऊपर लगे हुए कस को हटा दिया था, और उसी डैगर की मदद से गॉड एलेक्स ने वहाँ पे युवा की तीसरी आंख को भी ओपन कर दिया था। इवन हम देखते हैं कि उस हेमली ट्री की पावर का इस्तेमाल करते हुए गॉड एलेक्स ने काफी हद तक वहाँ पे अपनी ह्यूमन बॉडी को भी दोबारा रिकवर कर लिया था। इवन हम देखते हैं कि गॉड एलेक्स वहाँ पे युवा की थर्ड मास्टर सोल भी बन चुके थे, जो देखकर युवा भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश
दिखाई दे रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी को टंगिया का एक लेटर मिलता है जिसमें वो मिस्टर बीबी को अलविदा कहते हुए अपने एक नए सफर पे निकल चुकी थी, क्योंकि उसके मुताबिक उसके बाकी सभी दोस्त वहाँ पे उससे काफी आगे निकल चुके थे, जबकि उनके मुकाबले में वो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर पाई थी। इसलिए वो भी वहाँ पे उन सभी के बराबर में आने के लिए अपनी एक नई जर्नी पे निकल चुके थे। और टंगिया का वो लेटर पढ़कर तो हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। उसके बाद हमें पूरी 34 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सबसे पहले उस गेट से ज्यादा निकल कर बाहर आती है। ये सब अपना कल्टीवेशन पाथ भी मिल चुका था। उसने अपने अटैक और डिफेंस एबिलिटी को मर्ज करते हुए सपोर्टिंग ब्रांच को चूज किया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ युवा और वंगडोंग भी बाहर आ चुके थे, जिन्होंने टर्नसेट के पाथ के ऊपर चलने का डिसाइड किया था, जो देखकर मास्टर मू ने वहाँ पे उन तीनों से ही खुश होते हुए उन तीनों को वहाँ पे एक सोल बोन भी दे दी थी, जो देखकर वो तीनों भी वहाँ पे खुश होते हुए उन सोल बोन्स को वहीं पे बैठकर अपने साथ मर्ज करने लगे थे। और देखते देखते थोड़ी देर में उन तीनों ने वहाँ पे अपनी सोल बोन को अपने साथ मर्ज कर लिया था, जिसके साथ ही ज़ाओ और यू हाओ तो लेवल 30 में भी पहुंच चुके थे। इस बीच हम देखते हैं कि बॉडी सेट का मास्टर वहाँ पे यू हाओ को लेने के लिए पहुंच चुका था। इवन हम देखते हैं कि बॉडी सेट का मास्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक यू हाओ के पास जो एबिलिटीज थी वो उसके बॉडी सेट से ही बिलोंग करती थी। और जब एल्डर वो वहाँ पे यू हाओ से पूछता है कि क्या तुम उनके साथ जाना चाहते हो, लेकिन हम देखते हैं कि यू हाओ ने तो वहाँ पे उनके साथ जाने से साफ साफ मना ही कर दिया था, जो देखकर एल्डर वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और वो खुद वहाँ पे अपनी ड्रैगन मास्टर सोल के साथ मर्ज होते हुए मास्टर लू गाई के सामने पहुंच चुके थे, जो देखकर तो मजबूरन मास्टर लू गाई को भी वहाँ से जाना पड़ा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि एल्डर ने वहाँ पे यू हाओ को अपना पर्सनल डिसेबल भी बना लिया था, जबकि ज़ाओ को वहाँ पे मास्टर ज़ुआन ने अपना पर्सनल डिसेबल बना लिया था। और अब क्योंकि बस वंगडोंग ही बचा था, तो इसलिए हम देखते हैं कि एल्डर ने इस टीम में पहली बार एक ही समय पे दो पर्सनल डिसेबल्स बना लिए थे। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे सन मून अकेडमी के एक एल्डर की एंट्री होती है, जिनका नाम मास्टर जिंग था। असल में वो वहाँ पे अपने डिसेबल की सूट को लेने के लिए आए हुए थे, जिसे जैक अकेडमी अपने साथ ले आई थी। असल में यही सूट ज़ाओ को ठीक करने का बस इकलौता रास्ता थी। इसलिए एल्डर वहाँ पे मास्टर जिंग के सामने एक शर्त रखते हुए कहते हैं कि अगर तुम इस सूट को अपने साथ ले जाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें हमारी अकेडमी की डिसेबल ज़ाओ को ठीक करना होगा, जिसके लिए हम देखते हैं कि मास्टर जिंग भी मान गया था। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ की हालत को देखकर तो मास्टर जिंग भी वहाँ पे थोड़ा परेशान हो गया था। वो एल्डर को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, अभी के लिए तो हम लोग भी सिल्की को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए हम देखते हैं कि एल्डर ने भी वहाँ पे उनकी सूट को वापस लौटाने से मना कर दिया था। इस बार में हम देखते हैं कि मास्टर जिंग भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी मास्टर जिंग वहाँ पे एल्डर के सामने एक प्रपोजल रखते हुए कहता है कि क्यों ना हम लोग अपनी दोनों ही अकेडमी के डिसेबल्स को एक्सचेंज करें, इससे दोनों ही अकेडमीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं अपने डिसेबल हूँ को यहाँ पे आपके पास ट्रेनिंग करने के लिए भेजना चाहता हूँ, जबकि उसके बदले में आप भी अपने डिसेबल को हमारी अकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए भेज सकते हैं। जिस पे एल्डर भी वहाँ पे उसकी बात मानते हुए कहते हैं कि ओके ठीक है, हमारी अकेडमी की तरफ से यू वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आएगा। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब यू भी एक तरह से तुम्हारा डिसेबल बन चुका है, तो तुम यहाँ पे अपने डिसेबल को कोई गिफ्ट नहीं देना चाहोगे। हालांकि मास्टर जिंग ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे मजबूरन वहाँ पे यू हाओ को एक लेवल 9 का डिफेंस वेपन देना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जिंग वहाँ पे एल्डर से अलविदा लेते हुए वहाँ से चला गया था। खैर उसके बाद एल्डर ने यू और ज़ाओ दोनों को ही अपने लिए कोई सूटेबल सोल्डिंग ढूंढने के लिए ज़ाओ फॉरेस्ट के अंदर भेज दिया था, जहाँ वंग लोग भी उनके साथ ही चला गया था। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे उनका सामने क्लाबियर के साथ होता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और अग्रेसिव दिखाई दे रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि यू हाओ ने अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस क्लाबियर के ऊपर हमला करके उसका पूरा एक हाथ वहाँ पे उसकी बॉडी से लगा दिया था। और इसी बीच वहाँ पे टीचर ज़ाओ की एंट्री होती है, जिसे देखते ही देखते वहाँ पे उस क्लाबियर के ऊपर लगातार हमले करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था। उस क्लाबियर से उन्हें वहाँ पे एक सोल बोन भी मिलती है, जिसे वहाँ पे यू हाओ ने ले लिया था। जबकि ज़ाओ वहाँ पे उस क्लाबियर को अपनी सोल रिंग बनाने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ एक तरफ यू हाओ वहाँ पे सोल बोन को ऑब्जर्व करने लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ ज़ाओ वहाँ पे सोल रिंग को ऑब्जर्व करने लगी थी। इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ इवल कल्टीवेटर्स जो कि सन मून रॉयल एकेडमी के ही बेचे हुए लोग थे, उन्होंने वहाँ पे छुपते छुपाते शर्क एकेडमी के ऊपर हमला कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ मास्टर जिंग ने भी वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये सोल गाइडेंस वेपन उन्होंने वहाँ पे तब छोड़ा था जब एल्डर मू उसे ज़ाओ के पास उसे ठीक करने के लिए ले गए थे। और इसी बीच देखते ही देखते वहाँ पे इवल कल्टीवेटर्स ने शर्क एकेडमी के ऊपर हमला करते हुए वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर दी थी। जिस मौके को फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि ज़ाओ भी वहाँ से भाग निकली थी। हालांकि मास्टर यान उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो उल्टा वहाँ पे मास्टर यान के ऊपर हमला करते हुए वहाँ से भाग गई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें ज़ाओ फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे वो तीनों अब वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ चुके थे यू हाओ के लिए कोई सूटेबल सोल्डिंग ढूंढने के लिए। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे उनकी मुलाकात कुछ और सोल मास्टर्स के साथ भी होती है, जिन्हें वहाँ पे कुछ मैड मंकीज ने घेर रखा था, जिनसे यू और उनके साथी वहाँ पे उनकी जान बचाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे मिलकर अपने लिए सोल्डिंग की तलाश करने लगे थे। जबकि टाइमिंग वहाँ पे जल्दी से यू हाओ को एक दूसरी साइड पे जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे वहाँ पे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट का और महसूस हो रहा था। टाइमिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यू हाओ भी वहाँ पे उसकी बात मानते हुए वांग लोग और ज़ाओ को वहाँ पे उन लोगों के साथ आगे बढ़ने का बोलकर खुद वहाँ पे टाइमिंग की बताई हुई जगह की तरफ निकल चुका था। और जब यू हाओ वहाँ पे टाइमिंग की बताई हुई जगह पे पहुंचता है तो उसकी नजर वहाँ पे क्यूट से लिटिल बीस्ट के ऊपर पड़ती है, जिसे टार्ट सोल आई बीस्ट के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत ही ज्यादा ये देखने को मिलते थे। इस स्टार्ट ऑफ फॉरेस्ट के सभी बीस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि गुड एलेक्स की मदद से यू हाओ वहाँ पे सोल बीस्ट की सारी एबिलिटीज को कॉपी करने लगा था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि एक रेड लैंड बीस्ट की नजर वहाँ पे यू हाओ के ऊपर पड़ चुकी थी। पर जैसे वो वहाँ पे गुस्से से यू हाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो मास्टर ज़ुआन ने अचानक वहाँ पे बीच में आते हुए उस लाइन बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे उनके बीच एक डील होती है, जिसके चलते मास्टर ज़ुआन वहाँ पे उस लाइन बीस्ट से कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पे 15,000 साल पुराने बीस्ट को लाकर दो तो मैं तुम्हारी स्क्यूट से थर्ड सोल आई वाले बीस्ट को छोड़ दूंगा। जिसके लिए हम देखते हैं कि वो रेड लाइन बीस्ट भी वहाँ पे मान चुका था और अपने वादे के मुताबिक वो वहाँ पे यू हाओ को लाकर एक 15,000 साल पुराना सोल बीस्ट दे देता है। हालांकि मास्टर ज़ुआन को वो सोल बीस्ट वहाँ पे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन वो इस बारे में वहाँ पे उस रेड लाइन बीस्ट से कुछ कह पाते उससे पहले उन्हें वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन का कोराने की आवाज सुनाई देती है। जिसे सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर ज़ुआन भी वहाँ पे घबराते हुए अपने सभी डिसेबल्स को लेकर टेलीपोर्ट होते हुए वापस शर्क एकेडमी में आ चुके थे। जहाँ आते साथ ही उन्हें पता चलता है कि एल्डर मू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। असल में एल्डर मू की ऐसी हालत वहाँ पे उन इवल कल्टीवेटर्स का सामना करते हुए हुई थी और एल्डर मू ने वहाँ पे मास्टर ज़ुआन और बाकी सभी को भी सब कुछ बता दिया था कि कैसे उन इवल कल्टीवेटर्स ने हमारी एकेडमी के ऊपर हमला किया, जिसका फायदा उठाते हुए ज़ाओ यहाँ से भाग निकली। और उन्हें वहाँ पे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि सबके पीछे कहीं ना कहीं मास्टर जिंग का ही हाथ है। इसलिए हम देखते हैं
हैं कि एल्डर के कहने पर शेरक एकेडमी अपने सारे रिसोर्सेज वहाँ पे यूहाओ के ऊपर ही लगाने लगी थी, क्योंकि अब यूहाओ ही उनकी शेरक एकेडमी की आखिरी उम्मीद था। असल में वही तो एक्सचेंज ऑफर के तौर पर शेरक एकेडमी की तरफ से सन मून रॉयल एकेडमी में जाने वाला था। जिसके बाद तो हम देखते हैं कि यूहाओ की बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी। उसका सारा ध्यान अब सोल गाइडेंस वेपन्स को बनाने के ऊपर ही लग चुका था और मास्टर फेंग यू भी जो कुछ जानते थे उन्होंने वो सब वहाँ पे यूहाओ को सिखा दिया था। इसी तरह वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग करवाते करवाते पूरे 2 साल का समय गुजर चुका था और इन 2 सालों में यूहाओ सोल गाइडेंस वेपन बनाने में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका था। इवन अब वो अकेले ही मिलकर वहाँ पे एक साथ काफी सारे लोगों का सामना कर सकता था। इवन हम देखते हैं कि यूहाओ और केटाओ दोनों को ही लेवल 5 के सोल मास्टर का बैच भी दे दिया गया था और इसी भी यूहाओ लेवल 30 से इंप्रूव करते हुए लेवल 40 पे भी पहुंच चुका था। इवन हम देखते हैं कि यूहाओ के साथ साथ वांग डोंग और ज़ाओ ज़ाओ ने भी वहाँ पे 40 लेवल को अचीव कर लिया था। और इसी बीच मास्टर यान वहाँ पे उदास होते हुए यूहाओ के पास आकर उसे बताते हैं कि मास्टर मू तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि एल्डर मू बनने की कगार पे थे। जो देखकर शेरक एकेडमी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे और सभी डिसेबल्स वहाँ पे काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहे थे और मरने से पहले एल्डर मू ने अपनी सारी जिम्मेदारी वहाँ पे मास्टर ज़ुन को सौंप दी थी, जिसका मतलब था कि वो नई शेरक एकेडमी के सुप्रीम एल्डर बन चुके थे। और मरने से पहले एल्डर मू वहाँ पे यूहाओ से कहते हैं सन मून रॉयल एकेडमी हमसे जंग चाहती है, लेकिन तुम्हें कुछ ही सालों में खुद को इतना ज्यादा पावरफुल और कैपेबल बनाना होगा कि तुम अकेली इस जंग को रोक सको। इस जंग को रोकने और चारों तरफ अमन फैलाने की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगे। और इसी के साथ एल्डर मू वहाँ पे सभी को अलविदा कहते हुए वहाँ से जा चुके थे। जो देखकर शेरक एकेडमी के हर एक डिसेबल की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसके बाद तो यूहाओ के काफी सारे दिन वहाँ पे सीधा उदासी में बीतते हैं, लेकिन वो एल्डर मू के सपने को सच करने के लिए सन मून रॉयल एकेडमी की तरफ निकल चुका था। इवन हम देखते हैं कि यूहाओ के साथ केटाओ भी वहाँ पे उसके साथ जाने वाला था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक्सचेंज प्रोग्राम वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ सन मून रॉयल एकेडमी और शेरक एकेडमी दोनों ही अपने कुछ डिसेबल्स को वहाँ पे एक्सचेंज करने वाले थे। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जिंग ने वहाँ पे शेरक एकेडमी से आने वाले सभी डिसेबल्स को अपनी एकेडमी के बैच दे दिए थे, जिनके चलते वो लोग इजिली एकेडमी के अंदर आ जा सकते थे। और इसी के साथ वो सभी वहाँ पे अलग अलग भी हो गए थे। इवन हम देखते हैं कि उन सभी को वहाँ पे अलग अलग मास्टर दिया गया था। यूहाओ को मास्टर जीमन मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। इवन वो यूहाओ को अपना डिसेबल बनाने से पहले उसका टेस्ट भी लेते हैं, जैसे यूहाओ ने बहुत इजीली पास कर लिया था। और यूहाओ की ऐसी कमाल की एबिलिटीज को देखकर मास्टर जीमन ने भी उससे इंप्रेस होते हुए उसे वहाँ पे अपना डिसेबल एक्सेप्ट कर लिया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक गलतफहमी के चलते पहले दिन ही वहाँ पे यूहाओ के कुछ डिसेबल्स के साथ फाइट हो गई थी। हालांकि सब में यूहाओ की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो डिसेबल्स वहाँ पे यूहाओ की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। जो देखकर यूहाओ वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसने वहाँ पे उन्हें मार मार के उनकी हालत ही खराब कर दी थी। इवन हम देखते हैं कि यूहाओ तो वहाँ पे गुस्से से तापा ही खो बैठा था, लेकिन मास्टर जीमन ने वहाँ पे बिल्कुल सही समय पे आते हुए उसे वहाँ पे शांत करवा दिया था। मास्टर जीमन को देखकर वो दोनों डिसेबल्स वहाँ पे जल्दी से मास्टर जीमन के पास आकर उन्हें वहाँ पे बताने लगे थे कि कैसे इस लड़की यूहाओ ने मिस ओरेंज को बुली करने की कोशिश की। लेकिन मिस ओरेंज तो वहाँ पे साफ साफ मना करते हुए कहती है कि किसने बोला कि यूहाओ ने मुझे यहाँ पे बुली किया है। अब ये सुनकर तो बेचारे उन दोनों डिसेबल्स का वहाँ पे पोपट हो गया था। लेकिन उनमें से एक डिसेबल जिसका नाम वंग था, वो यूहाओ के बीटिंग की वजह से वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था। लेकिन क्योंकि वंग रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए रॉयल फैमिली खुद यूहाओ को पनिश करना चाहती थी। लेकिन क्योंकि मास्टर जीमन जानते थे कि इस समय यूहाओ की कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक मिशन का बहाना बनाकर यूहाओ को सिटी से दूर अपने कुछ डिसेबल्स के साथ माउंटेन्स में भेज दिया था, जहाँ यूहाओ भी मिस किकी और मिस ओरेंज के साथ दूर वहाँ पे जंगल में आ चुका था। और इस सफर के दौरान हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे तीनों के बीच में दोस्ती भी होने लगी थी। इसी बीच मेरठ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो तीनों मास्टर जीमन के बनाए हुए एक सोल गाइडेंस वेपन का ट्रायल ले रहे थे। लेकिन जब वो लोग सोल गाइडेंस वेपन का ट्रायल लेते हुए जंगल के अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ पे वुल्फ के ग्रुप ने घेर लिया था। और देखते ही देखते उस वुल्फ के ग्रुप ने उस सोल गाइडेंस वेपन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे 50% से भी ज्यादा डैमेज कर दिया था, जो देखकर मजबूरन यूहाओ को वहाँ पे बाहर आना पड़ा था। वो बहुत ही चालाकी से वहाँ पे सभी वुल्फ को अपने पीछे लगाते हुए वहाँ से काफी दूर ले आया था। और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपनी इल्यूजन को क्रिएट करते हुए 1 लाख साल पुराने आइस चील्ड स्कॉर्पियन बीस्ट को भी समन कर लिया था, जिसे देखकर तो वो सभी वुल्फ वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर चुके थे। लेकिन उन वुल्फ का जो लीडर था उसने वहाँ पे बहुत ही इजीली यूहाओ के ऊपर अपना मेटल अटैक करते हुए उसके अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि यूहाओ को कुछ देर के लिए अपने सोल सी रेलम से कनेक्शन ही टूट गया था, जिसका मतलब था कि अब यूहाओ टियानमेंग और गॉड एलेक्स में से किसी की भी मदद नहीं ले सकता था। उसे यहाँ पे खुद से इस मुसीबत से बाहर निकलना था, जो कि भले यूहाओ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क होने वाला था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यूहाओ ने वहाँ पे हार ना मानते हुए अपना पूरा दम लगाकर अपनी आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उन सभी वुल्फ को फ्रीज कर दिया था। लेकिन इस समय उसकी अपनी हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन वो सिल्वर मून वुल्फ तो अभी तक भी नहीं मरा था। वो जैसे दोबारा वहाँ पे यूहाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है तो यूहाओ ने वहाँ पे अपने बीर कला टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधे वहाँ पे उसके हार्ट के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ गोल्डन वुल्फ ने यूहाओ के ऊपर अचानक मिलकर अटैक कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि यूहाओ भी सिल्वर वुल्फ मून के पीछे पीछे नीचे खाई में जा गिरा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस किकी और मिस ओरेंज भी यूहाओ को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच चुकी थी, जहाँ यूहाओ अब बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच चुका था। इसलिए हम देखते हैं कि मिस ओरेंज वहाँ पे मिस किकी के साथ मिलकर यूहाओ को हील करने की कोशिश करने लगी थी। इसी बीच हम देखते हैं कि यूहाओ भी अपने सोल सी के अंदर बैठा हुआ खुद को हील करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूहाओ को वहाँ पे थोड़ी देर में होश आ चुका था। जो देखकर मिस किकी और मिस ओरेंज जल्दी से वहाँ पे यूहाओ को वहाँ पे सिल्वर मून वुल्फ के पास ले आई थी, क्योंकि उसकी सोरिंग अब धीरे धीरे वहाँ पे गायब हो रही थी। जो देखकर तो यूहाओ ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे सोरिंग को ऑब्जर्व कर लिया था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूहाओ मिस किकी और मिस ओरेंज के साथ वापस सन मून एम्पायर में लौट चुका था, जहाँ आते साथ ही हम देखते हैं कि यूहाओ को वहाँ पे रॉयल गार्ड्स ने अरेस्ट कर लिया था और ये खबर मास्टर जिंग तक भी पहुंच चुकी थी। हालांकि यूहाओ शेरक एकेडमी का डिसेबल था, फिर भी उन्हें ये बात वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी कि रॉयल फैमिली इतना ज्यादा गिर चुकी है कि वो एकेडमी के अंदर आकर हमारे डिसेबल्स को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सभी रॉयल गार्ड्स वहाँ पे यूहाओ को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ वहाँ पे सारे टॉर्चर को चुपचाप अपने ऊपर सहता रहा। उसने वहाँ पे एक पल के लिए भी अपने मुंह से कुछ नहीं बोला था और ये बात वहाँ पे प्रिंस वंग और बाकी सभी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। लेकिन इस समय यूहाओ की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हालांकि टियानमेंग और गॉड एलेक्स वहाँ पे उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन यूहाओ ने वहाँ पे अपनी मदद करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसे वहाँ पे पहले से एहसास हो चुका था कि मास्टर जिंग वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आ रहे हैं और
देखते ही देखते मास्टर जिंग ने वहाँ पे आते हुए वंग को वहाँ पे एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। जबकि युवा की हालत देखकर उन्होंने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे युवा को आजाद करवा दिया था। मास्टर जिंग वहाँ पे वंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थे, लेकिन हम देखते हैं कि वंग को तो वहाँ पे इस बात का भी कोई डर नहीं था, क्योंकि वो एक प्रिंस जो था उसे बड़ा एक मामूली से हाल मास्टर से क्या ही डर होना था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि मिस वहाँ पे क्राउन प्रिंस को लेकर आ चुकी थी और क्राउन प्रिंस तो वहाँ पे ये सब देखकर इतना ज्यादा गुस्सा हो चुके थे कि उन्होंने वहाँ पे अपने शैडो वॉरियर से कहकर आपने सभी जनरल गार्ड्स को वहाँ पे खत्म करवा दिया था। हालांकि क्राउन प्रिंस वहाँ पे वंग को भी मरवाना चाहते थे, लेकिन मास्टर जिंग ने बिल्कुल एंड समय पे उन्हें वहाँ पे रोक दिया था। यहाँ पे क्राउन प्रिंस जानबूझकर मास्टर जिंग के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था ताकि फ्यूचर में वो सन मून रॉयल एकेडमी का फायदा उठा सके, क्योंकि जो भी हो सन मून रॉयल एकेडमी फिर भी सन मून एम्पायर की रॉयल फैमिली से तो काफी हद तक बेहतर थी। और इस हादसे के बाद मास्टर जिंग ने कंपनसेशन के तौर पर युवा को मेडी हॉल के अंदर जाकर भी प्रैक्टिस करने की इजाजत दे दी थी। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस और युवा से मिलने के लिए आई हुई थी और हमें वहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस की मदद लेने के लिए मिस को वहाँ पे कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी। हालांकि मिस जब अपने मन ही मन में युवा को पसंद करने लगी थी, लेकिन अब उसे मजबूरी में क्राउन प्रिंस के साथ शादी करनी पड़ेगी। उस दिन के बाद से मिस कभी भी युवा को देखने को नहीं मिली, जबकि युवा भी मेडी हॉल के अंदर आकर अपनी प्रैक्टिस में बिजी हो गया था। और इसी तरह उसे वहाँ पे प्रैक्टिस करते करते पूरे 6 महीने का समय गुजर चुका था, जहाँ पे अब एक लेवल 6 का सोल मास्टर बन चुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन 6 महीनों में युवा ने सन मून रॉयल एकेडमी की काफी सारे सीक्रेट्स को भी जान लिया था। लेकिन अभी युवा वहाँ पे ये सब सोचते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही मेडी हॉल के अंदर बड़े बड़े ब्लास्ट होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से तो हम देखते हैं कि युवा भी वहाँ पे कुछ चट्टानों के नीचे दब गया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ बॉडी सेट के मास्टर्स की एंट्री होती है, जिन्होंने आते साथ ही वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर दी थी। जबकि हम देखते हैं कि मास्टर जिंग भी वहाँ पे अपने मास्टर्स के साथ उनका सामना करने के लिए पहुंच चुके थे। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे दोनों तरफ के लोगों में बहुत ही खतरनाक लेवल की जंग छिड़ चुकी थी। और उस जंग से बचने के लिए हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे अपने बियर कला का इस्तेमाल करते हुए नीचे जमीन में टनल बनाकर वहाँ पे नीचे आ गया था, जहाँ पे युवा अपनी सोल डिटेक्टिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हुए मेडी हॉल की सीक्रेट लाइब्रेरी तक पहुंच चुका था, जहाँ पे असल में बॉडी सेट के लोग पहुंचना चाहते थे। जब युवा वहाँ पे सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर आता है तो उसकी नजर वहाँ पे एक बहुत बड़े रोबोट के ऊपर पड़ती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक और एडवांस दिखाई दे रहा था। युवा ने ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी आज तक अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी। और असल में तो सन मून रॉयल एकेडमी इन रोबोट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों के ऊपर अटैक करना चाहती थी, जिनमें एक नाम शेरक एकेडमी का भी था, जो देखकर तो युवा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। लेकिन इसी बीच युवा को वहाँ पे एक स्पेस सोल गाइडेंस वेपन दिखाई देता है, जिसके अंदर वो किसी भी चीज को स्टोर कर सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि युवा ने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे उस रोबोट को उसी स्पेस सोल गाइडेंस वेपन के अंदर स्टोर कर लिया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि बॉडी सेट के एक मास्टर भी वहाँ पे पहुंच चुका था, जो कि असल में यहाँ पे एक बोर्ड सीलिंग प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए आए हुए थे। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे सन मून रॉयल एकेडमी का भी एक मास्टर आ चुका था, जिसने वहाँ पे मास्टर बाईचेन का ही रूप लिया हुआ था, जो कि बॉडी सेट के एक मास्टर था। लेकिन वहाँ पे दोनों के आपस में टकराने की वजह से हम देखते हैं कि वो बोर्ड सीलिंग प्लेटफॉर्म वहीं पे टूट गया था, जिसके अंदर मौजूद बीस्ट भी आजाद हो चुका था। और आइस चीट एम्प्रेस के कहने पर युवा वहाँ पे उस आइस गोडेस का पीछा करने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइस गोडेस ने वहाँ पे गुस्सा होते हुए अचानक अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि आसपास मौजूद सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे। हालांकि युवा भी वहाँ पे उस ब्लास्ट के साथ बेहोश हो चुका था, लेकिन आइस चीट एम्प्रेस मिस बैंग बैंग ने वहाँ पे आइस गोडेस की जान बचा ली थी। हालांकि हम देखते हैं कि उस बड़े से ब्लास्ट के बाद तो अभी भी आइस गोडेस की जान खतरे में थी, उसकी सोल किसी भी समय वहाँ पे डिसअपीयर हो सकती थी। लेकिन गुड एलेक्स ने वहाँ पे बिल्कुल एंड समय पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे आइस गोडेस की सोल को वहाँ पे सील कर दिया था, जिसके बाद अब आइस गोडेस वहाँ पे सील के अंदर रहकर खुद को रिकवर कर सकती थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर माँ को वहाँ पे शक हो रहा था कि बॉडी सेट ने हमारे ऊपर ये अटैक किसी की मदद से किया होगा, और उनका सारा शक वहाँ पे युवा के ऊपर जा रहा था, क्योंकि वो भी तो उस समय मेडी हॉल के अंदर मौजूद था। इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने वहाँ पे युवा को अरेस्ट करवा लिया था और लाई डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे इन्वेस्टिगेट भी करने लगे थे। लेकिन बिल्कुल एंड समय में मास्टर जिंग ने वहाँ पे आते हुए उसे बचा लिया था। इवन हम देखते हैं कि युवा के साथ इस व्यवहार के लिए उन्होंने वहाँ पे टीचर माँ के साथ साथ अपने बाकी सभी गार्ड्स को भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डांटा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर जिंग ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से आईक्यू हैट्स का सारा ध्यान मोड़ने के लिए वहाँ पे कंपटीशन की अनाउंसमेंट कर दी थी, जो कि स्पिरिट सोल मास्टर और सोल गाइडेंस मास्टर के बीच में होने वाला था। और उस कंपटीशन में हम देखते हैं कि उन्होंने वहाँ पे एक करके सन मून रॉयल एकेडमी के 17 डिसेबल्स को हरा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे युवा को मुकाबला करने के लिए सिस्टर नान आगे आती है, जो कि इवल सोल मास्टर थी। उसके साथ फाइट करने में युवा को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इवल सिस्टर नान तो वहाँ पे युवा की जान लेना चाहती थी, लेकिन हम देखते हैं कि युवा ने वहाँ पे गुड एलेक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही इजीली हरा दिया था। और युवा अगर वहाँ पे चाहता तो सिस्टर नान की जान भी ले सकता था, लेकिन उसने वहाँ पे सिस्टर नान की जान बख्श दी थी। और इस तरह युवा ने एक ही दिन में यहाँ पे 18 फाइट्स जीत ली थी, जो कि सन मून रॉयल एकेडमी के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात थी। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक साथ 18 फाइट्स जीतने की वजह से युवा ने काफी सारा रेयर मेटल भी जीत लिया था, जो कि सोल गाइडेंस वेपन को बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। शेरक एकेडमी में इस रेयर मेटल की बहुत ज्यादा कमी थी, इसलिए तो अभी शेरक एकेडमी सोल गाइडेंस वेपन को बनाने में अभी बहुत ज्यादा पीछे थी। उसके बाद हमें मंडी सिटी के अंदर एक मिस्टीरियस वॉरियर को दिखाया जाता है, जो कि रात के अंधेरे में एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।